बाजार की शुरुआती आपाधापी के बाद शांति से बनाए पैसा। चलते फिरते खाते पीते घर हो या कार, 2 घंटे लाइव बाजार। शेयरों से जुड़े हुए सवालों का तसल्ली से मिलेगा जवाब, साथ ही होगा बेहतर विकल्प। हर रोज फाउंडर इंडिया हिंदी पर बाजार 10 से 12 लाइव। नमस्कार, बाजार 10 से 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं डीपी कालरा और हमेशा की तरह आज मैं फिर आपसे कनेक्टेड हूं। निफ्टी, बैंक निफ्टी की हम चर्चा करेंगे, साथ ही हम स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे और आज के मेहमानों का फिर से पैनल है। आज हम शो को थोड़ा सा छोटा रखेंगे क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत नासाज है, लेकिन फिर भी हम इस शो को कंटिन्यू जरूर करने वाले हैं और हमारा जो एक आपसे कमिटमेंट है कि रोज हम आपसे जुड़ेंगे मार्केट आवर्स के अंदर और कम से कम आपके और दर्शकों के बीच में जो एक कनेक्ट होता है हमारा और आपका, उसको हम नहीं तोड़ना चाहते। तो इसलिए हम वो जरूर कनेक्ट आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। आज 3 मेहमान मेरे साथ होंगे, विवेक मित्तल होंगे, आज ब्रजेश होंगे, रोहित शिंदे होंगे। तीनों मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। इसमें से एक फंडामेंटल एनालिस्ट है, 2 टेक्निकल एनालिस्ट है। आप एक काम जोर शोर से करना, अपने सवाल फटाफट से भेजते चलना, क्योंकि मैं आपके सवाल फिर जल्दी लेना चाहता हूँ। मेरे को बहुत बुरा लगता है मैं अगर आपके सवाल नहीं ले पाता। आप किसी उम्मीद से, किसी न किसी तकलीफ से या कुछ ना कुछ जानकारी के तहत अपने सवाल लिखते हैं, हमको अपना समय देते हैं। आज भी आप देखिए शुरुआत में बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए। सबको पहले तो गुड मॉर्निंग और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करना चाहूंगा। आप सब लोग जो है स्टार्टिंग में मेरे साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा, दूसरी एक बात यह है कि अपने सवाल आप फटाफट से भेजिएगा ताकि हम इस पर जल्दी से बात करेंगे। आज हम हेडलाइंस फिर से नहीं ले रहे हैं और आज हम फिर से सीधा शेयर पे इंडेक्स पे आते हैं। एक बार बस मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के डाटा आपके सामने शेयर कर दूं, फिर रोहित शिंदे भी इनफैक्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। निफ्टी की डाटा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, मैं इसको स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप इसमें देखेंगे जो बात हम कह रहे हैं अभी तक तो ठीक वैसा ही हो रहा है। ये आप कैसे भी समझ लो, चाहे हमारे एनालिसिस की खूबसूरती समझ लो, चाहे भगवान का आशीर्वाद समझ लो, चाहे निफ्टी का वैसा ही कहना करना समझ लो, कैसा भी आप समझ लो। हम तो बहुत कम इंडिकेटर्स रखते हैं अपने पास, हमारे पास कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, हमारे पास बहुत ज्यादा, हम बड़े एनालिस्ट के तौर पर हम ना, हमारी ख्याति है ना हमको आता है, एक्सेप्ट भी करते हैं और मानते भी है, दुनिया भी मानती है। लेकिन हाँ, जो कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट इतना है, इतना विश्वास है कि उसी की बेसिस पर अभी तक तो जब से हमने शो शुरू किया है, करीब अब तो 2.25 महीने होने को हो गए हैं। इस 2.25 महीने में शायद कभी इक्का दुक्का हम कभी निफ्टी में इधर उधर हुए हो, क्योंकि वो मैं आपके साथ नहीं रहता, स्टांस बदलना पड़ता कई बार। अदरवाइज जो हम सुबह 10, 10:30, 11 बजे आपके सामने बात रखते हैं, पूरा दिन भर ज्यादातर मार्केट उसी रेंज में चलता है और वैसे ही लेवल्स को देखता है। कल आपको रोहित सर का भी बात ध्यान होगा, रोहित सर इनफैक्ट मेरे साथ है भी, मैं आपको जरा लेवल्स की बात बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि उनको नहीं लगता कि 11,700 पार करेगा इस पूरी रेंज के अंदर। अभी आप देखो 11,600 पार नहीं हो रहा। कल भी मैंने आपके सामने बात रखी थी कि मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बाजार पूरी एक दायरे में फंस के रह जाएगा। कल थर्सडे था, कल कॉल्स गलाने का दिन था, वेडनेसडे पुट्स गलाने का दिन था। वेडनेसडे को उन्होंने क्या किया कि निफ्टी को 525 पार करवा के सीधा 600 तक लेके आए। सभी पुट्स वालों की हाय तौबा मच गई, वहां पे घबराहट फैल गई, सारी के सारी पुट्स जीरो हो गई। आप बिलीव नहीं करोगे, 11,400 वाली पुट की कीमत तो 75 पैसे रहेगी थी, कल तो एक्सपायरी थी। 75 पैसे में क्या आदमी बनाएगा और क्या आदमी खाएगा? तो सारी पुट्स गला दी। उसके बाद कल सारी कॉल्स गल गई, क्योंकि साइडवेज मोमेंटम था, कॉल कैसे चल जाती है भाई? कोई लेवल पार करोगे तो कॉल्स चलेंगे ना, कॉल्स और टाइम वैल्यू के हिसाब से खत्म ही होने, क्योंकि तो रोल ओवर भी नहीं होंगी। अब मान लो कोई कॉल अगर 75 रुपए की खड़ी हुई है, अच्छा ये एक और चीज है इसके अंदर, कॉल राइटर्स होता है या पुट राइटर्स होता है, वो टिपिकली इस तरह का बड़ा फायदा उठाता है। अब आप देख लो, अगर उसको रेंज डिफाइन है, उसको पता है कि हाँ आज मार्केट के अंदर मोटा मोटी रेजिस्टेंस है, सप्लाई भी दिख रही है, उसको बैकवर्ड में उसको सपोर्ट भी दिख रहा है,
तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज ये होती है कि वो प्रीमियम मीटिंग करने लग जाए। टिपिकली होता है डे ऑफ एक्सपायरी, तो प्रीमियम मीटिंग बहुत टिपिकल थी। ये पहले बहुत अच्छे से प्ले होती थी जब हम एक ही एक्सपायरी देखते थे, क्योंकि अब वीकली बेसिस पर हो गया तो प्रीमियम मीटिंग अभी भी है, बट उसके लिए थोड़ा आपको क्लेवर होना पड़ गया। बस इतना ही हो गया। प्रीमियम मीटिंग अभी भी है कि आखिरी के कुछ घंटों में, आखिरी के कुछ मिनटों में आपको प्रीमियम मीट होगा। वो अच्छा, वो राइटर्स ही कर सकते हैं प्रीमियम मीटिंग, बायर नहीं करेगा कभी भी। राइटर्स के लिए फिर वो प्रॉब्लम होती है कि उसका रिस्क थोड़ा सा होता है। हेज कर ले तो ठीक बात है, नहीं तो फिर रिस्क होगा और पैसे देने पड़ते हैं, पूरे मार्जिन पूरा जाता है, क्योंकि निफ्टी का मार्जिन जाएगा एक कॉल पे। मान लो 40 रुपए की कॉल है तो आप ये नहीं कर सकते 40 into 75 जो मेरे पैसे बने ये मेरा पैसा नहीं, फिर उसको निफ्टी का मार्जिन देना पड़ेगा। मान लो आज की डेट में निफ्टी का मार्जिन 40,000 है, मान लो, तो उसने अगर 3 निफ्टी शॉर्ट के तो उसके अकाउंट में कम से कम 1,20,000 में होना चाहिए। मान लो चलो 25,000 भी है मार्जिन, तो कम से कम 60,000 होना चाहिए निफ्टी की 3 कॉल का, उसको प्रीमियम मीट करना है तो, या पुट का प्रीमियम मीट करना है, व्हाटएवर जो भी हो। खैर एनी हाउ, आप इधर देखो कल की रेंज और आज का फिर से डिस्क्रिप्शन वही। हमें नहीं लगा कि ये रेंज कहीं टूटने वाली है, और कल दिन भर में मार्केट ने ना तो तेजी दिखाई ना ही मंदी दिखाई। लेकिन इस रेंज का ना मेरे को एक चीज बहुत पसंद आई है, एक पसंद ये आई है, इस पूरे वीक में बोलूंगा, थर्सडे हम खत्म करके गए हैं, और उसके अंदर जो मेरे को पसंद आया 11 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में, वो ये था कि मार्केट ने अपने आप को रेजिस्टेंस के पास ही रखा, कमजोर नहीं किया। वजह बिल्कुल साफ है, उसको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था निफ्टी बैंक का, वो हम बता देंगे भी निफ्टी बैंक के चार्ट भी आपको दिखा के। लेकिन ये एक अच्छी चीज दिखी है, जो सर रोहित सर कल भी कह रहे थे कि एक प्रोबेबिलिटी है कि 11,700 तक हम आ सकते हैं, इसकी चांसेस है। वो प्रोबेबिलिटी मेरे को भी लगती तो है, बट वो प्रोबेबिलिटी पे मैं भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं कि हम 11,700 के ऊपर आ जाएंगे। ये जो इसका ठहराव है ना, ये 550 के आसपास का, इसको इसने मेहनत की है 550 को रोकने की। इसकी मेहनत है बाजार की कि मेरे को उस निफ्टी की सपोर्ट नहीं है बॉस, मेरे पास ठंडा बाजार है, मैं खबरों से भी सुस्त हुआ पड़ा हूँ, फिर भी मैं अपने आप को 550 पे रोक रहा हूँ। तो निफ्टी की अपनी इंडिविजुअल मेहनत है, और इस मेहनत का इतना रिवॉर्ड तो बनता है कि इसको 100 पॉइंट और दिए जा सकते हैं। ये इतना बड़ा रिवॉर्ड भी नहीं है क्योंकि इसने पार नहीं किया, ये पनिशमेंट भी नहीं है क्योंकि टूटा नहीं, तो हल्का सा रिवॉर्ड तो देना पड़ेगा। आप इसको ना बिल्कुल विजुलाइज कर लिया करो। निफ्टी मान लो क्लास का एक बच्चा और आप एक टीचर हो, तो आपके सामने ही है, इस बच्चे की कोई गलती नहीं तो आप पनिशमेंट तो दे नहीं सकते, तो हो गया कट। इसके बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, इसको आप फर्स्ट क्लास की ट्रॉफी भी नहीं दे सकते, लेकिन इसके इतने नंबर है कि 60% है, ये डिस्टिंक्शन है। तो फिर आप क्या करोगे? आप उसके सिर पे हाथ फेरोगे, उसको प्रोत्साहन दोगे कि ठीक है बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, अगली बार और अच्छा करना। तो हम तेरे को क्या करते हैं कि एक टॉफी या एक चॉकलेट या व्हाटएवर जो भी आप उसको देते हो, आप उस समय उसको दोगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी का वो रिवॉर्ड मिल सकता है जो उसने करके दिखाया है इस पूरे वीक के अंदर, कि भाई मैं टूटा नहीं हूँ, है ना। मैं ऑप्शंस पे जरा बाद में आऊंगा, मैं इसको सिर्फ एक विजुअलाइजेशन, क्योंकि मैं जरा जर्नलिस्ट हूँ तो मैं थोड़ा वैसे सोच लेता हूँ पिक्चर के हिसाब से। अब आते हैं निफ्टी बैंक। आपको कहीं भी मेरी स्क्रीन पर देख के ऐसा लग रहा होगा कि निफ्टी बैंक को चलने की कोई मतलब इसको जल्दी भी है? इससे सुस्त निफ्टी बैंक पूरे हफ्ते के अंदर शायद मैंने कभी देखा हो। मैंने कभी इससे सुस्त निफ्टी बैंक नहीं देखा कभी, जिसमें कि आपके पास कुल मिला के पूरे हफ्ते की रेंज ही 300 पॉइंट की हो, ना तो 300 पॉइंट ऊपर ना ही 300 पॉइंट नीचे। और कल भी मैं आपके सामने बात रख रहा कि मेरे को निफ्टी बैंक से तकलीफ नहीं है, मेरे को उन सभी शेयर से तकलीफ है जिनके ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स रुके पड़े हैं। इंडसइंड बैंक का चलना रुका पड़ा। कल हमने चार्ट तो दिखाया था, रोहित सर ने आपको बताया था जब 615 पे था। मैं आपको एक के दे सकता हूँ, मैंने तक देखा नहीं, मैं बता सकता हूँ 650 पार ही नहीं हुआ होगा इंडसइंड का। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई सब सुस्त पड़ा है। बैंकिंग में तो बिल्कुल साफ साफ सूंघ गया ऐसा लग रहा है। यही एक इस मर्ज की दवा है निफ्टी की, अभी तक तो यही माना जा सकता है, क्योंकि अब ऑप्शन वीकली खत्म हो गई है, नई ऑप्शंस आ गई हैं। तो मैं जल्दी से जल्दी आपको मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ ऑप्शंस, और उसके बाद फिर रोहित सर हमारी वेट कर रहे हैं, तो फिर हम रोहित सर के पास भी चलेंगे। मैं जरा जल्दी से आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ और मैं आपको फिर बता भी दूंगा कि मेरा आज ट्रेड क्या है। देखो मैंने कल तो कोई ट्रेड लिया नहीं था, मेरे को पता था कि कल मार्केट एक रेंज में रह सकता है, मेरा कन्विक्शन नहीं था। मैं बुधवार को ट्रेड किया, बुधवार को जब मेरे को लगा कि हाँ निफ्टी चल सकता है, और आपको मैंने 11,500 वाली और 11,400 की दोनों की कॉल्स बताई थी, और वो डबल हुई जी। बुधवार को डबल हो गई थी।
जो हमने 74 रुपए की बताई थी, बाद में विशाल बाग आए तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो 17 तारीख वाली कॉल में बताओ, आप 24 वाली में चले जाओ। उसकी कीमत थी 150 रुपए, वो भी 300 हो गई थी। यानी कि जो कॉल्स हमने ली सबके सब डबल हुई थी। थर्सडे को ट्रेड ही नहीं मिला। हफ्ते में मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास सिर्फ 2 ही दिन इंडेक्स ट्रेड करने को रह गया। अब मैं खुद चाहता हूँ कि मैं रोज इंडेक्स ट्रेड करूँ, लेकिन मेरे को इंडेक्स आपके सामने बैठ के मौका नहीं देता। 10 से 12 में बैठा हूँ ना तो इंडेक्स बिल्कुल लीन है, फंस गया, सुस्त है, पड़ा हुआ साइड, कुछ नहीं हो रहा। कैसे बोल दूं आपको मैं कि शॉर्ट कर दो या लॉन्ग कर दो? भाई मेरे को इसको बोलने के लिए रीजनिंग होनी चाहिए ना, कल तो आप मेरे को ट्रोल करने लग जाओगे, तो मेरे पास भी रीजनिंग हो। ठीक है, अब आते हैं जरा 10,500 वाली, जरा एक बार कॉल पे आ जाते हैं। ये मेरे को लग रहा है थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। 10,500 वाली कॉल के अंदर आप देख रहे हैं आज थोड़ा हल्का सा प्रीमियम है, ये नया ऑप्शन है। आज मार्केट ने ऐसा कुछ नया लेवल पार नहीं किया, ना ही 600 आया, बट हल्का सा ऑप्शन बायस्ड है। मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, ऑप्शन बायस्ड। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हल्की सी ना ऑप्शन थोड़ी सी बायस्ड दिख रही है 10,500 की तरफ। आप 10,500, 600, 700 इन सब के अंदर बिल्डअप भी है, ठीक ठाक बिल्डअप है जो होना चाहिए। एक सीरीज का एक पड़ाव खत्म होने को जो सेकंड पड़ाव आता है ऑप्शन सेल्स का, इतना भी नहीं है कि बहुत एग्रेसिव है। बट ये है जो मैंने आपसे भी कहा था ना कि आपका बच्चा फर्स्ट तो नहीं आया, लेकिन उसने कोई गलती भी नहीं की, तो आप पनिशमेंट भी नहीं दे सकते, रिवॉर्ड भी नहीं दे सकते। फिर आप क्या कर सकते हो? उसको शाबाशी और पुचकार दे सकते हो। ये ऑप्शंस में दिख रहा है। आप इसके अगेंस्ट में सारी पुट्स आ जाओ। अच्छा, इसके 400 वाली कॉल का भी मैं आपको बता देता हूँ। 400 वाली में हो रही है राइटिंग, सॉरी शॉर्ट कवरिंग, राइटिंग गलत मैंने इस्तेमाल वर्ड किया, कॉल राइटिंग, सॉरी शॉर्ट कवरिंग, माफ कीजिए फिर से। शॉर्ट कवरिंग का मतलब कि जिन्होंने मंदी के सौदे खड़े कर रखे हैं वो बाहर जाना चाहते हैं। ये 11,400 वाली कॉल मेरे को साफ दिखा रहा है, हालांकि बिल्डअप बहुत छोटा है, 297 यूनिट्स ही है सिर्फ, बट 11,400 से मंदी के सौदे एक स्टांस, एक पड़ाव चेंज होने के बाद भी मेरे को दिख रहे हैं। ये मेरे को तसल्ली दे रहा है। पहला पॉइंट, 11,500 से मैं अपना को शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि 11,500 मार्केट में टिकाया है फिलहाल भी। तो 11,500 पे क्या हो रहा है, 600 पे क्या हो रहा है, मेरी दूसरी नजर होती है। 11,500 में बिल्डअप कमजोर है, सिर्फ 1,000 यूनिट का शुरुआत में होता है, शुरुआत में बिल्डअप कमजोर है, क्योंकि यही लेवल तो पार नहीं होता। इसलिए 11,500 का जो प्रीमियम है वो करीब करीब अगर आप देखेंगे तो 10% है, 140 का एलटीपी और 10% का प्रीमियम है। किसी भी ऑप्शंस के अंदर फर्स्ट डे अगर 10% का प्रीमियम, वैसे तो ऑप्शंस को कभी परसेंटेज से देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर तो 5 रुपए वाला ऑप्शन अगर 10 रुपए हो जाएगा वो तो 100% हो जाएगा। परसेंटेज से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डे है तो मैं ये जहमत उठा सकता हूँ कि मैं फर्स्ट डे इसको परसेंटेज से देखता हूँ। 10% का मेरा ओपन इंटरेस्ट और प्रीमियम एडिशन है, बिल्डअप उतना भी बुरा नहीं, तो मैं 10,500 का अपना एक राइडर भी मान के चलता हूँ। चलो ठीक है, 10,400 ने तसल्ली दी, 11,500 ने मेरे को तसल्ली दी। 600 पे आके क्या हुआ, 600 पे आके हल्का सा प्रीमियम एडिशन है, जो मैं आपको पुचकारने वाला वर्ड बोल रहा हूँ यहीं से मेरे को दिखा था। अब मैं इसके अगेंस्ट सारी पुटे आता हूँ, 500 से लेके 200 नीचे तक की पुट, यानी कि 11,300 से लेके 11,700 सारी पुट्स में प्रीमियम इरोजन है, सब में पैसा जा रहा है, सब में प्रीमियम इरोजन जा रहा है। ये दूसरा पड़ाव है। कॉल्स ने मेरे को ये तसल्ली दी है कि मैं हल्का चलूंगा, पुट्स ने कहा है कि मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं मंदी कोई खेलना नहीं चाह रहा मेरे साथ। फिर 11,400 वाले ने ये कह दिया कि मेरे को थोड़ी सी कवरिंग करता हूँ, यहाँ से मैं अपने मंदी वाले लोगों को भगा रहा हूँ, जगह खाली करवा रहा हूँ। फिर चार्ट मेरे को ये कह रहा है कि मैं 10,550 को एक बार मोटा मोटी रोक लूंगा। बस निफ्टी बैंक तो सुस्त पड़ा है, हो सकता है निफ्टी बैंक कुछ कमाल कर दे, क्योंकि आज ना निफ्टी बैंक के अंदर एक चीज नोटिस हो रही होगी, शायद पता नहीं और लोगों ने की नहीं की है, मैंने की है या मैं करना चाहूंगा भी। वो ये है कि इसकी सारी एवरेज जो डिस्ट्रीब्यूटेड एवरेज थी ना, अब उसका आके एक जगह आपके मिलन हो रहा है। 100 दिन की एवरेज, 200 दिन की एवरेज और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, इसको हम 20 और 50 कहते हैं, ये इसी पड़ाव पे आके रुक रही है 22,300। अब मेरे को लग रहा है कि निफ्टी का जो वानप्रस्थ आश्रम वाले दिन है वो शायद खत्म हो रहे हैं। अब आपको शायद निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर कुछ ना कुछ आते हुए दिखे, क्या होगा देखते हैं, बट होगा कुछ ना कुछ जरूर। रोहित सर इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, फिर से समय देने के लिए। सर आपने एक बार निफ्टी का और बैंक निफ्टी का व्यू आई थिंक आप तक में पहुंचा होगा, आपको भी, आपने भी देखा होगा, सुना होगा। आपका व्यू क्या है सर निफ्टी को लेकर? मैंने कल भी पता किया था, आपने मेरे को 10,700 तक की वैल्यू बताई, उसको ना आज हमने एक बच्चे के रूप में बताया, अभी आप सुन भी रहे होंगे कि बच्चा फर्स्ट भी नहीं आया, फेल भी नहीं हुआ है, तो आप उसको छोटा मोटा तो चॉकलेट दोगे ना, ये छोटा मोटा चॉकलेट 100-125 पॉइंट का ही है बस।
गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। बिल्कुल मैंने कल भी वही बात की थी कि निफ्टी के अंदर मैं माइल्डली बुलिश हूँ और डिप में मैं बाय करना चाहूंगा। मैंने कल भी बात किया था और हम लोग थोड़ा ऊपर देख रहे हैं, बट अभी मेरा स्टांस जो रहेगा वो सेम रहेगा। 11,600 जो है इमीडिएट बेसिस पे आपका हर्डल रहेगा। उसके बाद में उसके ऊपर जब जैसे हम लोग जाएंगे 11,600 के ऊपर, तो आपके देखेंगे कि जितना जितना राइज आ रहा है उतना प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिलेगा और शार्प ऊपर से कट्स भी हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो आपको जो है 11,600 के ऊपर पहले तो आपको प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। ठीक है, मैं अभी भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग को मंदी करनी है, शॉर्ट्स नहीं करना है, बट आपको प्रॉफिट बुक करना और शॉर्ट्स करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो जो हम लोग प्रॉफिट के सौदे लॉन्ग के सौदे जो बना रहे हैं वहां पर 11,600 के ऊपर हम लोग को उसको स्क्वायर ऑफ करते चलना है। अग्रेसिव लॉन्ग्स उसके ऊपर नहीं करने हैं, बिकॉज मैंने अभी ये बताया कि 11,700, अगर मैं सितंबर सीरीज की बात करूँ ना, 11,700 ऊपर की तरफ और 11,300 नीचे की तरफ है। 400 पॉइंट का ये रेंज है। अगर आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे ये रेंज में ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर जो जितने दिन बचे हैं 12 दिन, उसके अंदर भी यही जो रेंज रहेगा ना कंटिन्यू करेगा। बिकॉज एक्स सच कोई इवेंट है नहीं, अंटिल अनलेस इवेंट रहेगा नहीं जब तक कोई खबर आएगी नहीं अच्छी, आइदर साइड अच्छी और बुरी, तो हम लोग ब्रेक करेंगे। बट मुझे लग रहा है कि देखिए एक सीमित सा दायरा है सितंबर मंथ। मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये जो 11,700 ऊपर की तरफ 11,300 नीचे की तरफ, ये 400 पॉइंट का बैंड है। इसको परफेक्टली ट्रेड कीजिए, अग्रेसिव लॉन्ग्स मत कीजिए। ऊपर के लेवल पे ट्रैप होने के काफी ज्यादा चांसेस है। 11,600 से प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करना है डिम्पी जी हम लोग को। ठीक है, डन, बिल्कुल सेम व्यू है आपका। अच्छा, मेरे को सर एक छोटा सा ना बैंक निफ्टी पे भी अपना व्यू दे दो, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ना अब अपना थोड़ा जो वानप्रस्थ आश्रम जो ये एकांतवास इसका चल रहा था 5-7 दिन से, वो शायद थोड़ा खत्म हो जाए। उसकी मेरे को एक ही वजह दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं कि शेयरवेयर के अंदर है, वो वजह दिख रही है मेरे को इसकी एवरेजेस का कॉम्बिनेशन होना एक ही जगह पर। अब आप देखो आवरली चार्ट पे अगर आप इसको देख रहे होगे तो आपको जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है, अब उनका ना स्क्वीजिंग हो रहा है। जो पहले थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड थी और थोड़ा स्क्वीज हो रही है, एक ही जगह पे रुक रही है। अब एक जगह पे रुकने पे क्या होता है, या तो ब्रेक डाउन होगा या तो ब्रेक आउट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। बिल्कुल 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 डिम्पी जी, आपने सही पकड़ा। जब कोई भी चीजें एक लेवल पर आती है तो एक बड़ा सा आपको मोमेंट देखने को मिलेगा आइदर साइड, राइट। सेकेंड चीज, बैंक निफ्टी के अंदर 22,000 मेक और ब्रेक लेवल है डिम्पी जी। जब तक 22,000 के ऊपर है मैं अग्रेसिव बेरिश नहीं हूँ निफ्टी बैंक के अंदर, ना कि मैं अग्रेसिव लॉन्ग्स भी। बट यस, अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं लॉन्ग की साइड में लूंगा जब तक 22,000 के ऊपर हूँ। बिकॉज मैं अग्रेसिव लॉन्ग्स भी नहीं कर रहा हूँ और मैं बेरिश तो हुई नहीं जब तक मैं 22,000 के ऊपर हूँ। 22,000 के नीचे जैसे ब्रेक करेगा इसके अंदर हम लोग को बाद में एक फॉल देखने को मिलेगा। बिकॉज 22,000 हम लोग ने देखा है कि आपने जो ड्रॉ भी किया है, देखिए 2 बार निफ्टी बैंक ने वहां से सपोर्ट लिया है। इसका मतलब ये है कि एक हिस्टोरिकली काफी अच्छा प्रूवन सपोर्ट है। जैसे ही ब्रेक करेगा एक शार्प फॉल देखेंगे 200-250 पॉइंट का। तो अगर किसी के पास लॉन्ग्स है या किसी को लॉन्ग्स करने भी है तो 22,000 के करीब करीब आप लॉन्ग इनिशिएट कीजिए या फिर 22,000 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। इमीडिएट टारगेट ऊपर की तरफ मुझे अभी भी लग रहा है कि 22,650, 22,650 जो आपका अपर बैंड आपने जो ड्रॉ किया है वो रहेगा इमीडिएट बेसिस पे। वहां से जैसे हम लोग ब्रेकआउट्स निकालेंगे फिर हम लोग 23,000 की बात करेंगे। बट ज्यादा बड़े लेवल्स एज सच निकल कर नहीं आ रहे हैं। बट यस, 22,000 मेक आउट ब्रेक लेवल रहेगा। लॉन्ग्स में बने रहना चाहिए, कोई भी डिप आती है तो लॉन्ग्स कीजिए। 22,000 का ओवरऑल स्टॉप लॉस, 22,650 का पहला टारगेट, 23,000 का ओवरऑल टारगेट। बिल्कुल, ये बात हमने अभी आपके सामने रखी थी। ठीक वैसे ही रोहित सर का भी एनालिसिस है। एक तो ये इतना सुस्त है, मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि बैंक निफ्टी इतना सुस्त है, 300 पॉइंट के अंदर हफ्ता भी निकाल गया, कोई मूवमेंट ही नहीं है। जबकि निफ्टी के अंदर मूवमेंट स्विंग्स बड़े बड़े देखे आपने। दूसरी एक और बात यह है कि 22,000 को बचाओ और 22,500 को तोड़वाओ, ये नारा हो गया मार्केट का इस समय बैंक निफ्टी के अंदर अगर चलना है। अगर 22,000 टूट गया तो फिर आप सोचो कि आप एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कर दो, ब्रेक डाउन कर दो, फिर ये बैंक निफ्टी जाएगा नीचे। फिर जो लोग कहते हैं कि 10,800 भी हो सकती है निफ्टी, फिर तो वजह बनती जाएंगी। हमारे दर्शक ने कहा है कि अभी चाइना और इंडिया को लेकर क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। मैं आपकी बात के वेटेज मान सकता हूँ कि अगर इसको पॉइंट्स को गिनना है तो इस पॉइंट को गिना जरूर जा सकता है कि इंडिया और चाइना के बीच में भी तनाव है। ये सर बना रहेगा, ये तो अगले 1 साल बना रहेगा। तो क्या हम 1 साल लेवल्स नहीं तोड़ेंगे? 1 साल पे तो लेवल्स तोड़ेंगे तो कुछ तो करेंगे। हाँ, बट ये आप जरूर कह रहे हो कि जो तनाव बना हुआ है ये भी एक डायरेक्शन ना देने का एक बड़ा रीजन तो भी है। हम लेवल्स पे चल रहे हैं बट आपने जो रीजन दिया फंडामेंटल, ये मैं इसको 100% मान के चलता हूँ कि वन ऑफ द रीजन ये भी है कि इसके बीच में थोड़ा सा और हमको क्लैरिटी चाहिए। संसद में कुछ और बोला जा रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट शायद कुछ और ही निकल के आ जाती है कई बार। एनी हाउ, अब आपके जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मैं जल्दी सवाल लेता हूँ। HDFC बैंक
ये लेने लेते हैं, क्या ये चलने को तैयार है? सर एक बार देखना HDFC बैंक, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर बैंक निफ्टी को कहीं चलना होगा तो ऐसे ही शेयरों की सपोर्ट चाहिए। HDFC, ICICI, इंडसइंड दिख तो नहीं रहा सर, चलने का कहीं मूड तो नहीं बना रहा ये। बिल्कुल इसमें बाउंस नहीं आ रहा है डिम्पी जी, बट इसके काफी अच्छे सपोर्ट्स, अगर मैं डेली चार्ट्स को अगर देखूं इसके, तो काफी अच्छे सपोर्ट जो है इसके वो आपको 1050 के जोन में देखने को मिलेगा। तो जब तक ये 1050 के ऊपर है, मेरे लिए इसमें शॉर्ट का कैंडिडेट नहीं है। जैसे ही ये 1050 ब्रेक करेगा, मैं इसमें अग्रेसिवली शॉर्ट करूंगा। बिल्कुल आपने सही ट्रेंड लाइन ज्वाइंट की है, एकदम परफेक्ट ट्रेंड लाइन ज्वाइन की है आपने, वही मैं लेवल की बात कर रहा हूँ। 1050 अगर जो रेड कैंडल है, जो बड़ी वाली रेड कैंडल है इमीडिएट बेसिस पे रिसेंटली, उसका जो लो है वो है 1050 का। जैसे ही वो लो ब्रेक करेगा, हम लोग इसके अंदर एक शार्प फॉल देख सकते हैं। बट जब तक उसके ऊपर है ये, तब तक इसमें स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो अगर किसी के पास में है या किसी को ट्रेड करना है पर्टिकुलरली HDFC बैंक के अंदर, 1050 का स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर की तरफ अभी भी जो टारगेट्स रहेंगे वो 1150 के रहेंगे। 1050 के नीचे आप उल्टी पोजीशन बना लेना अपनी, लॉन्ग्स काट के शॉर्ट में भी आ सकते हो। 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखना, और फिर नीचे हम लोग 1000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों साइड के ट्रेड आप ले सकते हैं। ठीक है, डेली चार्ट पे बिल्कुल क्लियर मैसेज आपको देना है कि देखो अभी ट्रेंडिंग तो मैं हूँ, ये कह तो रहा है, ये एक प्राइस रेंज में भी है। अगर आप इसको एक लोअर इसके एंड को जोड़ दिया था, आपको ये तो पता लग गया कि ट्रेंड है। आपको मैं एक और चीज बताता हूँ जो रोहित सर भी आपसे कहना चाह रहे हैं, मैं बोलूंगा कि उन्होंने ये बात भी रखी है कि 1100 तक हम क्यों आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप इस ट्रेंड को मानते हो ना, इस बार को जो मैंने इसको सर्कल भी कर रखा है, इसको अगर मानते हो ये नहीं टूटा, तो ये अपनी रेंज के ऑलमोस्ट लोअर एंड के पास है, तो अपनी इस रेंज के अपर एंड की तरफ तो जाएगा। फिर तो अगर बचा रहा है तो फिर जाएगा, थोड़ा बहुत तो पुल बैक आएगा, फिर तो शॉर्ट स्क्वीजिंग भी थोड़ी बहुत होगी, क्योंकि हम बड़ी एक्सपायरी की तरफ भी बढ़ रहे हैं 24 तारीख की, और आप बैंक निफ्टी को बहुत दिनों तक ऐसे सुप्त अवस्था में भी नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए ये बार का बचना, इस पुल बैक का मिल जाना, इसकी प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि मिल जाएगा, होगा रेंज में। अभी ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई खबर आ जाए वो एक अलग बात है, अदरवाइज होगा रेंज में। लेकिन रेंज भी छोटी नहीं है, रेंज भी 50 से 60 रुपए की रेंज है HDFC बैंक के अंदर, जो कम नहीं है। ये भी 7-8-10% तक की, 7-8% तक की समझ के चलो, आपको मिल जाएगा। कम नहीं होता HDFC के अंदर 7-8-10% तक का मूवमेंट मिल जाना। तो आई थिंक ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है जो हमने आपके सामने रखा। खैर आपके मैं और सवाल भी फटाफट से लेता हूँ, आज मेरी भी सवाल है। तो राजा जी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपको अगर इसमें लेना है तो आप फिर यही काम रखो, आप इसका एक स्टॉप लॉस मान के चलो, वो है 1050 का, अभी 79 पे हो। अगर आपको लेना है, प्रोबेबिलिटी तो है कि चल जाना चाहिए, सपोर्ट अच्छे हैं। अगर नहीं लेना तो छोड़ भी सकते हो, ये भी राय है आपके लिए। अगर नहीं लेना, आपका मन नहीं बैठ रहा है, तो ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि यही इकलौता शेयर है, इसी पे हमको पैसा लगाना है, ऐसा नहीं है। अभी मिल जाएंगे आपको 200 शेयर, आप लेवल नोट करके रख लो, स्टॉक टू बी वॉच ऐसा करके लिख दो कि मैं देखूंगा स्टॉक को कैसे लेना है। ब्रजेश जी भी इस बीच में साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मैं उनसे भी काफी सारे सवाल भी लूंगा और उनसे भी लेंगे। खैर एक बार मैं जरा शारदा एनर्जी पे आता हूँ। रोहित सर एक बार जरा शारदा एनर्जी देखना, एक सेकंड। शारदा एनर्जी NSE का ही शेयर है, 245 का। अगर आपके पास चार्ट है तो एक बार आप देख लीजिए। आवरली चार्ट पे मेरे को तो इसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं, ये भी सुस्त पड़ा हुआ शेयर है, ठंडा पड़ा हुआ शेयर है। अच्छी बात है, 237 शायद रोक ले अपना, एक सपोर्ट है इसके पास भी, गैप का एवरेज है मेरे पास। तो अदरवाइज वैसे तो कुछ दम तो दिख नहीं रहा है शेयर में। बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी जी, आपने सही लेवल पकड़ा है। 235 इसका इमीडिएट ब्रिटिश सपोर्ट है। मुझे लग रहा है जब तक 235 के ऊपर, तब तक एक बार स्ट्रेंथ रहेगा, बट कोई खास मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिख रहा है स्टॉक के अंदर। अगर किसी, पहले तो फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, बट अगर किसी को खरीदारी करना, मतलब किसी के पास में ऑलरेडी है, तो उनको 235 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर वो निकल जाता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी, बिकॉज एक शार्प फॉल हम लोग फिर 200 रुपए तक देख सकते हैं। तो ज्यादा कुछ मुझे ये स्टॉक के अंदर पर्टिकुलरली कुछ दिख नहीं रहा है, बट यस 235 का काफी अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, आपको अगर इसमें है तो जिनका भी ये सवाल था कि भी शारदा एनर्जी पे अपना व्यू दिए सचिन गुप्ता जी, तो व्यू यही है कि 237 इसका एक अल्टीमेट सपोर्ट है। अगर आपने ले रखा है तो कृपा करके फिर इससे बाहर आ जाना है, तो फिर ये कम से कम 30 रुपए और टूटेगा, ध्यान रख लेना आप इस बात का। ये ऐसा नहीं कि हम चाहते हैं 30 रुपए टूट जाए, मतलब हमको इसकी चांसेस दिख रहे हैं 30 रुपए टूटने के, तो आप इसका ध्यान रखना। अगर ये नहीं टूटता तो अपने आप को बचाए रखो। रही बात खरीदने की, खरीदने वाली रेंज में नहीं है सर, मत खरीदना इसको कुछ ना कुछ करने दो, या तो ये अपनी एवरेज को 250 के ऊपर आने दो, या फिर 237 को टच करने दो, बीच में बीच है। 6 रुपए 7 रुपए ऊपर है तो 10-12 रुपए नीचे, देख लो ना अभी 10 दिन, 2-4 दिन 5 दिन देख लो, क्लियर हो जाएगा, क्या दिक्कत है।
ठीक है, तो दोनों का एक आपका व्यू हो गया। ब्रजेश जी भी इस बीच में से जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी शुक्रिया आपका भी आज समय देने के लिए। ब्रजेश जी आज आपने शुरू करो जरा कैडिला से, इसमें क्या करना चाहिए आपका? कैडिला हेल्थ केयर पर आपका व्यू क्या है सर? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए कैडिला को अगर हम देखें तो लगभग 358 355 के आसपास में एक बेस फॉर्मेशन बना के एक वी शेप की रिकवरी स्टॉक ने ली है और फिर दोबारा ही वो अग्रसर हो रहा है अपने जो 52 वीक हाई था लगभग 409 410 के आसपास में। आज के सप्ताह में अगर देखा जाए तो 404 रुपए या 404 रुपए 50 पैसे या 60 पैसे के आसपास में ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं बोलूं तो 390 के आसपास में सपोर्ट है, तो वो एक सपोर्ट लेके आप बने रहने की सलाह रहेगी। और अगर किसी को एग्रेसिवली बाइंग करना है तो मैं यही कहूंगा कि एक बार 410 के ऊपर चलता तो थोड़ा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहां से मोमेंटम और तेज हो जाएगा और ये स्टॉक्स में पोटेंशियल है ऊपर में लगभग 425 से 428 जाने की। लेकिन अगर किसी को यही लेवल पे बाइंग करनी है तो जैसे मैंने कहा कि 390 का सपोर्ट है, अगर मैं थोड़ा और उसको एक्सटेंड करूं ऊपर की तरफ तो फिर आपको 385 मिलेगा। बट मेरी सलाह यही है कि एक बार 410 को क्रॉस कर दीजिए तो मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव में। डिफेंसिव अगर खेलना चाहेंगे तो 390 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट आपका 328 रहेगा। और अगर मैं और उसको एक्सटेंड करूं टारगेट को तो 442 भी आ सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म के लिहाज से 428 को हम लेके चलेंगे। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है आपको, सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको चार्ट पे भी दिख रही होगी। यही चीज ब्रजेश जी भी आपको बता रहे हैं कि 410 इसका प्रीवियस हाई है, पार करने दो। मुश्किल होती है इसको 410 पार करने में। कैसे पता लगता है 410 पार करने में मुश्किल हो रही है? ये फर्स्ट लेवल आप जो अपनी इस समय स्क्रीन पर देख रहे हो, सेकंड लेवल है, इससे पार नहीं हुआ। थर्ड की अटेम्प्ट है, वहां पे आके थोड़े बहुत हल्का, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये खराब हो रहा है, बट हाँ थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है वॉल्यूम इन सब चीजों को देखने के बाद कि शायद ठहर ना जाए। और मैंने कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, हाँ 410 पे कहीं रुक ना जाए फिर से, तो फिर क्या होगा? आप अपर एंड पे आके फंसे होंगे। शेयर तो खराब है ही नहीं, किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट पे जाके चेक करवा लो, आप किसी भी डॉक्टर के पास एक्सरे की रिपोर्ट लेके जाओ, अगर एक्सरे में हड्डी में क्रैक दिख रहा है सभी डॉक्टर बोलेंगे हाँ जी हड्डी में क्रैक है, प्लास्टर चढ़ेगा। कोई आपको डॉक्टर थोड़ा ज्यादा डरा के प्लास्टर चढ़ाएगा, कोई कम डरा के प्लास्टर चढ़ाएगा, प्लास्टर सब चढ़ाएंगे। तो चार्ट में जो दिख रहा है डॉक्टर को वही बात बोलेगा कि हाँ जी हड्डी में तो क्रैक है आपकी, है ना। तो शेयर तो ठीक है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बट 410 पे रुक ना जाए, इसलिए कंफर्मेशन ले लो कि 410 पार हो जाए। पहला एक तो ये है इस नब्ज पकड़ने की। दूसरा पॉइंट, सपोर्ट वाला एरिया इसका ना कंजेशन एरिया है, यानी कि जहां पे अपने आप को ये रोकता है टिपिकली, ये पूरी रेंज है एक्चुअली इसकी सपोर्ट एरिया। वो 385 390 का ये जो ब्रैकेट अभी आप देख रहे हो ना, यही है। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस है, जहां पर मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, बड़ा जंक्शन होता है जहाँ पे गाड़ियां बदल दी जाती है। आपको एक जर्नी से दूसरी जर्नी अगर आगे करनी है तो टिपिकली 390 के बाद ये बताएगा कि मैं नीचे जाऊंगा कि मैं और ऊपर आऊंगा। 390 तक आ सकता है, तो मैं आपको चाहूंगा कि 404 पे मत फंसो, या तो 390 पे आने दो तब एंट्री कर जाएंगे, या तो 410 पे एंट्री करेंगे। ये एंट्री का लेवल ठीक नहीं है। शेयर अच्छा है, मैं फिर से कई बार बताता हूँ कि कपड़ा और जूता अच्छा होता है लेकिन दाम अच्छे नहीं होते, आप दुकान पे छोड़ के आ जाते हो। ऐसे ही आप इसको भी मानो, इसको छोड़ दो फिलहाल अभी आप। अच्छा, एक और सवाल है जो मैं लेना चाहता हूँ, वो है एनसीसी। सर एक बार रोहित सर, एक बार आप एनसीसी देखना। मेरे को ना इसमें एनसीसी में ना दो चीजें पता करनी है। मैं ना इसमें एक इन्वेस्टर भी बनना चाहता हूँ, वैसे हूँ नहीं, मैं बनना चाहता हूँ मान लो, तो क्या मैं सही सोच रहा हूँ? आई एम इन द राइट डायरेक्शन, मैं इसमें एक इन्वेस्टर बनना चाहूँ? अच्छा, एक तो पहला, अगर मैं इसमें इन्वेस्टर बनना भी चाहता हूँ, मैं सोच भी रहा हूँ, तो मैं इन्वेस्टर होते हुए बुरे से बुरा क्या देखूंगा? ये 30 वाला लेवल या फिर ये जो कि करीब 28 वाला, हालांकि ज्यादा नीचे ऊपर नीचे नहीं है, 28 से 30, इससे बुरा तो नहीं देखूंगा अगर इन्वेस्टर हूं तो मैं। डिम्पी जी देखिए, इसमें अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे सपोर्ट से स्टॉक ने बाउंस दिखाया है और काफ़ी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड भी कर रहा है। बट कहीं ना कहीं आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो काफ़ी डीप रहेगा, तो वो मैं पहले तो सजेस्ट नहीं करूंगा। बट अगर मैं इसके लेवल्स की बात करूँ कि आप कहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो इसका जो स्टॉप लॉस जो सपोर्ट जोन है वो 28-27 के बीच में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो अगर आपको वहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है तो बिल्कुल वो स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करके चलिए। ऊपर की तरफ काफी ब्राइट टारगेट रहेंगे, 50-55 रुपए के टारगेट में मान के चल रहा हूँ। तो बड़े टारगेट्स काफी है, बट स्टॉप
जो सपोर्ट लाइन है आपका वो 27 के 28 के बीच में आ रहा है, तो वहां पर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। और पैटर्न की बात अगर करें तो पैटर्न तो ठीक ठाक है, कोई खराब नहीं है, कोई ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बट यस वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई यहाँ से एक बार 50 रुपए का मुंह दिखा सकता है अगर 27 रुपए लेवल होल्ड किया तो। आपको मैं ये पता है इन्वेस्टर की बात मैंने क्यों पूछी, या मैं आपके बिहाफ में इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना जून से लेकर सितंबर तक की जर्नी में इसकी तेजी तो दिखी ही नहीं मेरे को, लेकिन इसका ठहराव दिखा। ये ठहराव थोड़ा पॉजिटिव बायसनेस के साथ मेरे को दिखा। मेरे को बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिले, मैं आपको फिर से बताऊं, क्योंकि मेरी अगर टोटल जर्नी 28, 29, 30 पे भी मेरे को कंफर्मेशन हुआ तो मेरा हाई 36 का बना हुआ है। तो मैंने कितने पैसे कमा लिए? 6 रुपए तो हो गए। एक्चुअली में देखा तो 20% है। एनसीसी शेयर्स के अंदर जिसकी कीमत ही 50 रुपए से कम है उसमें 20% भी कैलकुलेट गुना है, प्राइम है, 20% ही नहीं कैलकुलेट करना चाहिए। उसमें तो फिर डबल वाला होना चाहिए बेस, अगर आपने अच्छा शेयर पकड़ा। बट मेरे को इसका ना जून से लेकर सितंबर तक का ना मूवमेंट बड़ा प्यारा दिखा, इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि शायद मेरे को इसमें एक इन्वेस्टर वाली सोच भी रखनी चाहिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जहां से पैटर्न बना है, यहाँ से क्लियर पिक्चर दिखा रहा है कि मैं शायद अब नीचे नहीं जाऊंगा, मैं अपने पुराने लेवल्स को और डीप वाले लेवल्स को टेस्ट करने नहीं जाऊंगा। वो इमीडिएट बेसिस पर 27.5 है, वहां पे एक ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ करेंगे तो आपको साफ पता लग जाएगा नीचे का पोर्शन और ऊपर का पोर्शन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक तरफ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक तरफ ये सारा खराब वाला एरिया है और एक तरफ सारा ठीक वाला एरिया है। इसका बीच का कटाक्ष है, एक दरवाजा है। कहाँ से हुआ? ये वो दरवाजा है। ये वो दरवाजे का सपोर्ट क्या है? 27.5। इसलिए रोहित सर का ये मानना है कि 27.5 यहाँ पे बिल्कुल ठीक बनता है। बहुत सिंपल सी भाषा में, सरल भाषा में समझा सकता है। रोहित सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना, इसमें कहीं भी गड़बड़ का बताइए। नहीं, बिल्कुल आपने सही फरमाया। जो आपने जो लाइन ड्रॉ की है वो एक इसका मेक और ब्रेक जोन है, और इसलिए मैंने बोला कि और जो आपने लाइन ड्रॉ की आई थिंक वो 27 के करीब करीब ही आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे इसलिए मैं बोला कि 27 रुपए के नीचे हम लोग होल्ड नहीं करेंगे, बिकॉज क्या अगेन वापस वो बेरिश टेरिटरी में जाता है। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ये सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट है टिम्पी जी। ये जो आपने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है इसका सप्लाई डिमांड जोन है, राइट। तो जहां जब भी यहाँ पर आएगा एक बाउंस इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा, बट डिमांड अगर एग्जॉस्ट हो जाता है और सप्लाई बढ़ जाता है तो फिर हम लोग प्रेशर देख सकते हैं। फिर हम लोग को स्टॉप लॉस लेवल निकालना पड़ेगा और फिर हम लोग वापस सप्लाई एग्जॉस्ट होते हुए दिखेगा हम लोग को नीचे की तरफ। तो इसलिए मैंने कहा कि सप्लाई के करीब करीब डिमांड के करीब करीब अपने को स्टॉप लॉस रखना है, और जैसे ही बाउंस आएगा तो एक बड़ा बाउंस आएगा स्टॉक के अंदर। तो आपने जो लाइन ड्रॉ की है वो काफी परफेक्ट लाइन है। ठीक है, एक और चीज जो रोहित सर ने आपको 50 का लेवल दिया उसकी भी एक बड़ी वजह है। तो देखो 30-33 के आसपास ना इसका एवरेज का जंक्शन है, अगर पार होगा तो आपको मूवमेंट मिलेगी। ये मूवमेंट कहाँ से मिल सकती है? ये मूवमेंट कम से कम जितनी भी डेप्थ है, यानी कि इसका जो टोटल गिरावट आई है इसका कम से कम आप 50% रिट्रेसमेंट भी समझ लोगे ना, तो तब भी आप कम से कम 50 तक चले जाओगे। जितनी गिरावट आई अगर उसका 50 to 60% रिट्रेस भी आ जाए ना, तो उसकी गिरावट को आ जाए, क्योंकि टूटा था 65-70 से। अगर हम उसका पूरा 100% भी रिकवरी ना भी करके आए, अगर हम 60% भी रिकवर करें तब भी आपको 50 के लेवल मिल जाएंगे। और अगर आप इस टोटल डेप्थ का हाइट भी नापोगे ना, तो जितनी हाइट इसकी गिरी हुई है, यानी कि यहाँ से भी अगर आप नापोगे इसको एवरेज से अपने, ये जो हाइट है इसके साथ यहाँ पे प्राइस पे जोड़ दोगे तब भी वो 50 आ जाएगा। खैर एनी हाउ, आपको मोटा मोटी समझ में आओगे। एनसीसी को लेकर मेरे को नहीं लगता इंडियन रिएक्शन जी का कोई सवाल था। इंडियन रिएक्शन एक ग्रुप बना हुआ तो उन्होंने बोला कि बाय और सेल करना चाहिए, तो मैंने आपका सवाल ले लिया। खैर एनी हाउ, अब मैं आप थोड़ा एक दो सवाल अपने भी ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, मैं अपने सवाल भी कंप्लीट करता हूँ। आज सेक्रेटोरियली फार्मा ऑटो में थोड़ा दम है, सरकारी बैंक फिर से पिटेंगे। ठीक है, जब सरकारी बैंक पिट रहे हैं या बैंकों में कुछ मजा आ ही नहीं रहा, तो एक बार जरा मैं कोटक बैंक पता करता हूँ। ब्रजेश जी एक बार जरा कोटक देखना। एक्चुअली क्या ना, कोटक में बहुत वेट हो रही थी कि अभी चला अभी चला अभी चला अभी चला, चला तो नहीं कंसोलिडेशन में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अभी टूटा अभी टूटा अभी टूटा अभी टूटा। ये भी सपना पूरा होगा कि ये भी नहीं टूटने वाला। चलने वाला सपना तो पूरा नहीं हुआ, अभी चला अभी चला अभी चला लोग बोल रहे थे। ये अभी टूटा हो जाएगा पूरा। डिम्पी जी इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये आज की तारीख में जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, एक दायरा पकड़ लीजिए आप इसका। पहले तो ये बोल दूं कि ट्रेंड वीक है एक चीज, तो जो आप कह रहे हैं टूटा, डेफिनेटली टूटा, लेकिन अब उस टूटने में हमको क्या मिला है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम वो चीज लेके चलना चाहेंगे। तो आप देखिए 1420 के ऊपर जब कभी भी ये कोशिश करता है ट्रेड करने के लिए, वहीं से इसको सप्लाई देखने को मिलती है, सस्टेन नहीं हो पाता है। व्हेन आई एम यूजिंग वर्ड सस्टेन, मेरा कहने का मतलब है कि उसके ऊपर बंद नहीं दे पाता है।
तो 1420 एक रेजिस्टेंस रहा, उसके नीचे आए तो 1380 आ गया। अब हाल फिलहाल में अगर हम 2-3 दिन से देखें तो 1375 1380 के ऊपर ये ट्रेड ही नहीं कर रहा है। आज के सत्र में 1292 या 1295 के आसपास के दायरे में के समीप ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर किसी को सेल करना है, क्योंकि मैंने वर्ड यूज किया है ट्रेंड वीक है, अगर किसी को सेल करना है मौजूदा स्तर को लेके भी आप सेल कर सकते हो, या 1300 के ऊपर जाता है तब भी आप सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस बतौर आपका जो रहेगा वो 1340 का रहेगा, और मेरा ऐसा मत है कि स्टॉप 1220 से लेके 1225 तक नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है। और अगर उसने क्लोजिंग 1220 के नीचे दी तो आप और मानिए कि 100 रुपए की गुंजाइश और नीचे की तरफ बढ़ गई। तो अगर आप एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरा मत लेना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि एक बार 1220 1225 का दायरा मुझे लग रहा है कि वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये टच होता हुआ दिखे, बशर्ते कि 1338 या 1335 के ऊपर ये ट्रेड ना करे। तो हमारा स्टॉप लॉस 1338 का लेके चलेंगे। मौजूदा स्तर या कोई राय ज्यादा तो उस पर हम बिकवाली की सलाह देंगे। ठीक है, तो 1338 है। ये जो मैंने कुछ एक लाइंस बीच बीच में ड्रॉ की है, एक्चुअली इसका कोई मीनिंग नहीं था, लेकिन इसके अंदर ना ये टिपिकली रेयर मिलता है, इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया। ब्रजेश सर्विस से थोड़ा सहमत होंगे आप। इस रेंज के अंदर देखो, इस रेंज के अंदर ना एक मूवमेंट मिलता है इसको, क्योंकि रेंज थोड़ी सी बड़ी है तो इसलिए मैंने मूवमेंट भी कैप्चर हुआ और इसमें अच्छे से बना भी हुआ है इसके अंदर। तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि ब्रजेश सर क्यों कह रहे हैं कि मंदा आज में बहुत तेजी से और बड़ा मंदा बन सकता है। अब आप देखो ना, इसका एक मूवमेंट अपराइजिंग, फिर से एक कंसोलिडेशन, फिर से अपराइजिंग। अपराइजिंग को ना दोनों को ये खा रहा एक ही बड़ी बार के साथ, एक ही बड़े डाउन ट्रेंड के साथ, और ये थोड़ा सीवियर है। मैं इसको ना ऐसे छोटा मोटा रेंज वाला ये नहीं मानता कि ये गिर रहा है, ये इसके साथ वॉल्यूम भी पड़ा हुआ है साथ में, इसलिए खतरा तो पूरा है, बरकरार है। और निफ्टी बैंक का ना चलना भी बरकरार है। और आपको मैं बताता हूँ, इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक ना चाहते हुए भी बैंक निफ्टी के दत्तक पुत्र हैं, ना चाहते हुए इनके दो बैंक निफ्टी के बेटे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक। इन दोनों का टूटना और इन दोनों का चलना बैंक निफ्टी की तबीयत को बताता है कि हाँ माँ कितनी परेशान हुई है। तो आप कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अगर कोई भी गिरावट आई ना, तो आप मत समझना कि बैंक निफ्टी फिर बच जाएगा और इंडसइंड के अंदर आ जाएगा। इसके दो मजबूत बेटे हैं, वैसे तो उसके 11 बेटे हैं बैंक निफ्टी के, लेकिन ये दो उसके मजबूत बेटे, या भीम और अर्जुन समझ लो इनको, ये भीम और अर्जुन है इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। और मैं तो एक कभी भी गुरेज नहीं करता कि कभी भी आप बैंक निफ्टी चेक करना हो ना, मेरा हेंस प्रूव्ड वाला एरिया है, ये तरीका है कि आप इंडसइंड को, कोटक को, आईसीआईसीआई को और एचडीएफसी, इन 3-4 में से जो आपको पसंद हो, इस पे आप ये भी बैंक निफ्टी के साथ लगा के रखा दो, आपको बहुत हद तक पता लग जाएगा। अगर बेटे खुश है तो माँ अपने आप ही खुश हो जाती है, और अगर बेटे दुखी है तो माँ का दुख होना स्वाभाविक है, वो आज नहीं होगी तो कल तो जरूर हो जाएगी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बार अगर कोटक पे क्रैक आया तो इम्पोर्टेंट क्रैक आएगा, ये बैंक निफ्टी वालों को भी समझना चाहिए यहाँ, इसलिए हम थोड़ा इस पर ज्यादा समय ले रहे हैं। 1200 सर जो कह रहे हैं 1300 सर 1330-35 आप बता रहे थे ना, एक वो रेजिस्टेंस वाला एरिया 1335 1338, हाँ 1335 1338, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये 100 दिनों की एवरेज वहीं आके रुक रही है 1340 के आसपास। तो टिपिकली मैंने देखा है ब्रजेश जी की जो ज्यादातर सपोर्ट एरिया और ज्यादातर रेजिस्टेंस एरिया वो 100 दिनों की एवरेज के आसपास अपने आप ही आके रुकती है, अपने आप ही। हम तो बात, चलो इसमें इस लाइन को मान लो हटा देता हूँ 100 वाला एवरेज को, तो ब्रजेश जी बोलेंगे आप फिर से लाइन ड्रॉ करोगे आपको वही लेवल आके दिख जाएगी, क्योंकि देखने की पढ़ाई जो है वो वैसी ही है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है। आप डीपी जी यकीन नहीं करेंगे, आपने जो कहा 100 दिन का एवरेज, मेरे जो मैं सिस्टम देखता हूँ उसमें एक भी मैं मूविंग एवरेज नहीं है। बताओ। अनफॉर्चुनेटली वो होता ही है। मैं जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं आपको अपना सिस्टम भी दिखा दूंगा, प्राइस चार्ट जो मैं देखता हूँ उसमें मूविंग एवरेज नहीं है। मैं तो सिर्फ प्राइस जहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, जहाँ कैंडल कंसोलिडेट हो रही है, मैं तो उसको लेके चलता हूँ और मैं वो कह देता हूँ। और वो होता ही है कि वो 100 दिन का एवरेज या 200 दिन का एवरेज पे नजर आ जाता है, और 100% वही बनता है। आपका एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है मैंने आपसे सपोर्ट पूछा और आपका नाम ऐसा ना हुआ, वो इसलिए है कि वहां आना एक ही है। बस मैं वाया वाली सड़क से आता हूँ, सीधा स्ट्रेट हाईवे से आ जाते हो आप। प्राइस और वॉल्यूम देखते आपका हाईवे है, तो हम थोड़ा गांव के देहाती हैं, हम थोड़ा कच्ची सड़क से आते हैं, बस एक ही जगह है।
आप क्या हाईवे का इस्तेमाल करते हो, टोल भी देती हो लग्जरी गाड़ी में, हम क्या है कि थोड़ा बहुत भैया चलो बुगी बुगी है और थोड़ा जैसे ट्रैक्टर है। प्रॉब्लम ये होगा डीपी जी, अगर आपने 100 दिन का मूविंग एवरेज कह दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग फिर 100 दिन के मूविंग एवरेज के पीछे पड़ जाएंगे। नहीं सर, तो क्या और मेरा ये ऐसे कोइंसिडेंटली हो जाता है। और मेरा और ठीक है। मेरा और आप और मेरा और आपका इंटेंशन पहले से ही ये है कि हम फाउंडर हाँ, इंडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि लर्न और अर्न दोनों कीजिए आप। यस, सिंपल, हमारा सिंपल सा मत है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जो भी एनालिस्ट आता है उसके स्टॉप लॉस को आप हमेशा ध्यान में रखिए, और बार बार डिम्पी जी भी वही बोलते हैं कि टारगेट को छोड़िए, पहले स्टॉप लॉस देखिए कि आप रिस्क कितना कर रहे हैं और क्या बेसिस पे वो बाई कॉल दे रहे हैं, उनको समझने और सुनने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता है तो फिर एक बार दोबारा डिम्पी जी से, या जब वो एनालिस्ट दोबारा आते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपका रीजनिंग क्या था बाइंग करने का। कोई भी एनालिस्ट, मुझे ऐसा लगता है, जो फाउंडर इंडिया के चैनलों पे आ रहा है, उन्हें कोई हर्ज नहीं होगा बताने के लिए कि हमने क्यों बाई दिया और क्यों सेल दिया। उससे क्या होगा, आप इंडिपेंडेंट धीरे धीरे बनते जाएंगे और आपकी भी पकड़ धीरे धीरे चार्ट पे आ जाएगी। यस, बहुत बढ़िया सर। और सर एक बात तो आपको ध्यान है, आपको भी बड़ा अच्छा लगा था वो एक जो नारा में दिया था, वो था कि भी स्टॉप लॉस एनालिस्ट का प्रॉफिट में। बिल्कुल, आपका ये मैं वही बोलता हूं कि आपका ये जो आपने ये मुहिम छेड़ी है, जिस हिसाब से आप फाउंडर इंडिया पे आप जो एनालिस्ट से पूछते हैं, मैं स्टार्टिंग में भी, अगर आपको ध्यान हो, आप जब आपने मुझसे कहा था कि विजय जी हम ये मुहिम लेके चल रहे हैं, मैंने कहा था बहुत अच्छा है, इससे इस माध्यम से हम जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, हम उनको एटलीस्ट ये बताना तो चाहेंगे कि हमारा रीजनिंग क्या है, हमने क्यों बाई कॉल दिया, हमने क्यों सेल कॉल दिया। एक हिसाब से पढ़ना भी उनका होगा, एक हिसाब से रीजनिंग भी होगी, कि आंख बंद करके नहीं है कि आप किसी के संग में चल दिए और बोल दिया हाँ भाई ये हो जाएगा, वो नहीं। एनालिस्ट गलत भी हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमने रीजनिंग दी है कि ये बाई कॉल क्यों है, ये सेल कॉल क्यों है। इसके लिए आप नोटिस भी करेंगे कि दूसरे चैनलों की अपेक्षा जो यहाँ रीजनिंग हो रही है या जो चार्ट ड्रॉ हो रहा है, उसकी रीजनिंग भी हो रही है। क्योंकि आप भी चार्ट को समझते हैं और आप एज अ लेमैन जितने भी श्रोतागण उनको आप समझाने की कोशिश करें कि ये बेसिस पे रख के ये एनालिस्ट का ये मत है। हाँ, बिल्कुल, हमारी सर वैसे ही कोशिश होती है, क्योंकि टेक्निकल एनालिस्ट का उतना इजी नहीं हो पाता, बस हमको थोड़ा सा और इजी करना पड़ता है, इतना ही फर्क है। अच्छा, एक सर छोटी सी चीज ना, एक शेयर मेरी लिस्ट में हो रहा है, काफी दिनों के बाद आए, काफी दिनों बाद तो नहीं मैं बोलूंगा कि ये शेयर हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट आज फिर पता नहीं क्यों मेरे को ल्योर कर रहा है कि आप उसको देखो। वो है LIC हाउसिंग, 308 पे चल रहा है। मैं इससे हटा तो नहीं था, मैंने भी ये बात रखी थी, शायद आपका भी एक व्यू था कि LIC हाउसिंग अच्छा शेयर है, चलेगा जरूर, स्लो चलेगा बट चलेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है सर ये थोड़ी स्पीड पकड़ सकता है यहाँ पे। ये अगर चल गया ना यहाँ से 310 को एक बार पार कर जाए, आज छोटा सा ये हल्का सा स्टार फॉर्मेशन टाइप कर रहा है, अगर ये 310 पार कर जाए और 320 को भी पार कर जाए, फिर आप शेयर की स्पीड देखना, बहुत तेज चलेगा। एक बार देखना आप LIC हाउसिंग। देखिए डिम्पी जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस को अगर आप देखिए तो आप एक मान के चलिए कि एक जो लो है पिछला डेली चार्ट पे देखिए, 24 तारीख का एक लो है, एक चीज 24 मार्च का। उसके बाद में इसने एक हाई बनाया लगभग 30 अप्रैल के आसपास का, और उसके बाद फिर एक लो बनाया 18 मई का। तो ये एक, सबसे पहले अगर आप चार्ट में देखेंगे तो एक हायर लोस फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा अगर आप देखेंगे, अगर आप ड्रॉ करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन, अगर आपके चार्ट में तो आप उसको ड्रॉ कीजिए। ठीक है, मैं एक सिंपल वे से आपको बताना चाहूंगा कि फिबोनाची एक्सटेंशन आप ड्रॉ कीजिए, ये पॉइंट्स को लेके जो मैंने आपको जो 3 पॉइंट सुझाए हैं ABCD। तो अगर आप A पॉइंट का लो पकड़िए 185 का है, B पॉइंट का हाई पकड़िए 271 का है, और तीसरा C पॉइंट का लो पकड़िए लगभग 219 के आसपास में इसका आ रहा है। तो अगर हम ये 3 पॉइंट को लेके चलते हैं, 185 और 200, मैं भूल गया, 296 के आसपास था, 296 था। तो अगर आप 296 माइनस 185 करेंगे तो लगभग 101 रुपया आएगा। और अगर आप इसमें ये वाला जो स्विंग लो है, तीसरा पॉइंट जो है 18 का, उसको अगर आप छोड़ देंगे, जिसका टारगेट 119 का लो है, तो लगभग 320 रुपया आता है। ये एक सिंपल मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इसको फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ कीजिए। अगर आप उसमें ड्रॉ भी करेंगे तो लगभग 100% रिट्रेसमेंट 333 के आसपास में आएगी। और जो अभी आपने कहा था कि 320 323 तक जा भी सकता है, और आप देखेंगे
ये स्टॉक ने लगभग 31 अगस्त को इसका हाई है तो 323 होगा। आप नोटिस कीजिए इसको। मैं सिर्फ जैसे मैं कह रहा हूँ, थोड़ा टाइम आपका ज्यादा ले रहा हूँ, बट मैं उस चीज को बताना चाह रहा हूँ कि जनरली ये एक्सटेंशन पीरियड होता है। इसको फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करना बोलते हैं। आप कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। जनरली ये फिबोनाची एक्सटेंशन जब आप ऊपर के टारगेट निकालते हैं, तो जब कभी भी ऊपर से गिरावट आती है और अगर उसमें हायर लोस फॉर्मेशन हुआ है, और तो आप जो पहला पॉइंट है लो का, आप उसको ए मानिए, उसके ऊपर अगर हाई बना है उसको बी मानिए, और जो सी पॉइंट है वो बशर्ते ए पॉइंट से हाई रहेगा, और आप फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ कीजिए तो 100% रिट्रेसमेंट वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 333 आ रही है। और जो जैसे मैंने कहा कि अगर आप लेमैन की तरह जो 3 पॉइंट के डिफरेंसेस को अगर आप लेके चलेंगे तो 323 का टारगेट निकल के आ रहा है, और वो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया एक बार। तो जैसे मैंने कहा फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ कीजिए तो 78.6% का जो रिट्रेसमेंट वैल्यू है लगभग 309 आ रही है। आई थिंक शायद कल के सत्र में या परसों के सत्र में लगभग 308 309 का हाई मारा है। तो मेरा ये मत जो आपने कहा ट्रेंड पॉजिटिव है। 309 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो 323, और अगर उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो 333। लेकिन एक ही चीज है, अगर आप वही कोरिलेशन अगर आप ओआई डेटा में अगर आप देखेंगे तो 320, और जहां तक मेरा मत है शायद 320 पे आज की तारीख में लगभग 19-20 कॉन्ट्रैक्ट एड अप हुए हैं, और 310 पे 19 कॉन्ट्रैक्ट एड अप हुए, और 320 का जो वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखेंगे तो लगभग सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट वहीं बिल्डअप हुआ है। लगभग ओवाई के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बिल्डअप 320 के आसपास। तो मेरा ऐसा मानता है कि 320 आज के सत्र में, मतलब ये एक्सपायरी में, इट वुड बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। ट्रेंड पॉजिटिव है, मैं ये जरूर कहूंगा। और अगर आप रेंज की मुझसे बात करते तो मैं ये कहूंगा कि 295 से लेके 320 या 323 का रेंज है। तो अगर कोई निचले स्तर पे अगर आपको मिलता है 305 के आसपास में मिलता है, 295 का स्टॉप लॉस लीजिए, 320 323 के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेंड जरूर पॉजिटिव है, एग्रेशन में ना जाए, डिफेंसिव होके खेलें तो पैसा जरूर बनेगा। ब्रजेश जी, अगर ये 320 की रेंज को पार कर गया फिर आपके लेवल्स क्या होंगे? देखिए 320 के अगर ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो आप ये मान के चलिए कि 333 भी आएगा, और अगर उसके ऊपर चला तो 360 भी आएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो टारगेट है वो जब भी ये एक्सपायरी में अचीव होना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि मैं ओआई डेटा और चार्ट दोनों को लेके चल रहा हूं। अक्टूबर की सीरीज में हो सकता है कि आपको ये 360 दिखा दे, लेकिन जैसे कि मैं पहले भी कह रहा हूं, स्टॉक में कोई नेगेटिविटी नहीं है, मजबूती है, लेकिन ओआई डेटा और चार्ट को दोनों को रखते हुए मेरे को थोड़ा सा 320 और 323 का जो रेंज है वो रेजिस्टेंस की तरफ प्ले आउट कर रहा है। तो उसको उस गेम को खेलने के लिए ये एक्सपायरी में मैं ये कहूंगा कि 305 पे अगर मेरे को मिलता है तो मेरा डिफेंसिव प्ले हो गया, 395 का स्टॉप लॉस, और 320 323 का टारगेट। हो सकता है कि मेरे को 315 भी मिल जाए, 318 भी मिल जाए, 1:1 के रेशियो में भी मिला, लेकिन मैं ट्रेंड मेरा पॉजिटिव ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं जब तक कि 295 के नीचे बंद नहीं देता। सर आप बिलीव करेंगे जो आप बोल रहे थे ना, ठीक आपके चार्ट पे नहीं होगा क्योंकि आप तो लगाते नहीं, आपका तो अलग ही पैटर्न है देखने का, लेकिन जो हम लगाते हैं बिल्कुल वही मैच कर गया। मैं फिर से बोलूंगा आपके एवरेज मेरे साथ मैच कर गया। अच्छा आप मेरे चार्ट को देखना, आप अपना चार्ट तो दिखा, मैं तो अपना दिखा पाऊंगा ना। अभी आप क्या बोल रहे थे 316 318 वाला 320 वाला लेवल, आपको पता है वो 318 लेवल का मतलब क्या है? वो 200 दिन की एवरेज है, आपने तो नहीं लगाई। अच्छा मैं आपको, आप मेरे चार्ट पे देखो, आप मैं थोड़ा और मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। डेली चार्ट पे ये जो पिंक वाली लाइन है, ये दिस ये पिंक वाली, आप देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ है MA200 मूविंग एवरेजेस, ये 200 दिन की मूविंग एवरेज लगी हुई है इसके अंदर। आप इसके अंदर देख रहे हो ये डॉट वहीं आके बन रही है, देख रहे हो आप सर? राइट आपको देखिए। अच्छा आप तो नहीं लगाते, आपने तो लेवल अपने प्राइस के हिसाब से बोला। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, 295 के भी आप सपोर्ट बता रहे थे। 295 का मेरा इस पूरे जंक्शन का, इस पूरे सपोर्ट एरिया का, यानी इस पूरे रेक्टेंगल का एक का अपर एंड का बेस है, एक पॉइंट, क्योंकि इसके नीचे आते मैं फिर सुस्त हो जाऊंगा। दूसरा पॉइंट जो भी आप 295 की इंपॉर्टेंस बता रहे थे वो क्या है कि 295 पे मेरे एवरेजेस का भी ब्रेकआउट हुआ है। मैं जरा इसको भी मार्क कर देता हूँ ताकि लोगों को इसको भी अच्छे से दिख जाए अच्छे से। ये देख रहे हैं सर, ये रेक्टेंगल का और एवरेजेस का ब्रेकआउट है। राइट।
और आपसे मैंने ये बात भी पूछी थी, अगर 320 पार हो जाए तो कितना हो जाएगा, तो 320 पार हो जाए, आपने बोला 360 भी चला जाएगा और हो सकता है 400 तक भी चला जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ 400 क्यों जा सकता है। आप इस टोटल फॉल का ना 50% रिट्रेसमेंट कैलकुलेट कर ले। फॉल हमने पहले से कैलकुलेट, जब आप बोल रहे थे ना इस फॉल को कैलकुलेट कर रहे थे, ये टूटा था सर करीब 450 से और ये आया हुआ है करीब करीब 250 तक, 220 तक, मैं 200 मानता हूँ, चलो 250 पॉइंट हो गए। इस 250 पॉइंट का 50% आप मीन निकालते हो, 250 पॉइंट के अंदर आने आपने 125 पॉइंट जोड़े। आज 125 पॉइंट जोड़ लो 290 से लेके, आप 125 पॉइंट जोड़ लो 290 से लेके, आपका 400 ना लेवल निकले तो मेरा नाम बदल देगा, वही आपका 400 का आपका सपोर्ट है, आपको वही मिल रहा है। दूसरा, फिर ये 400 के ऊपर अभी नहीं जाएगा, कोई भी बड़ा एनालिस्ट 400 के ऊपर के लेवल के ऊपर नहीं बोलेगा। उसकी बड़ी वजह एक और है, वो उसका प्रीवियस कंसोलिडेशन का लोअर एंड है। देख रहे हैं प्रीवियस कंसोलिडेशन पीछे, अब कहने पर किसी बोल सकते हैं गाड़ी बन गई, गाड़ी कुछ नहीं है, ये हर चीज को प्रूव करने का एक तरीका है बस। मेरा कन्विक्शन कहाँ पे आके स्ट्रांग बन रहा है, जैसे आपने कहा चार्ट आपको ठीक लग रहा है, वैसे मैं टिपिकली मैं आपको सच बताऊं मैं डेली चार्ट देखता नहीं, मेरे को डेली चार्ट से मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं आवरली चार्ट ही देखता हूँ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मेरे को 2 दिन का ट्रेड लेना होता है। मैंने फिर भी डेली देखा तो मेरे को एक चीज बहुत अच्छी दिखी है कि हम एक स्क्वीजिंग वाली रेंज में भी जा रहे हैं। मेरी शॉर्ट टर्म एवरेजेस जो कि सारी छोटी है और बड़ी एवरेजेस है, ये एक जगह आके रुक गई है। अब यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेना उतनी समझदारी नहीं है, या तो इसको पार होने दो या तो नीचे आने दो भाई, या तो आके रुकेगा या तो पार होगा, दो ही तो चीज होंगी ना भाई। यहाँ पे एक दरवाजे पर आ गए, एक दरवाजे पे या तो आपको टिकट मिल जाएगी या तो टिकट नहीं मिलेगी, आपको भगा दिया जाएगा वहां से, क्योंकि आपको आपका चेकिंग होनी है बाकी। ये चेकिंग का दरवाजा है एक्चुअली, ये दरवाजा कहाँ से 295 से लेकर 320 का चेकिंग का दरवाजा, या तो चेक इन होगा या चेक आउट होगा, बस ध्यान रखना। ब्रजेश सर बिल्कुल ठीक है ना, आपने किसी और तरीके से देखा, हमने देखा, हमने ठीक वही रखा है चीज, हमने नया कुछ नहीं बनाया, मेरी ड्राइंग नहीं है, एलआईसी वालों की ड्राइंग है भाई साहब, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। चलिए ठीक है, तो एलआईसी को लेकर मेरे को लगता है इससे ज्यादा एनालिसिस तो शायद ही चैनल वाले कभी सोच भी पाए। खैर आगे बढ़ते हैं, एक शेयर पे और आते हैं। सर जरा टाटा केमिकल और देखो आप, सिर्फ टाटा केमिकल का प्रॉब्लम क्या है कि ये जैसे 323 के ऊपर चलता है, वहीं से इसमें बिकवाली देखने को मिलती है, और आज के सत्र में अगर आप देखेंगे कि नीचे का जो इसका सपोर्ट है 292, वो वहां पर ये थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, वहां से बाउंस करने की कोशिश करता है। ओवरऑल बिकवाली तो आई है, या मैं ये कहूंगा बिकवाली ना वर्ड बोल के उसको प्रॉफिट बुकिंग बोलूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। और उसका लोअर एंड जो है वो 292 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 292 है, और अगर वो 292 के नीचे बंद होता है तो जो एक हैमर स्टिक कैंडल फॉर्मेशन हुआ था आपका 9 सितंबर को, आप उसका लो पकड़ के चलिए 281 रुपीज 70 पैसे, तो 281 आप पकड़ के चलिए कि वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। इनकेस अगर वो ब्रेक करता है तो फैक्टर इन ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा और वहां से गिरने की संभावना ज्यादा रहेगी। हाल फिलहाल में हम ये मान के चलेंगे कि 292 का सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो पहला तो ट्रेंड ये है कि मैं बाई नहीं करूंगा, ट्रेंड थोड़ा मेरे को हल्का लग रहा है, मैं 4 रुपए की भी जोखिम देना नहीं चाहूंगा। और ऊपर में अगर मैं ये कहूंगा 310 के ऊपर अगर ये ट्रेड करेगा तो ये पॉजिटिव बायस में होगा, अदरवाइज 290 और 310 ये इस रेंज में ही ट्रेड करेगा। तो हाल फिलहाल में मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, ना बाई है ना सेल है। सिर्फ जिन श्रोतागणों ने बाइंग, जिन ट्रेडर्स ने बाइंग कर रखा उनके लिए मैं ये कहूंगा 290 और 280 ये दो नीचे के सपोर्ट पकड़ के चलिए। 310 के ऊपर अगर ये मजबूती पकड़ता है तो फिर दोबारा आपको 323 का भाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी तो कोई ट्रेडिंग नहीं है टाटा केमिकल पे, किसी भी तरह का कोई ट्रेडिंग नहीं है, इसको हो जाने दो, कभी कुछ करेंगे नहीं। तो फिलहाल इसमें फंसने वाली बात है, आइदर साइड फंस जाएंगे, ऐसा नहीं इसमें मंदी वाला फंसेगा, इसमें तेजी वाला भी फंस जाएगा, क्योंकि जब कोई रेंज ही नहीं है, ऊपर और नीचे करना है। अगर आप फिट बैठ गए तो ठीक है 10-20 रुपए आ जाएंगे, नहीं फिट बैठे तो कुछ भी आएगा हाथ में। तो आप इसको, मेरे को लग रहा है छोड़ देने में भलाई है, टाटा केमिकल्स के अंदर ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। ब्रजेश जी एक काम करते हैं ना, सवाल बहुत सारे हैं और विवेक जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं ना आपसे थोड़ा रैपिड फायर राउंड में एक सवाल लेता हूँ और आप फटाफट से मेरे को जवाब दिए चलेंगे, इन सब में करना क्या, हाँ, क्योंकि फिर बहुत सारे सवाल हैं तो फिर मेरे को बुरा लगता है कौन सबके सवाल ये ले पाता। हमारा था बैटरी, इसमें क्या करें सर? मेरी तरफ से 777 में चल रहा है, मैं ले सकता हूँ इसको, ट्रेंड पॉजिटिव है। मैं यही कहूंगा कि आप शॉर्ट टर्म के लिए 315 का सपोर्ट है, लेकिन क्योंकि हमारे जो शो के हिसाब से हम जो बात करते हैं तो मैं यही कहूंगा 340 का आप सपोर्ट लेके चलिए, वो ब्रेक अमर राजा बैटरी सर, सॉरी 715 का सपोर्ट है,
शॉर्ट टर्म के लिहाज से वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। दूसरा, क्योंकि हमारा जो शो है उसके लिहाज से जो सपोर्ट है 2 से 3 दिन के लिहाज से वो आ रहा है आपका 752 के आसपास, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। बाइंग अभी नहीं करें, 370 पे बाइंग करें, 352 का स्टॉप लॉस लेके चलें, और टारगेट जो ऊपर के रहेंगे वो 388 से 390 के, सॉरी 788 से 790 के रहेंगे। अगर उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो आपको 805 के भी लेवल देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म 750 वुड बी द स्टॉप लॉस, 790 वुड बी द टारगेट, डिप में बाइंग करें। 750 का एक आप स्टॉप लॉस रखना, थोड़ा सा डिप मिले तो आप इसमें बाय करना और आपको लेवल्स मिल जाएंगे। 20-25 रुपए जो कमाना चाहते हैं हमारा बैटरी में आ सकते हैं, बट लेवल का भी ध्यान रखें। एक शेयर है सर यूपीएल, जरा इसके बारे में बता दीजिए। ओवरऑल तेजी का काउंटर है, हाई लोज फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है। 531 के आसपास में इस समय ये चल रहा है। 517 का सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए शॉर्ट टर्म या मोमेंटम के लिहाज से, तो वही उसका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन जिसे मैं कह रहा हूँ कि इस समय थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहा हूँ मार्केट के लिहाज से, ये लेवल पे बाइंग नहीं करूंगा मैं। मेरा जो लेवल बाइंग करने का रहेगा वो 525 का रहेगा, 517 या 515 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 545 548 का आ रहा है। दूसरे मत में कहूं अवॉइड करें, अगर किसी ने बाइंग कर रखा है तो 515 का स्टॉप लॉस ले रखा तो 515 का स्टॉप लॉस, नहीं लिया तो छोड़ देना भाई। जिसने भी नहीं लिया छोड़ दे कृपा करके यूपीएल को, और जिसने ले रखा उसका 515 का स्टॉप लॉस है, वो अपना ये रख लेना। 15 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस दे रहे हैं। भारतीय एयरटेल सर, अभी भी गुंजाइश नीचे की तरफ ज्यादा है डिम्पी जी। ट्रेंड खराब है स्टॉक का, 479 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 452 455 ये टारगेट निकल के आ रहे हैं। नेगेटिविटी फैक्टर इन हो चुका है, और इमीडिएट बेसिस पे 492 के ऊपर अगर चलेगा तभी मजबूती आएगी। कोई उछाल आता है 482 तो 492 का स्टॉप लॉस लेके बेचें 452 के लिए। ठीक है, तो अभी थोड़ी और गुंजाइश बचती है सर। एनएमडीसी सर, ये भी एक बार जरा देखना। रेंज बाउंड शेयर है, स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। सलाह उन लोगों के लिए जिन्होंने बाइंग कर रखी है या जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है। अगर शॉर्ट कर रखा है तो मैं कहूंगा होल्ड ऑन रहें। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 91 रुपीज 20 पैसा। और किसी ने अगर बाइंग नीचे में अगर बाइंग करनी है, या सॉरी किसी ने बाइंग कर रखी है, तो मैं यही कहूंगा कि भैया आप थोड़े से टाइट हो जाइए। अगर ये 86 के नीचे ट्रेड करता है तो ये और ड्रिफ्ट हो सकता है 82 83 के लिए। तो ट्रेंड नेगेटिव है, 91 रुपीज 20 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। 86 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो 82.5 से 83 तक जा सकता है। तो नेगेटिविटी जिसमें ज्यादा है, ट्रेंड नेगेटिव है, एक बार बेचने की सलाह रहेगी। कोई उछाल आता है, जितना नजदीक रहेगा 91 रुपीज 20 पैसे के उतना ही बेटर रहेगा। तो ट्रेंड वीक है, आप उसके लिहाज से बेचें इसको। एसबीआई कार्ड सर, एसबीआई कार्ड 855 का चल रहा है। एज अ डिस्क्लोजर ये हमने अपने क्लाइंटों को बाइंग करवा रखी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से, शॉर्ट टर्म के लिहाज से नहीं है। सपोर्ट मैं यही कहूंगा, इमीडिएट बेसिस का जो सपोर्ट है वो आपका लगभग 830 से लेके 840 का आ रहा है। मेरा ऐसा मत है कि ये यहाँ पर आके ये सपोर्ट लेगा, ये ब्रेक नहीं करेगा। और अगर और डीपर सपोर्ट की बात करो तो मैं आपको ये कहूंगा 804 का आ रहा है। इस समय अगर आप देखेंगे 865 के आसपास में इसको रेजिस्टेंस आ रहा है। बाइंग करने की सलाह नहीं है। लॉन्ग टर्म वो एक अलग फैक्टर है जो कि मैं इस चैनल पे नहीं बोलना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म के लिए से अवॉइड करें। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करें, अभी ट्रेड ना करें। शेयर खराब तो कह रहे नहीं सर। एक ना कैश का शेयर है कैंटा बिल, एक बार जरा ये भी देख लेना। कैंटा बिल ये एनएससी पे है, इसका भाव आपको बता देता हूँ 333 रुपए का। मेरे को लग रहा है ये शेयर चल सकता है। अभी किसी व्यूअर ने पूछा, मैंने इसका चार्ट देखा, मेरे को लग रहा है ये ना अभी ही चल जाए। तो इसका सीजन भी आ रहा है सर्दियों का, आपको पता ही है। कैंटा बिल के नाम से स्वेटर्स काफी रहती है नॉर्थ इंडिया में। तो 333 चल रहा है, क्या करना चाहिए इसमें? 321 का सपोर्ट है पिछले स्विंग्स हाई के लिहाज से, वही एक सपोर्ट हम प्ले आउट करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो इनवर्ड हैमर्ड कैंडलस्टिक्स जो कि 20 अगस्त को फॉर्म हुआ था,
तो 349 का जो हाई है उसका वही टारगेट रहेगा। अगर किसी को बाइंग करनी है 10 रुपए का जोखिम है, 321 का स्टॉप लॉस लें, मौजूदा स्तर या डिप में मिले तो बाइंग करें, टारगेट 349। स्पेशल चीज जब भी रहेगी कि जब ये 349 के ऊपर बंद देगा तो आप मान के चलिए कि नया 52 वीक टॉप बनाने के लिए अग्रसर रहेगा, और अगर वो होता है तो स्टॉक 370 से 372 रुपए तक भी जा सकता है। अभी हाल फिलहाल में 321 का स्टॉप लॉस, 349 का टारगेट। ठीक है, ध्यान रखना है स्टॉक के अंदर थोड़ा खतरनाक स्टॉक है। कैंटाबिल वाले जो भी ट्रेड करना चाह रहे हैं कैंटाबिल में, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें। शेयर अच्छा है बट है थोड़ा सा खतरे वाले जोन में भी है, चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और चलना भी चाहिए। 321 से सीजनल प्ले भी है बट फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना आप इसके अंदर आप। ठीक है ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अच्छा, कोई स्टॉक आपकी तरफ से आपका कोई कन्विक्शन वाला तो आप देके जाओ फिर, अगर आपके पास है तो। देखिए डिम्पी जी, जैसे आपने कहा था शो के दौरान, फार्मा स्टॉक्स में बाइंग दिख रही है। अगर आप फार्मा स्टॉक्स का इंडेक्स एनएससी का देखेंगे तो उसमें लगभग 10 स्टॉक्स इंक्लूडेड है और वो 10 के 10 नए 52 वीक टॉप बना रहे हैं। लेकिन मैं एक उसमें से अलग हटके एक स्टॉक का नाम लूंगा, न्यू लैंड लैब करके। अगर आप देखेंगे आज के सत्र में लगभग इस समय 1190 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है, और जिस हिसाब से ये या 1186 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है, मेरा ऐसा मत है स्टॉक वॉल्यूम के संग में ब्रेकआउट दिया है तो शॉर्ट टर्म अगर किसी का व्यू है तो 100 रुपए नीचे का जोखिम रहेगा 1080 का। लेकिन क्योंकि मैं ये चैनल पे हमेशा वेरी शॉर्ट टर्म की बात करता हूं तो मैं यही कहूंगा कि भाई ये स्टॉक का जो रिसेंट स्विंग लो है आज का, अगर आप आज का ही लो पकड़ के चले लगभग 1135 के आसपास में आ रहा है, वो अगर ब्रेक नहीं करता है तो बाइंग करें। टारगेट जो रहेगा वो 1225 1230 का रहेगा। तो ऊपर में तेजी है और मेरा ऐसा मत है कि एक बार हो सकता है कि आपको यहाँ इस लेवल से भी आपको 100 रुपए की तेजी देखने को मिले। तो 1135 का स्टॉप लॉस, इमीडिएट बेसिस का जो टारगेट है वो आप 1230 आप पकड़ के चलिए। अगर उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो 1280 तक भी जा सकता है। ठीक है, 100% ठीक है। 1135 का आपका एक स्टॉप लॉस बनेगा जो कि करीब 50 रुपए बनेगा, और रिवॉर्ड आपका 1:2 की रेशियो का। अगर आप 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखने की हिम्मत रखते हैं तो फिर 100 रुपए भी मिल जाएगा। अगर 100 रुपए कमाना है तो फिर 50 रुपए का रिस्क तो कम से कम मार्केट में रहेगा ही रहेगा। ये शेयर की अभी तक की तो ये है। खूबसूरती तो खैर ये है कि प्रीवियस चार्ट को ब्रेक किया, वॉल्यूम अच्छा, सेक्टर का सपोर्ट मिलता है और शेयर भी अच्छा है, अब वॉल्यूम के साथ चल रहा है और नया हाइज भी क्रिएट कर रहा है। ये आपको सब कुछ दिख ही रहा होगा, तो आप चाहें तो एक बार ले सकते हैं। ब्रजेश जी इसी तरह की कुछ एक ट्रेंडी शेयर्स देखते हैं और इनका अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बेहतर रहा है। ब्रजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, विवेक मित्तल इस बीच हमारे साथ हैं, अगले 10-15 मिनट वो हमारे साथ रहेंगे, फिर उसके बाद हम इस शो का समापन करेंगे क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं ज्यादा लंबा इस शो को नहीं कर पा रहा हूँ। बट ठीक है, फिर भी हमने जो अपना कमिटमेंट है कि आपके बेहतर शेयर्स पहुंचे विवेक जी के जरिए, वो हम पहुंचाने की आज भी कोशिश करेंगे। विवेक जी, तो एक तो पहले अपना माइक आप ऑन कर लीजिए और फिर दूसरा आप मेरे को बताइए कोई अपडेट है तो पहले आप मेरे को वो अपडेट दे दो, कोई नया शेयर बताना है तो नया शेयर आप बता दो। मैं चुप कर रहा हूँ, आप बोलिए। शुक्रिया डिम्पी जी। और देखिए नए ट्रेड्स से पहले मैं पुराने ट्रेड्स का ही अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि पुराने ट्रेड्स में पिछले 2 दिन में बहुत ज़्यादा कुछ घटित हुआ नहीं है, तो ज़्यादातर जो शेयर हैं वो उन्हीं लेवल्स के आसपास ही घूम रहे हैं। केवल 2 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने की थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। उसमें एक शेयर है TV18 और जो कि हमने करीब 30.5 रुपए के आसपास दिया था, और ये शेयर अब करीब 32.5 रुपए आ गया है। कल भी गिरे हुए बाजार में भी इसमें एक अच्छा जंप देखने को मिला था, आज भी करीब 2% का जंप है, तो ये करीब 33 रुपए आ गया, तो करीब 10% ऊपर है। लेकिन मेरा टारगेट इसमें 36 रुपए का था, तो इसमें आराम से आप अभी स्टे करें। सेम नेटवर्क TV18 में जो है वो अभी इस पे बने रहे, आप ये कह रहे हैं कि 36 के टारगेट के लिए जी। आपका वैसे इसमें 50% टारगेट अचीव हो चुका है क्योंकि आपने 6 रुपए का दिया है टारगेट, तो इसमें से 33 आ गया, तो मैं मानता हूँ 50% आपका हो गया अचीव। तो मान लो किसी को ये राइडर चाहिए कि मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाऊँ, तो उसको आप क्या कहोगे कि आ जाओ बाहर निकल जाओ? देखिए ये उसकी अपनी इच्छा है, लोगों का अपना कंफर्ट होता है। मेरी कॉल 36 रुपए। मैं आपसे पूछूं तो, क्योंकि मेरे को अपने 50% के प्रॉफिट भी दिख रहे हैं।
देखिए मैं बिल्कुल 50% प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन अभी मतलब मुझे लगता है अभी चलना शुरू हुआ है, रुकना चाहिए, तो ठीक है, थोड़ा चलना चाहिए और रुक जाते हैं 36 के लिए, रुक जाते हैं। आप एक काम करना ना, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लो अगर आपको ज्यादा तकलीफ है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, दिल मेरी तरफ से थोड़ा सा छोटा है। मैं उन लोगों का सवाल आपसे पूछ रहा था, थोड़ा ग्रिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपका कन्विक्शन स्ट्रांग है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसके अंदर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ नेक्स्ट शेयर्स का। जी। और दूसरा सेम नेटवर्क 18 था, ये भी 35-36 के आसपास दिया था, ये तो ज्यादा नहीं चला है, लेकिन मुझे इसमें उम्मीद है कि 42 रुपए के आसपास के लक्ष्य इसमें जल्दी देखने को मिलेंगे। ये काउंटर भी ठीक ही चल रहा है, टीवी 18 की तर्ज पर ही ये काउंटर भी मजबूती दिखा रहा है। अब बात करते हैं जी, नेक्स्ट शेयर है हमारा जय भारत मारुति और IMFA। पहले मैं IMFA पर बात करता हूं। मैंने 246 के आसपास ही इस शेयर को दिया था, ये 246 के आसपास ही चल रहा है। काउंटर से मुझे मूव एक्सपेक्टेड था, लेकिन इसने दिया नहीं है, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को अगर इसमें से निकलना है निकल जाइए, क्योंकि जिस ब्रेकआउट की, जिस खबर की वजह से मैं उम्मीद कर रहा था वो सब चीजें हो चुकी, लेकिन काउंटर नहीं चला, तो आप बाहर आ जाए इस काउंटर से। ठीक है, एक बार IMFA से बाहर आ जाए, ये फिर से कोट अनकोट कर रहे हैं कि IMFA से बाहर आ जाए, जब वापस एंट्री करनी होगी तो वापस से री एंट्री एक बार देख लेंगे कि किस लेवल पे हमको कहाँ पे कैसे करनी है। बट फिलहाल आप IMFA से बाहर आ जाइए। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में आप अभी पैसा रखिए और उसके अंदर 36 रुपए का टारगेट है, 33 आ चुका है, 2 शेयरों पर चर्चा हो चुकी है। तीसरा सर जय भारत मारुति। जय भारत मारुति में आप बने रहिए। 212 रुपए का एक क्लोजिंग बेसिस का मेरा एक स्टॉप लॉस है कि अगर आपको इस वीक में ही ट्रेड करना है, मुझे लगता है कि वैसे तो इसको इस मंथ के एंड तक रखें तो बहुत ज्यादा अच्छा है, और इसमें छोटा एक स्टॉप लॉस बनाकर रखें 212 की क्लोजिंग का। वैसे मेरा मानना है कि ये शेयर यहाँ से एक अच्छा मूव दिखाना चाहिए, और अगर जो लोग इन्वेस्टर बन सकते हैं इस काउंटर में तो वो इन्वेस्ट कर रखें, और जो हमारा एक टारगेट है 238.40 का, उसका इंतजार कर सकते हैं। तो अभी किसी में स्टॉप लॉस नहीं कट रहे हैं, ना किसी में टारगेट हो रहे हैं, तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि स्टेटस को ही है। मेरी जो और ओपन कॉल्स हैं, लाइक एक इंडिया इन्फो लाइन है, और एक मैंने दिया था कॉस्को दिया था, तो ये सभी ऑलमोस्ट उन्हीं भाव पर चल रहे हैं, तो इनमें स्टेटस को है, इनमें आप होल्ड कर रखें। ठीक है, कॉस्को एक BSE वाला शेयर आपको ध्यान होगा, परसों उसकी बात करेंगे, 90 था, आज भी 90 ही है, हालांकि 90 का एक दो बार बीच में मार के आया हुआ है, बट ठीक है, उसको एक बार निगलेक्ट मारते हैं। IAFL इंडिया इन्फो लाइन 86 अभी वही चल रहा है, 86 का भाव है। IMFA से आप ऑलरेडी हमको बाहर करवा चुके हो सर, कि IMFA से बाहर आ जाओ। आप कह रहे हो कि एक बार टीवी 18 जो ब्रॉडकास्ट है उसमें बने रहो भी आप, तो टीवी 18 का आपका ब्रॉडकास्ट का भी इसमें बना हुआ है, और अब 33 भी है। और आपने एक शेयर जो एक और बोला था, वो कौन सा था इसके अलावा? कॉस्को का शेयर, कॉस्को तो मैंने आपको बताया था, तो 90 चलता है। ठीक है सर, 90। अब आप नया एडिशन करना चाहते हो तो आप बताओ। जी डिम्पी जी, केवल एक मैं आज आप सभी को ट्रेडिंग स्टॉक के तौर पर दोबारा से थेमिस मेडिकेयर पे ही दोबारा से राय दूंगा। याद होगा आपको कि इसको मैंने पहली बार दिया था 290 पर, और उस समय मैंने 340 का टारगेट दिया था। इसने 340 अचीव किया, इनफैक्ट ये 353 तक गया, और अब उसके बाद ये रिट्रेस होकर 320 तक आ गया है। मुझे लगता है कि अब इसका टारगेट मैं बढ़ा दे देता हूं। अब 350 के टारगेट के लिए आप इसको पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं, और इसमें एक स्टॉप लॉस बनाकर रखे 311 रुपए का, यानी कि आपको करीब 8 रुपए खोने के लिए हैं, और करीब आपको 30 रुपया यहाँ पर मिलने के लिए हैं। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये एक फार्मास्यूटिकल में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, और ये एक वैल्यू पिक है। सारे कारण मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अच्छे रिजल्ट्स थे, Q2 से और अच्छी उम्मीदें हैं, कंपनी का करीब 5 गुना तक प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी वैल्यूएशन वाइज करीब 8 रुपए की EPS इसकी एक क्वार्टर की है, तो 4 क्वार्टर की अगर एनुलाइज करें तो 32 रुपए की होगी। 15 के PE मल्टीपल पर भी ये काउंटर बहुत अच्छी वैल्यू दिखाता है, करीब 480 तक की भी दिखाता है। तो मेरा मानना है कि आप इसको फिलहाल ट्रेड ही करें 350 के टारगेट के लिए।
ठीक है, थेमिस मेडिकेयर हो गया 311 का आप एक स्टॉप लॉस दे रहे हो, 350 का टारगेट है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा लगा मेरे को। आपका क्या हैंड्स प्रूवन भी है, 2 बार आप इसको दे चुके, दोनों बार आपका हिट हुआ है शेयर। और अगर हम तीसरी बार भी ट्रेड ले लें और आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस मिले तो ये बात भी वाजिब है। तो 311 का आपका एक स्टॉप लॉस है, 320 पे चल रहा है, तो लेना चाहे तो 320 से 21 तक में प्राइस डाल के लेना, मार्केट डाल के मत डालना, 321 तक में ले लो, मिल जाएगा। 311 का एक एसएल रख दो और 311 की जगह में तो कहूँगा 310 ही रख दो, ठीक है। उसके बाद फिर 350 का एक टारगेट भी डाल के रख दो, वो भी डाल के रख दो सिस्टम में। अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर डालते हो या कवर ऑर्डर डालते हो, जैसे भी आपकी मशीन से अलाउ करती हैं, जैसे भी आपके सॉफ्टवेयर हैं या हाउसेज आपको अलाउ करते हैं, तो आप अपने ब्रोकर से कह के अपने स्टॉप लॉसेस टारगेट भी डलवा दो इसी करके थेमिस के अंदर। वे मेरे को 311 का मिला है ना, एक काम करो भैया, इसमें जरा 310 का एसएल भी डाल दो, मेरा स्टॉप लॉस भी डाल दो, और उससे बोल दो कि मेरा 348 से लेकर 50 तक में स्प्रेड करके मेरा शेयर निकालने का बिड भी डाल दो, सेल बिड भी डाल दो। तो ये भी आप करवा लिया करो अपने ब्रोकर से। ये तो खुद आजकल तो ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा है, तो खुद भी कर लिया करो, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा विवेक जी, कोई और शेयर जो आप ऐड करना चाहते हो थेमिस मेडिकेयर के अलावा? देखिए डीपी जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल ने अपने को एक स्टेबल जोन में लाकर खड़ा कर लिया है, और 375 सॉरी माफ कीजिएगा 475 के आसपास ये बहुत अच्छा यहाँ से सपोर्ट लेता है। तो इसमें 473 का 474 लगाता है, कभी किसी दिन 475 लगाता है। तो मेरा मानना है कि इसमें 473.50 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस बनाकर आप इस काउंटर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, एक्यूमुलेट करना शुरू करें। ये यहाँ से एक अच्छी बॉटम फिशिंग हो सकती है, और यहाँ से ये काउंटर करीब 500 सवा 500 की रेंज में जा सकता है। तो मेरा जो पहला टारगेट रहेगा वो जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि देखिए 485 और 90 की जोन में इसका एक मजबूत रेजिस्टेंस भी है। वहां पर अगर आज आपको मिल जाता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और 473.50 का स्टॉप लॉस लगा कर रखें। दूसरा, अगर ये उसके ऊपर जाता है 490 के ऊपर जाता है तो आप बाइंग प्राइस का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर 497 और 500 की रेंज के लिए आप टारगेट फिक्स कर लें। बाकी में नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे तब उसके ऊपर की चर्चा करेंगे कि ये कहाँ चार्ट को अपने ठीक करता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इसका एजीआर इशू के बाद जो कुछ एक कारण जुड़े थे कि ये क्यों गिरा, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास फोन्स आए थे जिसमें लोगों ने पूछा कि एजीआर का फैसला तो भारती के लिए तो अच्छा था, भारती क्यों टूट गया, आइडिया जबकि चला है। आप उसका अंतर देखिए, भारती में एक ओवर वैल्यूएशन जो थी वो इस चीज की भी थी कि शायद आइडिया खत्म हो जाएगी कंपनी, तो उसके सब्सक्राइबर जो होंगे वो भारती एयरटेल के साथ ऐड हो जाएंगे। लेकिन जब आइडिया को ऑक्सीजन मिल गया तो कहीं ना कहीं वो भारती में जो ओवर प्राइसिंग थी वो कहीं ना कहीं इसको नीचे की तरफ खींच के लाई। दूसरा कि अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आइडिया 12 रुपए पर क्यों रुक गया है। उसका मैं कारण बताता हूँ कि आइडिया में 12 रुपए पर रुकने का कारण यह है कि आइडिया को सबसे ज्यादा जरूरत एक तो फंडिंग की थी, जो कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया कि भाई 25,000 करोड़ रुपए हम जुटा रहे हैं। लेकिन आइडिया को उसके साथ साथ प्राइस हाइक करने की भी थी, उनको वो जरूरत है क्योंकि उनका आरपू केवल 114 रुपए है और उनको अगर सरवाइव करना है तो करीब 180 से 240 की रेंज में उनको आरपू अपना मेंटेन करना पड़ेगा। अब प्राइस हाइक वो होने नहीं दे रहे क्योंकि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसा कुछ प्लान कर रहा है कि 2,500 से 3,000 रुपए में, आपको याद होगा जिस तरह से रिलायंस कम्युनिकेशन अपने सीडीएमए टेक्नोलॉजी के साथ आया था, उसी तरह से रिलायंस जियो अपना इसके जीएसएम टेक्नोलॉजी के साथ सस्ते सेट्स और इन सब के लिए बातचीत कर रहा है, जिसमें उनकी डिक्सन टेक से भी बात चल रही है। डिक्सन टेक को बड़े मोबाइल उसके जो हैंडसेट के ऑर्डर्स मिल सकते हैं। डिक्सन टेक में मैंने देखा कि काउंटर में काफी तेजी देखने को मिली, करीब 9,000 तक आ गया वो शेयर। तो इस तरह की चीजें डेवलप हो रही हैं। अगर इस तरह से कुछ भी होता है, जियो अभी भी एग्रेसिव बनता है, तो कहीं ना कहीं ये भारती और आइडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला समय होगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म मुश्किल वाला समय है। मैं ये भी बता दूं, लॉन्ग टर्म में ये तीनों ही प्लेयर रहने वाले हैं, कोई नया प्लेयर आने वाला नहीं है। जो अभी फिलहाल में दिखता है कि कोई लॉन्ग टर्म में प्लेयर नया नहीं आएगा, ये 3 प्लेयर ही राज करेंगे इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को, और कहीं ना कहीं ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा ही लेंगे। तो ये मेरा मानना है। तो लॉन्ग टर्म निवेशकों को घबराने की इन दोनों ही शेयरों से जरूरत नहीं है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर लोग हैं
वो लेवल्स के हिसाब से अब काम कर सकते हैं। भारतीय में भी, भारतीय एक कंफर्ट जोन में आ गया, और आइडिया में जब भी कभी नीचे का मूव मिले आपको, तो आप उसमें दोबारा से ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर, ये जो आप कह रहे हैं खैर इन लेवल्स में भी हमको दिख ही रहा है कि मेगा सपोर्ट एरिया है, और ये सपोर्ट एरिया वही 74-75 के आसपास आके बन रहा है, जिसका भी आप स्टॉप लॉस भी दे रहे थे कि ये पूरे इस मैं बोलूँगा कि पूरे फेज का खत्म होना हो सकता है। खत्म तो खैर नहीं होगा, बट ये है कि थोड़ा और नीचे जा सकता है, बट आप इसको मान के चलो कि अच्छा सपोर्ट एरिया तो है ये। और सपोर्ट एरिया कहाँ से है? दिसंबर टू दिसंबर है ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये दिसंबर 2019 के, मैं पूरा साल बता रहा हूँ, ये पूरे साल के इंपॉर्टेंट लेवल्स को टच करने जा रहा है, 475-76 जो इंपॉर्टेंट है। कैरेडी हाउ, ये एक लर्निंग थी जो कि विवेक जी ने आपको सारी रीजंस बता दी। आई होप आपको अच्छे से सेटिस्फेक्शन मिल गया होगा भारतीय एयरटेल को। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच एक तो अपडेट देने के लिए, और आज एक थेमिस मेडिकल फिर से दिया आपने, IMFS से बाहर निकाल दिया, टी मीटिंग ब्रॉडकास्ट पे आप कह रहे हैं कि बने रहो 36 के टारगेट के लिए। भारतीय एयरटेल 473 का एक स्टॉप लॉस दे दिया आपने, इसमें बाय करने के लिए कह दिया, और प्लस आप कह रहे हैं कि जो आपके अलग अलग स्टॉक्स हैं जैसे IFL है, कॉस्को है, इसके साथ आप बने रहो, इसमें किसी भी तरह की फिलहाल भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ 2 मिनट और लेता हूँ, और जिनके भी सवाल भी रह गए पेंडिंग मैं जरा उनके ले लेता हूँ। प्रशांत सावंत जी ने पॉनी ऑक्साइड के बारे में बोला, मैं जल्दी जल्दी बताता चलता हूँ, आप देखते जाइएगा। पॉनी ऑक्साइड में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चार्ट से देख रहा हूँ 259, जिसके पास भी है जरूर 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 बना रहे इस शेयर के साथ, इस शेयर से बाहर नहीं आए। जिसके पास भी ये शेयर है जरूर बना रहे इसके साथ। फ्रेश बाय लेनी है तो किसी को लेना है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप मिलेगा, अगर लेना चाहता है तो उसकी मर्जी है। स्टॉप लॉस कम से कम 20 रुपए नीचे है 237 का, तो आपकी मर्जी है। अगर आपको 237 रुपए का स्टॉप लॉस जस्टिफाइड लगता है कि हाँ मैं ये रख लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर जरूर ले। अगर कोई और छोटा स्टॉप लॉस आता है तो वो फिर 241 का ही होगा, इससे ज्यादा नहीं। मैं लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि 237 का ही स्टॉप लॉस आप रखना। अगर इसको लेना चाहता है, किसी को लेना है तो जरूर जरूर ले सकता है। 259 पे है। ये तो हो गया पॉनी ऑक्साइड की बात। अच्छा, इसके अलावा सिप्ला और कैडिला दोनों शेयर देख लेता हूँ। सिप्ला पे हमारी शायद अभी बात नहीं हुई थी। सिप्ला अब एक नए ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है, ये भी तो ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर 800 के ऊपर आए तो अच्छा चलेगा। आपको क्या करना है, 800 के ऊपर आके एक बार इसको बाय कर लेना, और मैं बोलूंगा कि अगर एक बार नहीं भी करोगे तो आज के दिन छोड़ दो। आज फ्राइडे का दिन, आज के दिन छोड़ जाओ इसको छोड़ दो आप सिप्ला को आज के दिन, इसको आज करने दो पूरा 800 वाला लेवल, आज के दिन छोड़ दो। हाँ, कैडिला 412 हो गया पार, जिस 410 के लेवल की बात बोल रहे थे राजा जी को, हमने एक सवाल का जवाब भी दिया था। 412 इसका आज पार हो गया। डिप में मिल जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, डिप नहीं मिला तो हमसे क्या हुआ, हमसे सिर्फ शेयर ही तो छूटा, और क्या होगा। हमने कोई घाटा थोड़ी उठा दिया, उल्टा हमारी तो कन्विक्शन थी, तो हम खुद ही कह रहे थे कि शेयर अच्छा है। तो हमसे एक ही चीज हुई है कि हमने शेयर लिया नहीं। अभी तो क्लोजिंग बहुत दूर है, अब तो 3.5 की क्लोजिंग हो सकता है, शेयर वापस ना पलटी खा जाए, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पर भी हमको 410 पार होना चाहिए। क्लोजिंग तो भी 410 से पार नहीं है, तो ध्यान रखना इस चीज का भी। एक बार आपको जानना है। एक बार बजाज फाइनेंस और देख लेता हूँ, अभी भी किसी ने सवाल पूछ ही लिया और मेरे को देखना भी था ये शेयर। बजाज फाइनेंस हम कल परसों इसकी चर्चा कर रहे थे, ये शेयर थोड़ा कमजोर हो गया, ध्यान रखना। जिनके पास भी है ये शेयर कमजोर हो गया है। अभी जब तक ये 3500 3550 वाली रेंज को पार नहीं करता ना, ये मजबूत नहीं होगा। अभी 3450 चल रहा है, लेकिन 3450 का 3550 पे ही अब ये मजबूत होगा, ट्रेंड को वापस तेजी से बढ़ाएगा। टिल तब तक आप मंदा ही सोच के इसके अंदर चलो, क्योंकि इसका एक तो डबल टॉप है, मैं आपको दिखाई देता हूँ यहीं पे, एक तो डबल टॉप ये बन गया और दूसरा एवरेजेस है, और ये ब्रेकडाउन की तैयारी भी कर रहा है। मैं शॉर्ट तो नहीं बोलूंगा, वो ट्रेंडिंग शेयर है, बट थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। इंट्राडे के हिसाब से नो ट्रेड, शॉर्ट करूंगा नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया। अब हम आज इस कार्यक्रम को यही समेट रहे हैं। थोड़ा तबियत खराब होने के शो को थोड़ा एक्सटेंड नहीं करते, बड़ा नहीं करते, ताकि शो में जान बनी रहे, तो जितनी है उतने से काम चला रहे हैं। तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपका भरोसा, आपका विश्वास हमारे खुद का हमारा है, और हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। बाजार की शुरुआती आपाधापी के बाद शांति से बनाए पैसा। चलते फिरते, खाते पीते, घर हो या कार, 2 घंटे लाइव बाजार। शेयरों से जुड़े हुए सवालों का तसल्ली से मिलेगा जवाब, साथ ही होगा बेहतर विकल्प।
हर रोज फाउंडर इंडिया हिंदी पर बाजार 10 से 12 लाइव। कोरोना के संकट से पूरा विश्व आर्थिक मंदी के चपेट में आ गया। किसी पर ज्यादा तो किसी पर कम, लेकिन वैश्विक मंदी भारत समेत कहां-कहां कितना नुकसान करेगी इस रिपोर्ट में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसीज में से एक मूडीज का क्या कहना है। मूडीज ने साल 2020-2021 के लिए जीडीपी अनुमान के आंकड़े जारी किए हैं। मूडीज के अनुसार साल 2020-21 में भारत की विकास दर रहेगी 2.5%। कोरोना की वजह से सिर्फ 10 दिन पहले ही मूडीज ने माना था कि भारत की विकास दर साल 2020-21 में 5% से ज्यादा रह सकती है। इसके अलावा मूडीज ने भारत के अलावा कुछ और देशों की विकास दर को भी अनुमान लगाया है, वो आपके सामने है। भारत कोरोना से पहले 5.5% के आसपास जीडीपी का अनुमान था, लेकिन कोरोना के बाद विकास दर रहेगी 20-21 में भारत की 2.5%। चीन जो पहले कोरोना से पहले अनुमान लगाया था मूडीज ने, वो 20-21 के लिए था 4.5% से ज्यादा, जो घटकर 3-3.25% रह गया। अमेरिका के लिए जो अनुमान लगाया था वो था 1.5% की विकास ग्रोथ का, लेकिन जो घटकर अब माइनस यानी कि डी ग्रोथ हो गया है वो है -2%। मूडीज का कहना है कि पूरे यूरोप की जो ग्रोथ होती कोरोना से पहले वो थी 0.7% यानी कि करीब 0.25%, जो अब घटकर -2% यानी कि डी ग्रोथ हो गई है 2% से ज्यादा। मूडीज ने G20 देशों का अनुमान भी लगाया था। उन्होंने कहा कि ये विकसित 20 देश जो है इनकी विकास दर औसतन रहेगी 2% से ज्यादा, जो कि अब माइनस में चली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में जीडीपी की विकास दर घटकर अब 0.5% ही रह गई है। और अब बात करते हैं विश्व की दूसरी रेटिंग एजेंसी फिच की। फिच ने भी विकास दर के आंकड़े का अनुमान लगाया है। एजेंसी का मानना है कि साल 2020-21 में भारत की विकास दर 2% तक ही रहेगी, जो कि 32 साल में सबसे कम है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक कोरोना से पहले का अनुमान भारत के लिए जो लगा रहे थे वो करीब 5% से ज्यादा था, लेकिन अब इसको घटाकर 2% ही कर दिया। एजेंसी के मुताबिक सबसे ज्यादा असर तो टूरिज्म में, होटल में होगा, लेकिन इसके अलावा एसएमई और एनबीएफसी सेक्टर को भी काफी नुकसान हो सकता है। और अब बात करते हैं विश्व की तीसरी बड़ी एजेंसी केपीएमजी की। इसने भी जीडीपी का अनुमान लगाया है। कितनी रहेगी भारत की जीडीपी, ये अनुमान केपीएमजी ने लगाया, जो कि अभी 4.5% है। कोरोना को लेकर केपीएमजी का कहना है कि हम विकास दर को 3 हिस्सों में बांट देते हैं, जिसमें पहला हिसाब होगा मई जून तक। अगर भारत के साथ विश्व में कोरोना खत्म हुआ तो भारत बहुत तेजी से ऊपर आएगा और साल 20-21 में जीडीपी रहेगी 5%। दूसरा हिसाब, भारत में अगर कोरोना रुक गया लेकिन ग्लोबल मंदी रही तो भारत में इसका असर रहेगा। जीडीपी की विकास दर रहेगी साल 20-21 में 4% के आसपास। तीसरा हिस्सा, भारत में लॉकडाउन को बढ़ाया गया और विश्व मंदी रही तो भारत समेत पूरा विश्व में इसका असर दिखेगा। तो भारत की 20-21 में जीडीपी रहेगी 3% से नीचे। यह था जीडीपी को लेकर विश्लेषण। आगे यह सीरीज जारी रहेगी जिसमें अर्थव्यवस्था का आकलन हम करते रहेंगे, इसलिए बने रहिए फाउंडर इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, मेरा नाम शांतनु है और आप हार्ड टॉक हिंदी में हैं। आज हम अपना पहला एपिसोड शूट कर रहे हैं, जो हम क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ हमारे पहले एपिसोड में है कॉइन क्रंच इंडिया। ये एक न्यूज़ मैगजीन है इंडिया में, जो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में
स्टोरीज लिखती हैं और बहुत ही खासा काम कर रहे हैं। मेरे साथ है मिस्टर निमेश सैंघवी। निमेश, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने का। थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, बहुत मजा आएगा अभी। बहुत मजा आने वाला है। निमेश, हमारे जो हिंदी स्पीकिंग क्राउड है उनके लिए बताना बहुत जरूरी है कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन नामक या बिटकॉइन नामक कुछ चीज होती है। तो अगर मुझे हिंदी में उनको समझाना हो कि भैया बिटकॉइन क्या है, आप क्या समझाएंगे, कैसे समझाएंगे उनको आप? वैसे देखो, हम लोग हिंदी में ही ज्यादातर लोगों को समझाते हैं, बिकॉज इंडिया में हिंदी ज्यादा प्रोमिनेंट है, ज्यादा बातचीत होती है। ठीक है, बीच बात में इंग्लिश के वर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो जब भी मैं किसी अनजान आदमी को मिलता हूँ और उससे मुझे बताना होता है कि बिटकॉइन क्या है, तो मैं उनको शुरू करता हूँ इस चीज से कि आपकी सैलरी कहाँ पे आती है, राइट? तो वो बोलते हैं बैंक अकाउंट में आती है हमारे। फिर अमन संदुजा करके एक टुवर्ड्स ब्लॉकचेन है, उनके प्रेजेंटेशन से मैंने एक एग्जांपल उठाया। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि आपकी सैलरी जो आती है, आपको क्या लगता है वो पैसे की वैल्यू 2-3 साल में कितनी रहेगी? सो बोलते हैं कि हाँ, थोड़ी सी कम होगी, इन्फ्लेशन होगा, ये होगा। तो क्या है कि हम लोग उसको म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर देते हैं। मैंने कहा कि नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप उसको बचा रहे हो आपके पैसे को इन्फ्लेशन से, प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन हो क्यों रही है, राइट? वो होनी ही नहीं चाहिए। किसी भी कहीं पे भी आप जाओ, आपको ऐसा क्यों है कि आज आपकी डेयरी मिल्क चॉकलेट जो है, वो अमन का जो एग्जांपल है, डेयरी मिल्क चॉकलेट इतनी बड़ी है और 10 साल बाद वो इतनी सी हो जाएगी 5 रुपए में। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होना नहीं चाहिए। वो हो रहा है क्योंकि सरकार पैसे छापे जाती है, राइट? तो मैं बोलता हूँ कि तो इस चीज को फाइट करने के लिए जो बिटकॉइन है वो डिजिटल करेंसी है, उसको आप वेरीफाई कर सकते हो कितने बिटकॉइंस है, किसके पास, किसके वॉलेट में कितने बिटकॉइंस है, ये करेंसी आप देख सकते हो। आप देख सकते हो अभी आपके इंडियन रुपीस किसके पास कितने, सरकार ने कितने छापे, या फिर उनको अगर ज्यादा पैसे इकट्ठा करने तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ जाते हैं, उससे वो वैल्यू बढ़ जाती है, लोगों के पैसे मतलब मार्केट में आ जाते हैं और करेंसी। तो इन सब चीजों की वजह से आपकी रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। और बिटकॉइन जो है वो फाइनाइट है, 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइंस होंगे, जिसको ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ 10 लाख है तो हमारे तो 100 करोड़ लोग हैं तो कैसे यूज करेंगे। दैट कैन बी ब्रोकन डाउन 8 डेसिमल पॉइंट्स तक, 0.00000001 तक जा सकता है वो। तो 100 करोड़ क्या, पूरी दुनिया की आबादी के पास इनफ रहेगा। तो एक बिटकॉइन बहुत ही निमित मात्र है। 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही बनेंगे और आज के दिन में 1 करोड़ 70 लाख के ऊपर थोड़े बिटकॉइन सर्कुलेशन में आ चुके हैं। सर्कुलेशन में आने की प्रक्रिया भी बहुत डिफरेंट है। हाँ, ओके, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई पैसे छापती है और लोगों में बांटती है, उसी तरह से बिटकॉइन जो है वो एक प्रोसेस है, एक अकाउंटिंग प्रोसेस से निकल के आता है। ये अकाउंटिंग प्रोसेस भी ऑटोमेटेड है, isn't it? यस, ऑटोमेटेड है। और ये है कि कोई भी आदमी उठ के बिटकॉइन नहीं छाप सकता। दे हैव टू, प्रूफ ऑफ वर्क बोलते हैं हम उसको। उनको मेहनत, उनके कंप्यूटर्स को मेहनत करनी पड़ती है, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके उनको वो बिटकॉइन का जो नए जनरेट होते हैं बिटकॉइन, उसका रिवॉर्ड मिलता है। तो वो ऐसे ही बिटकॉइन जनरेट भी नहीं होता है। अब यूँ लीजिए, इस तरह से बैंक में मैंने निमेश को एक चेक दिया या पैसे दिए, वो निमेश बैंक में जमा करता है, तो आपका बैंक का खजांची हो जाए तो बैठा हुआ है वहां पे इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए। जैसे ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई होता है, वो आपके रिकॉर्ड में, बैंक के रिकॉर्ड में, निमेश के रिकॉर्ड में, मेरे रिकॉर्ड में लिखा जाता है बैंक स्टेटमेंट में, और बदले में जो आपका बैंकर है उसको एक सैलरी मिलती है। करेक्ट, ऑलराइट। अब आप बिटकॉइन में देखिए, बिटकॉइन जो है, जब सतोशी नाकामोटो नामक एक शख्स है, कौन है लोग कोई जानता नहीं उनको, उन्होंने ये चीज बनाई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि ये कंप्यूटर से बनेगी। अभी कैसे बनती है? जैसे ही मैंने बिटकॉइन भेजा निमेश को, तो एक कंप्यूटर बैठा है कहीं पे जो आपके खजांची का काम करता है, और वो खजांची क्या करता है, जैसे ही उसने इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया, उसको टिक मार्क मारा कि हाँ ये ठीक है, बदले में उस कंप्यूटर को कुछ बिटकॉइन रिवॉर्ड मिले जाते हैं। और ये है, और यही नहीं, मतलब बैंक में एक बंदा वेरीफाई करता है और बैंक पूरी एक सेंट्रलाइज्ड कंपनी है, वो वेरीफाई करती है। लेकिन बिटकॉइन में कोई भी, दुनिया में कोई भी एक कंप्यूटर पे वो एल्गोरिदम चला सकता है और उनका कंप्यूटर, उसके कंप्यूटर पे वो पूरे लेजर की कॉपी रहती है।
जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए उसकी कॉपी रहती है, और हर कोई मिलके उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है। मतलब अगर किसी ने कुछ गलत करना चाहा तो बाकी करोड़ों कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो जिनको पता चल जाएगा कि ये गलत कर रहे हो, उनको बाहर निकाल जाए, वो ट्रांजैक्शन को बाहर निकल दिया जाएगा। तो आप समझ लो कि बैंक एक है, वो बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन करो, अगर बैंक चाहे तो उसको टिक मार्क करके अप्रूव कर सकती है। मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता, लेकिन ऐसा होता रहता है, आजकल न्यूज में आप देखते रहते हो, राइट। लेकिन बिटकॉइन में जब करोड़ों कंप्यूटर कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा बिटकॉइन किसी को जनरेट करके नहीं दे सकता, क्योंकि पता चल जाएगा वो करोड़ों कंप्यूटर को। और वो करोड़ों कंप्यूटर इन सिंक होते हैं, मतलब ये सारे है इन कि सिंक होते हैं। मतलब जिस समय मेरा कंप्यूटर वो टिक मारता है, उसी समय में इसी के पास में सेम ट्रांजैक्शन जाती है, तो जाके बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन पूरे ग्लोबली, पूरे देश, हर जहाँ जहाँ ये कंप्यूटर है वहाँ पे जाके फीड हो जाते हैं। तो ये बहुत ही एक अमेजिंग सी प्रोसेस है। एग्जैक्टली बहुत ही जरूरी प्रोसेस है, जो अब एक ब्लॉकचेन नामक टेक्नोलॉजी में आ रही है। हाँ, ऑलराइट। अब ये टेक्नोलॉजी इंडिया में तो गवर्नमेंट कहती है कि हाँ हम कर सकते हैं, हम ब्लॉकचेन को हम जरूर मानते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, इससे स्पीड बढ़ती है, इससे सिक्योरिटी बढ़ती है। लेकिन वो जो अंदर की जो उसकी करेंसी है, जो उनका टोकन अंदर में है, उसको वो यूज नहीं करना चाहते। सही बात। उस प्रणाली को वो नहीं लाना चाहते इसके अंदर। ऑलराइट। तो ये ब्लॉकचेन नामक जो जानवर है, हम कैसे समझाएं इन लोगों को कि ब्लॉकचेन क्या है और किस तरह से हम ऐसे बताते हैं, ठीक है। आप एक रूम में बैठे हो, आपके पास आप 15-16 लोग बैठे हो उस रूम में, ठीक है, और जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो आप 15-16 लोग सारे अपने पेपर पे नोट कर रहे हो, सबके पास है वही पेपर, तो वो हो गया आपका, वो पेपर हो गया आपका ब्लॉक। ओके, ठीक है। अब 15-16 लोग में से, जैसे हमने बोला कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है बिटकॉइन में, वैसे जिसने भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करी, 15-16 लोगों को एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी जाती है, जिसने भी सॉल्व करी उसका पेपर जो है वो आगे पहुंचा दिया जाएगा, और वो ब्लॉक जो है वो पूरे लेजर में इंक्लूड हो जाएगा, और वो लेजर ब्लॉकचेन कहलाता है। और वो लेजर जो है वो ब्लॉकचेन कहलाता है। क्योंकि सॉरी प्लीज, मतलब माने सिंपल सी बात है कि 15-16 लोग सेम डेटा लिख रहे हैं, उनके पेपर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक जिसने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसका डेटा चला जाता है। अभी मान लो आप कि ये ब्लॉकचेन है जिसमें जिसका डेटा जाता है उसको उसकी मेहनत के लिए बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन अब आप उसको, जो सरकार चाहती है ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट करना, उसको प्राइवेट ब्लॉकचेन या परमिशन ब्लॉकचेन बोलते हैं हम लोग, उसमें ये बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज का रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो अब आप मुझे बता दो कि वो 16 लोगों को क्या इंसेंटिव है कि वो उसमें सच लिखे या उसमें इतनी मेहनत करे। करेक्ट। तो आपने टोकन हटा दिया तो वो 16 लोग मिलके कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। ये सिंपल, और ये 16 लोग, तो मैं 15-16 लोग का एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप इंडस्ट्री वाइड जाए तो वहां पे हजारों कंप्यूटर्स होंगे, तो और छोटी इंडस्ट्री में जाओ तो 10-12 कंप्यूटर होंगे। 10-12 कंप्यूटर में से सिर्फ 50% कंप्यूटर्स को कुछ एक झूठ को पुश करना है और वो हो जाएगा, पुश हो जाएगा। तो अगर हम लोग के पास इंसेंटिव नहीं है, अगर हम लोग को किसी को पनिश नहीं कर सकते कि अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसकी सैलरी काट दी जाएगी, वैसा पनिशमेंट नहीं दे सकते, तो वो ब्लॉकचेन किसी काम का नहीं है। तो मेरा तो करप्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, करप्शन, एग्जैक्टली। फिर ब्लॉकचेन की जरूरत क्या है? बिल्कुल जरूरत क्या है, पर ये शायद गवर्नमेंट को समझ में आएगा, और शायद जो वो हमें ये सिस्टम देंगे कि हम क्रिप्टो करेंसी भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि अभी उन्होंने किया नहीं है, अब तक तो उन्होंने कोई हमें जवाब नहीं दिया इस मामले में। तो अब आप मुझे बताओ निमेश, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि भविष्य क्या है क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में और ब्लॉकचेन का इंडिया में, जो बिजनेस करना चाहते हैं या जो इसको इसमें अपने आप को इसमें डालना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं। ओके, शांतनु, भविष्य का तो ऐसा है कि देखो, सरकार ने अगर मान्य नहीं किया क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट, तो लोग यहाँ से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, फिर वही हो जाएगा कि ब्रेन ड्रेन 2.0 हो जाएगा, कि अब ब्लॉकचेन के डेवलपर्स है या क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स है, वो हमारे पैसे, देश के पैसे लेके बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनके प्रॉफिट का टैक्सेस भी बाहर देंगे। फिर हमारी जो है इनकम, हमारे देश की जो एक इनकम बन सकती थी, वो चली जाएगी। इससे पहले ये हो चुका है। कोई भी इंजीनियर को उठा लो, किसी भी इन्फोसिस एंड टीसीएस ऑफ द वर्ल्ड में कोई भी काम कर रहा है, उसका एक गोल होता है ऑन साइट जाने का, उसको बाहर जाना है, उसको ज्यादा पैसे कमाने हैं।
ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया ने वो मूवमेंट जब था, जब वो पायनियर बन सकता था, वो मिस कर दिया। अब हम ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी में यही देखेंगे, कर रहे हैं। अगर भविष्य में एक्सेप्ट कर लिया तो हमारी इंडस्ट्री यहाँ रहेगी, यहाँ से ग्रो करेगी, यहाँ से गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज निकल के आएगी आगे जो ब्लॉकचेन का फ्यूचर रहेगा उसमें। और अगर हम लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया तो बाहर से निकल के आएगी, उसके पीछे रहेंगे। जैसे गूगल के पीछे सुंदर पिचाई है, वैसे इन कंपनीज के पीछे भी एक इंडियन रहेंगे, लेकिन वो वहाँ के सिटीजन बाहर के होंगे और वहाँ भारत में पे हम ऐसी कंपनियां नहीं देख पाएंगे जो टेक्नोलॉजी के क्रिएट करती है, जो टेक्नोलॉजी बनाती है। ग्रेट निमेश, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का। हमने हिंदी वालों जो हमारे स्पीकिंग है उनको हमने ये बताया। थैंक यू वेरी मच निमेश, आपका Thank you बहुत so धन्यवाद। much. नमस्कार, आपसे दोबारा मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया और आज हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं अपनी एक खास पेशकश आरटीआई लेंस। देश में, प्रदेश में किन चीज़ों में, किन विषयों पर क्या-क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, किस तरीके से आरटीआई एक्टिविस्ट अपनी बात को आगे रख रहे हैं, उन तथ्यों को बाहर ला करके आरटीआई के माध्यम से निकाले हुए तथ्यों को बाहर ला रहे हैं, जनता के सामने पेश कर रहे हैं और वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि अलग-अलग विषयों पे है, अलग-अलग लोगों से उसका सरोकार है। और इस सीरीज में आज हमारे साथ देश के बड़े जाने-माने आरटीआई एक्टिविस्ट हरिंदर ढींगरा जी हमारे साथ में हैं। हरिंदर ढींगरा जी का नाम हरियाणा ही नहीं, हिंदुस्तान के कोने-कोने में आरटीआई एक्टिविस्ट में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बहुत सारी, मतलब हजारों, जहां तक मुझे समझ में आता है शायद कई हजार आरटीआई दाखिल करके और सरकारों के नाक में दम किया हुआ है एक तरीके से, जब वो ये इन तथ्यों को निकालते हैं और सरकार के सामने इस तरीके के सवाल खड़े करते हैं जिसका कि जवाब सरकार को देना मुश्किल होता है, तो सरकार हिलती है, कहीं ना कहीं चीजें बदलती हैं, कहीं ना कहीं उनका असर होना शुरू होता है। धन्यवाद ढींगरा जी हमारे शो पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इनिशिएटिव लिया, हमारी बात बहुत लोगों तक पहुंचेगी आपके माध्यम से, इसके लिए आपका आभार। ढींगरा जी, अब तक कितनी आरटीआई आप दाखिल कर चुके हैं? हम 8800 आरटीआई कर चुके हैं आज तक, 8800। 8800, जी, जिसमें हरियाणा सरकार और हरियाणा से जुड़े हुए मुद्दे भी हैं और देश से जुड़े हुए मुद्दे भी जी, हैं? सारी जगह हम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, सब जगह लगाते हैं। आज आरटीआई लेंस में जिस मुद्दे को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस पे चर्चा करने जा रहे हैं, वो है अरावली। अरावली को एनसीआर का, दिल्ली क्षेत्र का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स, जैसे दुनिया का लंग्स अमेज़न जंगल्स को बोला जाता है, उस तरीके से अरावली को दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों के फेफड़े, लंग्स के रूप में जाना जाता है कि अगर अरावली नहीं होगी तो हमारे लिए सांस लेना मुश्किल होगा। ये देश की राजधानी सांस नहीं ले पाएगी, ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी। अगर आपको याद हो, और पिछले सालों में और इस अभी वो सीजन आने वाला है, वो मौसम आने वाला है जब फिर से एक बार प्रदूषण अपनी चरम पे होगा, जब पराली जलाई जाती है हरियाणा और पंजाब के गाँव में और खेतों में, और उसके बाद उसका धुआं और भी कई तरीके का प्रदूषण और कोहरा और सबके साथ में मिल करके ये इस दिल्ली क्षेत्र का दम घुटने लगता है। और उसमें अगर कोई बचा सकता है कोई चीज, इसका जो इलाज है, तो वो प्रदूषण को रोकने वाले एक ही चीज है, वो है अरावली। ढींगरा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जब हम कहते हैं कि थार का रेगिस्तान बढ़ रहा है और वो दिन दूर नहीं, मतलब कुछ एक 100 सालों में या शायद 100 साल के अंदर में ही वो थार यहाँ तक आ सकता है, दिल्ली तक। हम इसको रेगिस्तान देख सकते हैं, हो सकता है आने वाली पीढ़ियां हमारी दिल्ली को रेगिस्तान के रूप में देखें। उसको रोकने के लिए आप कहते हैं अरावली है। जी, क्या महत्व है अरावली मेरा का? मानना ये है कि जो थार एज पर यूएनओ की स्टडी है, वो 1.25 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर हर साल बढ़ रहा है इस तरफ, और कोई 100, 125, 150 साल में वो दिल्ली को भी खा जाएगा। लेकिन अरावली एक ऐसी जगह है जो उसको रोक रही है। ये जो उसकी एडवांसमेंट है, ये अरावली रोक पा रही है, क्योंकि इसके अंदर पेड़ हैं, इसके अंदर पहाड़ हैं, इसके अंदर वाटर जो रिसोर्स होता है उससे रुकता है, डेजर्ट रुकता है इन चीजों से। ये रोकने के लिए सबसे इफेक्टिव हथियार।
और अरावली की जहां आपने बात की है, मैं आपको बताऊं, अरावली जो है हमारे वाटर का, अंडरग्राउंड वाटर का रिचार्ज करने का सब सर्वोत्तम साधन है। इससे बढ़िया साधन हमारे पास नहीं है। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, हमें बम की जरूरत नहीं है। अगर हमने अरावली को हटा दिया तो वैसे ही लोग मर जाएंगे। पीछे 780 786 में देख रहा था, पीएम तक आ गया था, AQI हमारा नीचे गिर चुका है। अगर ये कहते हैं 1100 से ऊपर चला जाए तो यहाँ लोग मरने शुरू हो जाएंगे। अगर अरावली नहीं रहेगा तो ये सब मरने का पूरा चांसेस है। इसलिए अरावली का अपना महत्व है और अरावली को हर हाल में हमें मजबूत करना। जहां एक तरफ हम बात करते हैं कि अरावली को बचाना चाहिए, अरावली को मजबूत करना चाहिए, वहां हरियाणा सरकार शायद एक PLPA जो एक्ट है जिसके अंतर्गत जंगलों को बचाया जा सकता है या उनके रोकथाम है, उनको रोक है कि उसके ऊपर में कुछ कोई अतिक्रमण ना हो, किसी अलग तरीके का कोई जंगल ना कटे, जंगल नष्ट ना हो। उसके अंदर में जो हरियाणा सरकार एक अमेंडमेंट ला रही है या लाई थी, वो क्या था? हरियाणा सरकार ने PLP है जी, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट। इस एक्ट का मुख्यतः यही है जो एप्लीकेबल टू होल ऑफ हरियाणा है। इसका मुख्यतः ये उद्देश्य है कि सॉइल इरोजन जो से इन्होंने जो अमेंडमेंट लाए हैं, अरावली से ये 50,000 हेक्टेयर को फ्री करना चाहते हैं उस अमेंडमेंट के थ्रू। अमेंडमेंट असेंबली से पास हो गई, लेकिन कंथ एन्क्लेव का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, वहां दरखास्त लगाई गई। माननीय न्यायाधीशों ने इस बात को सुना और हरियाणा सरकार से कहा इसको बिना हमारे उसके आप हम लागू नहीं कर सकते। अगर वो लागू हो जाती है तो 50,000 हेक्टेयर अगर अरावली से कट जाता है, पहले ही हमारा जो फॉरेस्ट कवर है देश का 6.6% है। हमारा उद्देश्य जो है देश का वो 30% ले जाना है फॉरेस्ट कवर को, हम 3% पे भी नहीं है। अरावली उसमें 90% शेयर होल्डर है ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ हरियाणा। अगर हमने 50,000 हेक्टेयर छोड़ दिया तो हम 2% आ जाएंगे। कहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम इसको 2016 में उन्होंने कहा कि हम इसको 6% ले आएंगे 19 तक, कहाँ उसको वापस ले जा रहे हैं। अभी तो सर्वोच्च न्यायालय हमारी मदद के लिए आ गया है, पर सरकार को ये बिल्कुल त्यागना होगा। ये जो अमेंडमेंट करके उन्होंने एक्ट जल्दी जल्दी में पास कराया है, एक ही दिन में पेश किया, एक ही दिन में पास कराया, ये जल्दी से फॉरेस्ट का सत्यानाश होगा, आसपास के इलाकों का सत्यानाश होगा और ये बिल्कुल बर्बादी लेके आएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार चाहती है कि 50,000 हेक्टेयर अरावली का जंगल कुछ और हो जाए, उसके अंदर में कुछ, तो क्या ये प्रोग्रेस नहीं है, क्या प्रगति नहीं है कि उसके अंदर में उद्योग लगेंगे, उसके अंदर में लोग रहेंगे या उस तरीके की चीजें? जनाब उद्योग लगे बने, अगर हवा ही नहीं रहेगी, अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा तो क्या करेंगे उद्योग बना के? वहां लोग कैसे जिएंगे? हवा होगी नहीं, पानी होगा नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है हवा। हवा के बिना आप नहीं रह पाएंगे। आपने देखिए लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ से भागे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ नवंबर में ये हाल हो जाता है। और हाल का सिर्फ दोष दिया जाता है, सबसे ज्यादा हम इंडस्ट्रियल उससे कर रहे हैं। उससे ज्यादा जो हमारा डैमेज है, जो बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं, हम जो अरावली को तोड़ते जा रहे हैं, अरावली को खत्म करते जा रहे हैं, उससे ज्यादा डैमेज हो रहा है हमको। हमें इस हाल को रोकना होगा। ये कोई 50,000 हेक्टेयर जो छोड़ रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकारें पॉलिटिकल और बिल्डर्स लॉबी के अंडर में आ जाती है, उनके प्रेशर में आके जमीन छोड़ना चाहते हैं। ये जमीन अगर छोड़ी गई तो विनाश होगा। आप इस विषय को लेकर के कोर्ट में गए, आपने इस पे रिट दाखिल जी की, जी जी। न्यायालय से आपको किस तरीके का रिस्पांस मिला? और माननीय उच्च न्यायालय ने, हमारी जो चीफ जस्टिस की बेंच ने इसमें नोटिस जारी किया। सरकार पिछली 3 डेटों से टाइम मांगी है जवाब देने का, जवाब उनके पास है नहीं। हमने सिर्फ ये मांगा है कि जितना अरावली एरिया है, गोवर्धन जजमेंट और MC मेहता की जजमेंट के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट की है, इसको फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाए। डीम्ड फॉरेस्ट जो होता है वो फॉरेस्ट माना जाता है। अगर ये फॉरेस्ट डिक्लेयर हो जाता है तो MOEF का सर्कुलर है कि 7 मई 1992 का कि कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। जब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, ये एरिया रहेगा, यहाँ और पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो और पानी इकट्ठा होगा, रिचार्जिंग होगी, हवा बढ़िया होगी, लोगों के लिए बेहतर होगा जी। उस रिट में आपकी प्ली क्या है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? न्यायालय से मांग क्या रहे हैं? हम न्यायालय से इतना कह रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंथ एन्क्लेव में जो कहा है, गोवर्धन जजमेंट में जो कहा है, MC मेहता जजमेंट में कहा है, उसको इम्प्लीमेंट कर दें। इसको अरावली को फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर दें। इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कोई रिहायशी, हम नहीं कह रहे कि आपके अगर जगह वो है और फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर हो जाता है तो आप पेड़ ना उगाएं। अगर आपकी है तो आप उगाएं, लेकिन वहां बस्तियां मत बसाएं, वहां कॉलोनी मत बसाएं, वाइल्ड लाइफ मत भगा दें वहां से। बिना वाइल्ड लाइफ के एनवायरमेंटल सोल्यूशन, संतुलन नहीं बिगड़ेगा, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर संतुलन बिगड़ गया फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है ऑफ फॉरेस्ट,
अरावली फॉरेस्ट स्पेसिफिकली, क्या वो अभी एम्बिगुअस है, कुछ ग्रे एरिया है उसके अंदर? हरियाणा उसमें निकालता है जी कि ये असल में टोटल के टाइम से ये क्लासिफाइड हुए थे, गैर मुमकिन पहाड़, गैर मुमकिन दर्रा, गैर मुमकिन पानी, गैर मुमकिन दरिया, गैर मुमकिन ब्रिज, ये सब उस टाइम हुए थे, वो चले आ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कुछ लोगों ने पॉन्ड्स जो थे हमारे वो सारे भर दिए, अब वो कह रहे हैं ये पॉन्ड्स नहीं रहे इसलिए ये फॉरेस्ट नहीं है। हरियाणा सरकार तकनीकी कारणों से निकाल रही है उसको, एक यही सरकार नहीं, सब सरकारों का यही हाल था, जमीन बचाने के लिए, जमीन निकालने के लिए ये नए नए हथकंडे अपनाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हम अपनी कोई डेफिनेशन नहीं ला रहे, उसी डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट करो, लेकिन सरकारें तरीके निकाल रही हैं कि जमीन बच जाए वहां से। ढींगरा जी, ये अरावली का जो जंगल है, ये दिल्ली से होता हुआ, हरियाणा से होता हुआ और राजस्थान तक जाता है जी, माउंट आबू तक। माउंट आबू तक जी। और जहां तक हमारी जानकारी है, दिल्ली इसको नहीं छूता है, बिल्कुल कंप्लीटली फॉरेस्ट है। राजस्थान ये कंप्लीटली फॉरेस्ट है। ये हरियाणा में इस अरावली को क्या हो जाता है कि इसके अंदर में ऐसी क्या चीज है? हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ की बिल्डर लॉबी ज्यादा स्ट्रांग है सरकारों से। आपको हैरानगी होगी, 1999 में अरावली में एक जगह थी रायसीना, यहाँ प्रेसिडेंट हाउस जो बना है, ये रायसीना के लोग यहाँ से अंग्रेजों ने निकाले थे प्रेसिडेंट हाउस बनाने के लिए, गवर्नर हाउस बनाने के लिए, और ये चले गए, इनको बसाया गया था वहां पर, ये बादशाहपुर से आगे जाके अरावली रेंज में, वहां रायसीना गांव बन गया था। उन बेचारों के पास नहीं थे बिल्डर्स लोग, उनसे फार्म अंसल ने ले ली जगह, अंसल ने वहां फार्म हाउसेस काट दिए, 1200 फार्म हाउसेस काट दिए हैं, 600 फार्म हाउसेस में लोग रह रहे हैं। और माननीय चौटाला साहब ने 1999 में इसमें पाथवे स्कूल को सीएलयू दे दिया। क्या आप एमओईएफ का सर्कुलर 1992 का सीएलयू दे सकते हैं? जहाँ हॉस्टल है, 150-200 बसें रोज जाती हैं, वहां पर लोग रह रहे हैं, 1000-2000, आपने बस्ती बसा दी। आपने तो सत्यानाश करने का कोशिश की, उन्होंने बढ़ाई, हुड्डा साहब ने और सीएलयू दे दिया, खट्टर साहब ने अब एक और रोड निकाल रहे हैं सखतपुर से वहां पर। तीनों सरकारें पूरी तरह उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, पूरा सत्यानाश करने के पीछे पड़े हुए हैं। ये हमारी बदकिस्मती है, दिल्ली वाले नहीं कर रहे हैं, राजस्थान वाले नहीं कर रहे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा में जितनी भी सरकारें आती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन बिल्डर लॉबी सर्वोच्च है इनके लिए। कोई भी सरकार है, कोई भी, अब तो इस सरकार ने तो सत्यानाश ही कर दिया जी। ये सरकार में माननीय नरवीर सिंह अपने कुछ जमीनें उनकी निकलती थी सकतपुर के पास, जो इन्होंने वक्फ बोर्ड से ले रखी थी, उसके पास से रोड निकाल रहे थे जीएसपीआर। हमने उनको बताया आप नहीं निकाल सकते एमओईएफ से, नहीं माने। हम गए एनजीटी, 7-14 डेटें पड़ी, हमने जवाब दिए, उन्होंने जवाब दिए, जवाब फाइल हुए, फिर सरकार को देना पड़ा एफिडेविट लिख के वहां पर कि नहीं हम नहीं निकालेंगे। 12 किलोमीटर निकाल रहे थे इस अरावली से। अब 12 किलोमीटर रोड अगर अरावली में से निकल जाए, क्या बचेगा जी? वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगी? आज की डेट में भी 30 दिन में 10 चीते तो आज भी साइट होते हैं, वहां हर तरह का वाइल्ड लाइफ है। अगर आप इतनी रोडें निकालेंगे, पेड़ का सत्यानाश करेंगे, पानी खत्म हो जाएगा, कहाँ जाएंगे आप? इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जीएसपीआर क्या था, क्या प्रोजेक्ट था? ये ग्रेटर एंड साउदर्न पेरिफेरल रोड थी, ये थी ताकि बाकी जो मेन हाईवे इससे कम, ये एम्बियंस मॉल से निकलनी थी, बायोडाइवर्सिटी पार्क होते होते ये बादशाहपुर में से निकलकर और ये हल्दीराम के पीछे से पहुंचनी थी, ताकि बार बार हो जाए। इसकी पहले अप्रूव्ड है, मास्टर प्लान में, हुड्डा के टाइम, हुड्डा साहब के टाइम में ये हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, उसका रास्ता कम किया ताकि वो 12 किलोमीटर अंदर से निकल जाए, उस 33 को 30 करने, 2-3 किलोमीटर बचाने के लिए 12 किलोमीटर ये फॉरेस्ट में से निकाल दी। और जो हद की बात यह है कि या तो राव नरवीर सिंह के या उनके साथियों के आसपास जगह पड़ती थी। ये रास्ता इसलिए बदला गया, हमने ये कोर्ट में कहा लिख के कि ये रास्ता इसलिए बदला गया है, ये किसी और कारण से नहीं बदला गया कि 1-2 किलोमीटर। लेकिन ये विषय अभी भी सब जुडिस है, नहीं, इन्होंने कोर्ट में इन्होंने लिख के दे दिया, कोर्ट में एफिडेविट दिया सरकार ने कि हम पुराने से ही निकालेंगे, हम नया रास्ता त्याग रहे हैं। तो ये आपकी एक जीत है? जी जी, ये बहुत रब की बहुत कृपा है। तो उसके चलते एक 12 किलोमीटर का स्ट्रेच 12 किलोमीटर बच गया जो कि जंगल से सड़क हो सकता था, और सड़क की वजह से और कितना खराब हो सकता था। फिर उसके बाद आसपास डेवलपमेंट शुरू हो जाती, कॉलोनीज बननी शुरू हो जाती, प्लॉट बढ़ जाते और बस खत्म बना। एक और आपको जहां तक मुझे जानकारी है कि एक और आपकी जीत थी जो की थी ग्वाल पहाड़ी। जी जी जी, ग्वाल पहाड़ी का क्या मुद्दा था? ग्वाल पहाड़ी में गैर मुमकिन पहाड़, विलेज पंचायत जमीन, चौटाला साहब ने 1999 में, डॉक्टर हरबख्श सिंह डीसी हुआ करते थे, उनको कहा कि बांट दो। अपीलें हुई, हुड्डा साहब के टाइम में उसको एसईजेड की परमिशन दे दी गई, वहां पर गैर मुमकिन पहाड़ फॉरेस्ट एरिया में एसईजेड बनाने की परमिशन दे दी गई। खट्टर साहब ने डीओ लिखा डीसी, तत्काल डीसी टीएल सत्यप्रकाश को कि इसकी आप जल्द करके इनको फैसला करो। ये सारे तथ्य हम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सामने लाए।
हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी लोकल कोर्ट को कि इसकी टाइटल डीड डिसाइड करो। मीन्स पे एमसीजी को 200 एकड़ जमीन हाई कोर्ट ने वहां पर मौके पे दिलवाई। 264 एकड़ में अभी स्टेटस को कर दिया हाई कोर्ट ने, लेकिन वहां कोई ना कंस्ट्रक्शन हो सकती है, अब यथास्थिति बनी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जी। 200 एकड़ जमीन हम वापस एमसीजी के पास ले आए। 264 एकड़ एरिया में हम आगे कुछ नहीं करने दे रहे, वरना वहां पर ये लोग फैक्ट्रियां लगाने वाले थे, ये लोग अपने वहां फार्म हाउसेज बनाने वाले थे, कुछ रिटायर्ड जजेस के थे, कुछ आईएएस अफसरों के थे, कुछ आईपीएस अफसरों के थे, इसलिए तीनों सरकारें मदद कर रही। तो लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप अरावली को बचाते चल रहे हैं। जी जी, कोशिश है। आगे क्या लगता है कि अंत क्या होने वाला है? आगे सरकारों को ये त्यागना होगा, ये जो पैसे का मोह है ना जी, इन बिल्डरों के प्रेशर को हटना होगा। ये नहीं हटेंगे, हम हाई कोर्ट पे हैं, हम और लोग, ये हम जो है ना, मैं और आप नहीं है, हम ये बहुत साइलेंट मेजोरिटी है। यहाँ 90% लोग अरावली की सेफ्टी चाहते हैं। ये जो 5-10% लोग हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो बिल्डर हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, वो इसकी ऐसी तैसी करना चाहते हैं। आप देखिए बायोडाइवर्सिटी पार्क में हमने तो लीड नहीं करा, वहां जो एनजीओ थे उन्होंने लीड करा, माताओं बहनों ने लीड करा, वहां पर तो मात्र शक्ति ने ही आगे किया सब कुछ, और वहां ऐसा तगड़ा काम किया कि सरकार को वहां से भी पीछे हटना पड़ा। तो ये लोग आगे आ रहे हैं, अब ये लोग ही कर पाएंगे, ये लोग वेस्टेड इंटरेस्ट वाले नहीं करने देंगे। आने वाले इलेक्शंस में क्या अरावली एक बड़ा मुद्दा होने वाला है? जी, अरावली एक मुद्दा होगा, क्योंकि लोग, मैंने बताया कि 90% लोग बहुत कॉन्शियस है इस बात। अगर किसी टोल का भी इशू उठता है तो आसपास गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो एनवायरनमेंट की बात पहले करते हैं लोग, पैसे की बात बाद में करते हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए लोग में बहुत अवेयरनेस है। उसी अवेयरनेस को बहुत सारे एनजीओ हैं, हम तो बहुत कम परसेंटेज है उसके, बहुत सारे लोग हैं जितनी मेहनत कर रहे हैं इसमें कि इसको उठा रहे हैं, लोगों का अवेयरनेस लेवल बढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकारों, अब ये इलेक्शन में ये इशू रहेगा, जो सरकार अरावली को बचाएगी, जो पार्टी अरावली को बचाने की बात करेगी, इन सीटों में तो उसी की जीत होगी। इतना लोगों के मन में आ गया। तो बड़ा विषय है। लेकिन रायसीना गांव की जो आपने बात करी, रायसीना जो हम लोग सुनते हैं या देखते हैं, रायसीना वो जगह है जहां से देश चलता है। जी जी। उस रायसीना पहाड़ पे वो राष्ट्रपति भवन बना है, वहां पे संसद भवन बना है, और उसी रायसीना जो वहां से लोग निकले थे या विस्थापित थे, उनको यहाँ पे अरावली के पास में शायद कहीं पे वो जगह दी गई थी, और वहां पे वो रायसीना गांव बसा था। रायसीना गांव कह दिया। तो आज वो रायसीना गांव की स्थिति क्या है? वहाँ 1200 फार्म हाउस है, जिसमें 600 में फैमिलियां रह रही हैं, एक पाथवे स्कूल है। तो ये उन्हीं लोगों के हैं जो वहां से विस्थापित? नहीं जनाब, उनको तो बेच बाच कर 1,50,000 दे के उनको तो दे दिया लोग। अंसल ने सारी जमीन इकट्ठी करी, फिर आगे बेची, उन बेचारों को कुछ नहीं मिला, वो वहां से और आगे चले गए, मेवात में और आगे चले गए। वो उन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, जिनके लिए बनाई गई थी वो कॉलोनी, उनको फायदा नहीं हुआ, बिल्डर्स ने कर दिया। और आप देखिए डैमेज कितना हो रहा है। एक पहाड़ी पे 1200 फार्म हाउस, पाथवे स्कूल, आज की डेट में वहां की पॉपुलेशन 5,000 है उस गांव की। अब 5,000 आदमी अगर अरावली में रहेंगे तो फिर क्या बचेगा? और ये जंगल के बीच में, ये जंगल के बीच में आप जाके देखें, इतने पेड़ कटे हैं, इतनी एफआईआर हो रखी हैं, एनजीटी में दुनिया भर के केस चल रहे हैं। बस वो डेट पे डेट वो कहते हैं जी सीएलयू पहले पाथवे स्कूल को दिया तो फिर अब हमें क्या कमी है। पैरिटी लाते हैं, लीगल के इशू उठाते हैं, सरकार मौन है, सरकारी वकील नहीं पहुंचते हैं टाइम से। तो अब उसमें हमारे जैसे साथी हैं जो हमसे ज्यादा समझदार हैं इसमें एनवायरमेंट में, वो लोग बने हुए हैं इसमें इंटरवीनर, वो कोशिश कर रहे हैं, पर वो उनकी कोशिश लिमिटेड रह जाती है, क्योंकि जो दूसरी तरफ है उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, सरकार उनके साथ है, संसाधन उनके पास है, तो वो इसलिए इस एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो। ढींगरा जी, अब अरावली का आगे भविष्य क्या होने वाला है? साहब हम तो पता नहीं 5-10 साल और हैं, लेकिन बच्चों के लिए अरावली हम ऐसा छोड़ के जाना चाहते हैं कि जिन पे उनको गर्व हो। ये ना हो कि सांस लेने के लिए उनको मास्क लगा के स्कूल जाना पड़े, यहाँ से जाना पड़े, पब्लिक यहाँ पाकिस्तान का डर तो रह नहीं रहा, मुझे तो अरावली हटने का ज्यादा डर है। अगर अरावली खराब हो गई तो यहाँ लोग ऐसे ही मर जाएंगे, किसी बम की जरूरत नहीं। ये एक बड़ी बात है जो ढींगरा जी आज हमारे साथ में कर रहे हैं, कि जहां हम ग्रेटा का वीडियो देखते हैं जो कि सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ था, जब वो कहती है कि हमें दुनिया सही चाहिए, क्लाइमेट को बचाना है, और ट्रम्प और मोदी जी जैसे लोगों के, बड़े बड़े नेताओं के सामने उसने जब एक जिदारी से एक अपनी बात रखी है, तो वो उस बच्ची का वीडियो इतना वायरल है। लेकिन ये हमारे साथ में एक बुजुर्ग हैं जो कह रहे हैं कि मैं जब तक हूं तब तक अपनी तरफ से कोशिश ये करता हूं कि अगली पीढ़ी को हम अरावली दे सकें। तो ये हमारा अपना लोकल एक मुद्दा है, दिल्ली एनसीआर का एक इतना बड़ा एक विषय है कि हम
उसी अरावली से सांस ले रहे हैं, वहीं से ऑक्सीजन मिलती है, वरना हम ये देश चलना, ये संसद को जो अगर जो जब सांसद बैठती है और जो सांस लेती है ना, वो शायद वो उसी अरावली से निकलती है वो ऑक्सीजन। अगर हम उसको ही नहीं बचा पाएंगे तो ये देश कैसे बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया धिंगर जी हमारे साथ में जुड़ने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपका आभार। Amish is inarguably India's most popular mythmaker. The young, as well as the old, love his fantasy retellings of Hindu epics and look forward to reading his upcoming releases. No wonder that his latest release, Ravan, which is the third book of the Ramchandra series, is already a record breaking bestseller. Let's meet the country's literary pop star and understand what makes him a phenomenal success. Hi, Amish. Welcome on the show. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thanks for having me. Let's start the conversation with Raman, the enemy of Aryabhat. Tell us about it. This is the story, and the Ramchandra series is a 5-book series. So the first 3 books are in a multilinear narrative. The 4th and 5th book are in a common narrative. So the first book, Ram Sayana Vishwaku, is from the birth of Lord Ram to the kidnapping of Lady Sita. Sita, warrior of Mithila, is from her birth to her kidnapping. And Ravan, who has just been released, which you've kindly displayed here, thank you very much, is from his birth to the time he kidnaps Lady Sita. And so all the first 3 books end at the same point, and the 4th book onwards is a common narrative. So what you get in Ravan, Enemy of Aryabharta, is his backstory from his childhood. What made him into the man we know him as. But I'd also like to clarify that the man we know him as in modern India is also, we see him in a very simplistic way. You know, we're tending to see things in black and white. A lot of it driven by the television serials, which have portrayed him as just a demented, violent thug, basically, which is not the way he was portrayed in the original Valmiki Ramayana. And not just that, most of the other ancient versions of the Ramayana as well, there were nuanced takes on him. So his bad points were obviously shown, but his good points weren't ignored either. The fact that he was a scholar, that he was exceptionally well read, that he was a brilliant musician, that he was a very good administrator. It was Sone Ki Lanka because he was a good administrator. So those strengths were also shown. And that's what makes him truly a complex, deep man. He's not just a thug. He's not just a violent man. Genuinely talented, deep, complex, lots of anger management issues, huge ego. And they've been there since childhood. So I read in the book. Yeah. That's, if it's one of the things, I mean, one of the, people, the early readers of the book, and she wrote that in a review, in a sort of review in a paper where she wrote an article on Ravan, but she wrote some stuff about my book as well, that in some senses he's a tragic figure, because if only he'd had a father who was kinder to him, perhaps, or if only his love story had not say his love story had turned out okay, for example, he could have actually been a great man, because he had the capability to do a lot. But unfortunately, because of the twists of fate, his capability was used in a negative direction,
which makes him in a sense a tragic figure. How long did it take you to write this book? Yeah, this book took some time. So it's been a little more than 2 years since the previous book. So yeah, so this is the longest break I've had between books. And this happens to be your darkest mythological retelling so far. Yes, certainly, and my readers tend to agree too. That is very dark. How was this period of having Ravan constantly play on your mind? He's a very dark, anger-filled guy, so that obviously impacts you because as a writer, you spend a lot of time with the character. You feel his emotions, you hear his thoughts, and what most historical fiction or mythological fiction writers will tell you is that we see 100, and what we write in the book is only 5 or 10. Because you can't possibly put everything down. We end up seeing a lot. We end up feeling a lot. So that obviously has an impact on the mind of the author. So I've said this before also. I'm glad the book is over. But did you empathize with the character even before you started writing this book, or this understanding of the character grew deeper, and so did your empathy for the guy? More than empathy, I think it was more understanding, that you can understand where he's coming from and what is driving him. And sometimes one feels bad for him. Sometimes one feels like, Moron, what are you doing? You're making things worse for yourself. But one can get where he comes from, because he is not unaware of how capable he is. He knows he is brilliant, and so therefore he feels that it is his right to be at the top. It is his right to get respect and obeisance from everyone around him. And if he doesn't get it, तो वो छीन के लेगा. That's his attitude, and that only makes things worse for him, right? It's the spiral of an ego, and that's one of the key things one can learn from Ravan, that even if you have his fearsome capabilities, if you can't control your ego, you're only going to make things worse for yourself. So being humble is not you being nice to someone else, it's you being nice to yourself. It's in your own selfish interest to not let your ego get out of hand. You shouldn't have zero ego. That's not good either. Balance is always good. If you have zero ego, zero anger, you usually become a doormat. People walk all over you. You need a little bit of ego to have some strength in your spine. But if your ego goes out of control, you'll end up like it. So who finally killed Ravan? Ram, Sita, Lakshman? You're going to have to wait for the fourth Any book. new character? You're going to have to wait for the fourth book for that. At least my interpretation of it. But in the traditional versions, there are many interpretations. In the Valmiki Ramayana, Lord Ram kills him. In the Adbhut Ramayana, the main Ravan, the elder Ravan, is killed by Lady Sita. In the Jain version of the Ramayana, Lord Lakshman kills him. So there are many interpretations. Amish, allow me to quote from Rig Veda. Ekam Sat Vipraha Bahuda Vadanti. From the Asyavamasya hymn, yes. Which essentially means, if you'd like to explain it to the readers. Truth is one, but the wise men speak it as many. Yeah, and the great sages call it by different names. Tell me something. Don't you think that this freedom that we have as individuals to interpret the truth, howsoever it is that we want to, doesn't this in a way refrain us from actually understanding the truth, because it completely depends on one's own judgment, one's own level of maturity? Good question. Very good question. Very smart question. The best answer to this is from another hymn in the Rig Veda itself, the Nasadiya Sukta. It's a creation hymn, so therefore, like many creation hymns in scripture, it thinks where did the universe come from? It just thinks and explores that. The best part about this hymn is the last few lines. It says that how can even the gods know how creation happened? Because even they were created after creation happened. Correct? How can even the gods know how creation happened? Because even they were created after creation happened. Perhaps the only one who knows is the one most high. They use the term Adhyaksha. Perhaps the only one who knows is the one most high, or perhaps even he doesn't know. Okay. Now see the philosophy at the heart of the Nasadiya Sukta, that nobody knows what the truth is. Not even God, not even the highest God or goddess. Nobody knows what the actual truth is. So therefore,
You have to, if they don't know, how can we be sure that we know what the truth is? All we know is our truth. Okay. So if you actually imbibe that as our ancestors did, you automatically become much more open-minded. Because moment you get into a culture that there is one truth and I know the truth, the natural corollary is, if you don't agree with my truth, I will attack you. Correct? That's a natural corollary that happens. But when you accept that there are multiple truths, you naturally become liberal. More importantly, you naturally become inquisitive. Because you're interested in your truth, someone else comes in with a different thing. Hey, let me try and learn that too. There was a reason why India was the hotbed of innovation for most of human history. The reason was this inquisitive attitude. Just to give you a perspective, the number of non-printing press manuscripts that exist today, which gives you an idea of the knowledge production of our ancient culture that exists today, of Sanskrit, in the Sanskrit language, according to the National Manuscript Mission, is 3 million. That is more than the rest of the entire world combined. The number of Greek non-printing press manuscripts, which is the mother culture of Europe, only 20,000. Ours 3 million. There was a reason why our ancestors produced so much knowledge. They were so smart. They were so innovative. It wasn't just spirituality, mathematics, science, metallurgy, navigation, astronomy, because they didn't get into this thing of there is one truth. Moment you do that, your mind closes. And If you have this, then does it matter what the one truth is? You'll keep searching for the truth, and through that gain knowledge. It's a long answer, No, but I hope get you it. got the point. Yeah. Your book was rejected by some 20 Indian publishers, and mostly stating that mythology doesn't quite interest young readers. Your success over the years has proven otherwise. How would you define Indian readers, the youth, the young generation of readers? I think this is a fantastic generation, because in many ways they are more like our ancient Indians than their parents, because they are willing to question everything. And that attitude is truly close to our ancient culture. Vedic Sanskrit, the language of our ancestors, didn't have a translation for the English word blasphemy. They didn't have that concept, so the word wasn't there. These guys are willing to question, right? Which is good, which is our core culture. I believe they are. There's this fallacy that's spoken about, that the youth of today aren't interested in our culture. I don't think that's true. I think they are, but they want to absorb our culture in their own idiom, and nothing wrong with that. Yeah, all of us, because this has been a rich tradition in India. We keep reinterpreting our myths, keeping the soul of the old, but adding in something of the new age. So we've forgotten this tradition for the last few centuries. It's being revived now. So I am very hopeful of this generation. It's a much more confident generation also than my generation was. I'm 44. So many of us, when we met Westerners, there was still a little bit of insecurities inside. One doesn't find that in the younger generation at all. Do you think the education system is failing them That in no some doubt way? about. So I think they have the the merit and the abilities, but our education system, frankly, no other word for it, it sucks. It is completely disconnected from Indian realities. Not and in terms of capabilities, all it does is rote learning, which is terrible. Completely left brain focus. It's a model that was developed in Prussia some 250 years ago, which the British bought out here. And we've just stuck with it, and we've destroyed our own ancient education system, which had lasted till the British times, which tried to marry the left and the right brain, which now modern Western education is trying to do that. So one, in terms of capability. Secondly, in terms of connection to our roots and our culture, the education system does nothing on that. So we need big reforms, and those of us who love India have to keep screaming loudly about this, so that something will change in this. We need to reconnect our education system to our roots. We need to teach more of Indian things in there. Indian texts, Indian literature, Indian sciences, Indian medicine. We teach very little of that.
Almost none, actually. You've spent over a decade being a writer now. How have you evolved as a writer and more so as a human being? As a writer, I think that question is best answered by my readers. Hopefully you guys will think I've evolved. Hopefully. In terms of as a human being, I think there's been a 180-degree turn in my character as compared to what I was like when I was a banker. I was very aggressive, very competitive, very angry most of the time, shouting and screaming a lot. I'm still competitive, some things will never change, but I have calmed down a lot, and that truly, often calmness is seen as weakness. It's not. Actually, it gives you a core strength to handle any of the ups and downs of life, which are inevitable. Shit happens, it will happen, but if you're calm and centered inside, you're able to handle them. And that's the greatest blessing my books have had on me, that my character has changed by 180 degrees. What was more difficult for you to work on, the Shiva trilogy when you just entered the world of book writing, or the Ramchandra series when you are a great successful author today with huge expectations? My most difficult, when I'm writing, I don't really think about how it'll work, what readers will think of it. Expectations don't burden you. I just cut off completely when I'm writing. But my most difficult book to write, certainly till now, was Ravan, Enemy of Aryavarta, and that wasn't because of anything in the writing world or the reading world. My own personal issues. So it was a difficult phase, and Ravan as a character was also a very troubling character. So maybe that's why this was the most difficult book to write. And how long shall we have to wait for the next release? Not as long as you had to wait for this book. So I've started work already. Okay. It'll be out soon. The 4th book. It should hit the stands by when? Give me a year and a half. Year and a half still. Yeah. Year and a half is not bad, yeah. You don't know. It's like the 400, 450 page books. It's really tough to stop reading your books and then just keep waiting for the books it's like 100,000 words. next. It takes time, yeah. Taras khao, yeah. Amish, it was really lovely talking to you. Thank you. We really, really look forward to the next release. My Thank you so much. Welcome to Fireside, a business show that will hopefully discuss other issues as well. And our style is to be informal and informative at the same time, but in a hopefully no holds barred way. And as you can see, there's no fire, but hopefully we'll find things warm enough to keep everything on. And I'm starting the show with Prashant Tandon. Welcome to the show, Prashant. Pleasure. Prashant is the CEO and co-founder of 1MG. We will talk to him about his journey, his ideas of the future, and let's plunge right in. Prashant, let's discuss a bit about how you started 1MG. It used to be called Health Card Plus. Yeah, sure. So it used to be called Health Card Plus. And it was a line of business within my previous company. I started a company called Health Card in 2011. And then Health Card Plus was an initiative within that company, which grew so much and took a life of its own that I decided that it was important enough for me to spend my entire What's the focus difference on this. between this and that? Yeah, so Health Card is essentially a nutrition company. So what we are about is at Health Card, we are the largest nutrition store and develop our own private brands of nutrition products that are made in India and tailored to the wellness and fitness side of things. Health Card Plus is a much more, or now 1MG, is targeted on the medical side of healthcare. So information, e-pharmacy, e-diagnostics, e-consultations. So all kinds of healthcare products and services on this one platform. So
In terms of positioning, they are very different platforms. Yeah, but one is more about people who want to be healthy and fit, and the more is about people who might be sick. The Correct, second one. Correct. Okay. But 1mg is a very funny name. I mean, how did you come across the name? So yeah, it was quite an interesting exercise. So we got all the team members together, and so we wanted to change the name because the way it had grown, we felt it was much more than just a plus on HealthCart at that stage, and it deserved an identity of its own. And we came up with a bunch of names. People threw out all kinds of names, and we wanted something that stands out, something that is mobile first, small name that can catch attention. And somebody in the team kind of suggested that, okay, because medicines is at the core of what we do, how about just say something like 100 mg? And then I asked, like, if number is interesting, but then why 100? Why not 1? Then let's be number 1 in whatever we do. And very important part, that was a domain name that was available also. Oh yeah, everybody has to think backwards from the .com. Exactly. Yeah. So that also worked. And for whatever it was worth, the office where we were at that time, our previous office, the address was 1mg Road. Oh, that is something very interesting. Just felt all stars are aligning nicely, and this kind of name. The space sounds a little crowded to me. You know, we keep hearing of so many online pharmacies. Yeah. You know, you have Myra and MedPlus and MedLife and PharmEasy. It seems like just shop online. I mean, what's the differentiator for 1mg? What's so special about you? A great question. And I think we often get slotted as yet another e-pharmacy kind of play, but at least the way we have built the business and the way we see ourselves, we see it pretty differently. We see ourselves more as a healthcare platform, where pharmacy is one of the lines of business. We are not just a shop. And what I mean by that is, from the beginning, we have crafted 1mg as a platform which is integrated healthcare for the patient. So it started with information. We added pharmacy, diagnostics, consultations. We have added medical records, pill reminders, emergency services, and a lot of features. Essentially, we want to be the one partner for a healthcare consumer. Now, as a result of that, our scope of operation is actually very, very expansive. E-pharmacy is almost half the business, but there's the other half also, which is in many different lines of health. You seem like and if I may say so, a gate crasher in an industry. You have established giants like Guardian Pharmacy and Apollo, and even MedPlus, one of your competitors, has its own offline chain. So how do you own the domain in that sense? I mean, you're not a doctor, Prashant. I'm not, and I won't pretend to be anywhere close to being one. But I think, see, at the end of the day, the market moves in the direction the consumers feel most comfortable with. And the world is moving towards more and more. We're seeing a digital leapfrog happening in the country. And frankly, how did the pharmacy line start? It was actually users, our consumers of information, kept asking us, why can't we get these medicines delivered to us? So we started that. We weren't trying to kill an Apollo or a MedPlus or anyone. It was just our users asking for this. And we thought, yes, great. It's a great opportunity. Great business as well. The implication being that they wanted it cheaper. It's not that they were not getting it at home. They want that. So consumers need a bunch of things. They need access. They need affordability. They need authenticity. And they need the full availability with convenience. Now, pharmacy purchase is generally not an experience of joy or pleasure. You just need to get it done. And you want it from any place you can trust that you are getting a quality medicine. Now, when you look at the market in detail, if you look at the city market, right now we are talking on the way home, if I need to buy medicines for my parents, grandparents, anyone in the family, all it takes is a few tabs and the medicines will come home. Significantly easier than finding parking, going to a pharmacy, going to 3 so that all the 5 things are available, all that stuff. So there were pain points in the industry. That's why people are flocking to it. So at the end of the day, the other thing, very, very common point, people come from small towns to
to cities for treatment, go back, those brands are not available. Oh. Internet basically creates one national market. If it's available anywhere in the country, we'll make it available to you. So a lot of this value is very real. And of course, I won't deny that there are discounts and better pricing that is getting people a feel of this style of accessing medicines. Having said that, the value is actually much more than that. But so this is not simple e-commerce kind of technology in that sense. Yeah, no, so there's a lot more. One, I think healthcare has a very differentiated level of need for data security, data privacy. So front end, yes, the carts look the same, payment, checkout, all that stuff is e-commerce, understandable. However, the back end, the strength of that data privacy, all the protocols that we have set up to make sure that the system security has to be at a different level because it's healthcare. Okay, before we go further, just one small point. I mean, there's always a joke that in e-commerce, if you're buying a sofa set, they tell you want a side table with that. Yeah. But you can't do that in healthcare, right? You can't say you're buying a BP medicine, so go for the one which has cholesterol. I mean, how do you advance? I mean, I know AI is still in its early stages. So is there any health checks? I mean, there's no... No, actually there is. There's a bunch of stuff that you start learning about patterns. Of course, we can't prescribe medicines. That's beyond our scope. But if you're taking a BP medicine and we know a little bit more about, say, your demographics or your history, we are able to suggest that, yes, this kind of nutrition product you might want to see, these 3 articles you might want to read, maybe these lab tests would be relevant. Oh, there is a medicine nutrition, that is, let's say, healthcare from wellness point of view. Yeah, so I wouldn't say it as that you take salt A, but then you should take salt B. That's not the idea. But because you take salt A means you have this condition. And for this condition, this is the information. These are the diagnostic tests you should consider getting done regularly. These are the nutrition supplements or whatever else you may need. So the machine learning part does play a decent enough role in making it a lot more personalized. Having said that, medicine certainly we can't prescribe. Interesting. But let me take you to the other realm, because you were talking about data security, you're talking about checks and quality control that regularly, I mean, kind of brings you to the other part of the global healthcare industry, which is regulation. You know, you nearly were stopped on your track last year with the High Court stopping, one High Court stopping and another order letting you function again. Where do you really stand on this in terms of regulation? You have to constantly look over your shoulder to see the law is not after you. Yes, and it's a real challenge in general, because see, regulation's job is to maintain status quo and not less. There should be no variation. The job of an innovator is to break status quo and find better ways of doing things. So there is an inherent kind of lag in the, and both keep trying to catch up with each other. So the good news here is that fundamentally what we are doing is value added for a consumer and actually deeply necessary for a country like India. And I would say the regulatory aspect, it doesn't happen in a vacuum. So for us, it was never really a huge challenge, because we have been engaging with all stakeholders from the very beginning. So whether it's the Ministry of Health, the drug regulators, the Ministry of IT, technology, because there is a certain way and level of compliance that we operate in. These are models that have already been established in many parts of the world. Access to healthcare, access to a lot of services and products through technology is just going to be important or critical down the line, and the government gets it. I think the health locker and the digital lockers, even government is talking about it. So Indian government actually has taken a very progressive view on the role of technology in healthcare, and of course, this is one of those industries where that engagement will never stop. We have to. It's a global thing. And I think it's also incumbent upon us to make sure that we operate responsibly. At the end of the day, things have to work in the interest of the patient.
Yeah, but the government was supposed to be coming up with a policy for Yes. It's been dragging for 1 year. Now they've said it'll come within 100 days of the Modi 2.0. We don't see it. What's your take on that? Hopefully soon. Are your competitors on board on this policy, or is there Yeah. some, as they say in Hindi, dhakka mukhi going on with the policy? No. There are always, I guess, some push and pulls happening, but all the digital players, all of us worked together, engaging with the government. So we've all collaborated to make sure that at least we're not fighting each other, and there is a unified view. Talking about it's like you have people apps these days for Yeah. fitness. So this is something like more on the real life cycle issues of healthcare. But let's talk about your own health, financial. There's been a frenzied amount of funding going on in the industry. You got $100 million already, right? And that includes what? Sequoia, guys who funded Google. So you're Yeah, we've been fortunate to have some very high quality investors back us. Sequoia, of course, is there. There's IFC, which is the investment arm of the World Bank. There's Corrisol, which is Europe's largest e-pharmacy's largest investor. Maverick, who's done a lot of digital health across the US. HBM, a large private equity fund that does only healthcare around the world. So it's not just money; it's about we've people got who know high their quality domain. folks. The best in the game are excited about what we are building, and I think actually the investment frenzy hasn't even started. You're talking of one of the largest industries out there to be getting actively disrupted or changing for the better, and technology is. I don't think there's much doubt that technology is going to play a big role in that. But I'm going to ask you something which is very, very sort of tricky in this business, because you are a platform and you're dealing with pharmaceutical companies. You might be having hospitals in mind or healthcare. Whose side are you on ultimately? Consumer. I think no doubt about that. And I think that North Star has to be very clear from the beginning. And to us, it's been very clear. We are solving healthcare for the consumer. Everything else has to come together to work for this one entity. And that makes it very easy for us to make trade-offs. What are we building for? Yeah, but the disruption is difficult because the entrenched players, the ancien regime, as they say in French, is not going to let go so easily because they're used to premium offerings and cushy kind of deals, right? Yeah, if it were easy, someone else would have done it, and then where's the opportunity? So I think it's difficult. It's a huge market. It has a lot of pain points for the consumer. For an entrepreneur, that's like the perfect ecosystem to play in. If it were too easy, then it's just going to money will decide who will win. Oh, let's get to the more difficult part in India. Yeah, which is that you're talking about quacks, and there is joke that the doctor will write anything for you. If you want a leave certificate, he'll do it for you. If you want a prescription, he'll do it for you. Or he's on the take with the pharma companies. So there's a huge amount of ethical issues involved in this. And you are saying somebody uploads a prescription online. Is there any way you provide a check and balance so that it's as authentic as possible? We don't want that ethical barriers coming the way. So I think number one, in India, in most pharmacies, you walk in, you can pick up any medicine without a prescription. So I think getting prescription from a quack is the next level problem. Actually, if you see the number of we have an antibiotic crisis happening in the country. People take two kinds of medicines without prescription. One is the kind of medicines that give you some high, so psychotropics. And then they also take, in India, unfortunately, antibiotics willy-nilly, which is a huge public health disaster waiting to happen. I think what a digital audit trail does is at least make sure that everything is recorded, what's going from where to where, under which doctor's prescription. So all of that is now recorded, and actually it gives the system an opportunity to know where to start. This is Dr. So-and-so. If there are so many prescriptions of antibiotics, the regulator has all the right to seek all the prescriptions and all the. So you have that in the. We have the entire audit trail of. Something tells me this is very
blockchain kind of friendly, right? Blockchain is going to play a big role in it. In fact, we are involved in one pilot with the government on how blockchain can be applied in the pharma supply chain. It is, I think, it's one of the most important supply chains that is right now the most unsophisticated. Now, when I started this conversation with you, Prashant, it was all about, e-pharmacy, but we've already seen a huge amount of issues technology-wise, processes, and ambitions that look different. So let's look at it from the real stuff, the money, the revenue. How is growth, and how do you see revenue panning out? In the sense, it's not just medicines, right? So let's see how you see for various services, everything together. So last 3 years or so since inception, every year we grow 2 to 2.5 times. So last year also we on a smaller base though. The base keeps growing. So now on a reasonably large base also we are growing. Want to tell me the number? Maybe one day. Hundreds of crores? When we list, you'll know the numbers. Oh, so that's very clear. You want to be listing, not acquiring, getting acquired. Okay. So but yeah, certainly many hundreds. So I think that part is there. But we are growing very well. I think with the kind of user base that we have, so it's an unbounded market. It's not that the market will cap at this, because our market is not just pharmacy, it's health. And yeah, that's what makes the revenue play more interesting, because that means that I would like to know what are the other revenue options apart from medicine sales. I'll tell you. So see, now we have started engaging with insurance in a very meaningful way, because insurance wants to deploy more and more outpatient insurance options. India does not have that so far. So we are working with a bunch of insurance companies to create new models of health insurance with them. That's one big opportunity. The other big opportunity is on the corporate health and wellness side, because employers are getting more and more involved in healthcare, and they have seen that the benefit of a healthy workforce, both in terms of lowering the premiums that they have to pay to insurance, as well as productivity at work, is being noted. And it's very common across the world. It's never existed in India for practical purposes. Now we are seeing that also change, because for a lot of these models, the problem typically was that there was no one system that could control that entire process and ensure data flow, sanctity. So the friction was very high. Let me ask a devil's advocate question there. Isn't this taking some of the competitive edge out of players like health insurance? Is sort of makes it also transparent, that it becomes a commodity in your own business language. So isn't that I think simplification of healthcare, and healthcare has way too many intermediaries. I think between the patient and the provider, the pharma company or the insurance company or the corporate, that's what I've heard that in the US, when Healthion was founded. I remember that story. So there are way too many intermediaries, and there's no reason to have typically a lot of that happens because of the data access and consolidation of demand. That's what intermediaries do typically. I think platforms like us can take care of that pretty easy. See, that's interesting. So where do you see the future? I mean, you have health insurance people paying you, or but it'll all be more like services. It will be brand agnostic, right? That is very clear. So it's more like focus on the consumer with a strong focus on processes and content rather than the thing. But generally, do you see the future on course like this? Or do you see something emerging out of this, where, like you emerged out of health card, something more that you become more of a healthcare local player rather than a medicine store, something that unlocks value? I can say with absolute certainty that new things will happen. That is what they are, we don't know. But what we are building towards is certainly we want to be the platform, the partner for the consumer. They need anything in healthcare, we work either with insurance, with pharma, with hospitals, or our own pharmacy or lab, whatever it is needed. We put it together, present, and get it
ready for the consumer. You're not going to get bored anytime soon. That's No. very fascinating. Thanks so much, Prashant. It's been wonderful talking to you. Welcome to Fireside. Pleasure. Hi, welcome to this episode of ComSpeak. Today we have Mr. Amandeep Singh with us. Amandeep is the head of corporate communications at Indraprastha Gas Limited. Most of you who have traveled in Delhi in an auto rickshaw or in a public vehicle have used the CNG. And this CNG comes from Amandeep's company, IGL. Thanks for joining us today, Amandeep, and good to have you. Thanks a lot, Amit. Thanks for inviting me to this platform. It's a pleasure. And we'll go through your life's career stories, journeys of professional success and things like that in the next few minutes. Tell us about how it all started. Tell us about how you got into corporate communications and public relations. You see, when I look back at my career, at the end of my studies, I completed my master's in business administration, specializing in marketing. So the initial 5-6 years I spent in Chandigarh, and I was marketing, exhibition, as well as advertisement space for leading organizations. I spent 5-6 years there. And simultaneously, I had also done a diploma in journalism because I was working in leading dailies. So in 1998, I got an option to join ITPO, India Trade Promotion Organization, the apex organization for trade promotion in the country, which also manages Pragati Maidan Exhibition Complex in Delhi. And when I joined, I was just asked by the HR manager that I worked in the leading publications, and I've also done a diploma in journalism. That would you like to join publicity and PR department? You see, I was marketing's advertisement space, and grass is always greener on the other side of the fence. So I thought, let me give it a try. Let me sit on the table on the other side and try this out. And fortunately, I really liked the work. I got an opportunity to handle media for the India International Trade Fair. And suddenly I started getting a liking for the job. But mind you, till then, I had never ever written a press release. But that was the first time I got great mentors in ITPO, Ms. Soma Chakravarti, Mr. Somnath Sarkar, who actually mentored me, and then this journey started. And now it's been 22 years in public relations. Right. And I'm still liking the work and learning every day. And then it's been almost 15 years or 22 with your current organization. How did that move happen from ITPO to IGL? You see, I would say the first 7 years in ITPO were more of a learning phase for me. And but ITPO being a government organization, the growth would have happened at a normal pace. So I was looking at an opportunity for actually putting all my whatever learnings I've done into practice. And then came an opportunity through a consultant. I just got a call that IGL is looking for a person to head the corporate communication function. This was in 2005. And it was supposed to be a one-man army. The organization was pretty small. It had just started. Initial phases had been really tough, and things were stabilizing. The mandate of Supreme Court was to have the entire public transport of the national capital running on gas. So most of the vehicles had already converted. And the challenge which was given to me was to increase the acceptability of CNG in the private car segment. And more so, also to be the public face with the media. How did you go about building your team? What went into planning and making your team from one-man army to a 5-member team now? How did that come about? See, the initial challenges were actually relating to the media. Of course, the metro pages were the main issues which they were highlighting, probably relating to safety and acceptability of gas and how pipe gas is spreading across. So initial times were primarily onto that, but subsequently when the organization started scaling up, there was definitely a need to have more people in the team who can look after various functions, because we also needed to diversify into various functions. And I would say in 2010, 2011,
social media had also was a major force, and we are operating in a very aware market. The people are quite educated and tech friendly. So we had to get into social media also, and I needed people. More people were required. And then in 2014, when this mandate of CSR also came, the CSR function is also handled by me. And thankfully, our profits are growing, and so is the CSR budget every year. I needed more people to handle various diverse activities. But of course, in each and every function, I have a major say in that. So we'll come back to your work at Indraprastha Gas in a few moments. Tell us about your early years, your school days, where you began your life in, and things like that as well. See, early days, I belong to Amritsar. My early childhood was spent in the streets of Amritsar, just a few feet away from the Golden Temple complex. And of course, relishing the street food of Amritsar. That's where my roots lie. After 7-8 years, I shifted along with my family, to Mohali, which is in the suburbs of Chandigarh. And all my education has been in Punjab only, in Amritsar and Chandigarh only. And even when I started my career, at no point of time I was interested to move out of those places. I was pretty comfortable in Chandigarh. So coming back to your job, a lot of people talk of various things that happened in the last 5 years, including demonetization and how Paytm succeeded. Very few talk of how the odd even scheme in Delhi actually, in a way, helped people realize the importance of using more cleaner fuels for running their vehicles, and IGL was at the forefront of it. Tell us about how did that transform your work, your life, those few months when the CM in Delhi said, let's do an odd even scheme of running some vehicles some days and some the other days. Tell us more about that. Well, there's a very interesting story behind it. It all started when this announcement was done in December 2015, that from 1st of January 2016, for a fortnight, odd even scheme will be implemented as far as the private cars in Delhi are concerned. So that would have also meant a loss of revenue for us, because half the private vehicles running on gas would also have been again not been running on would not be on the roads, and would have lost some revenue. And then we had approached the government because since we are a clean fuel, that IGL, this CNG should be exempted from the gamut of odd even. And thankfully, our request was accepted. But the only concern was how to identify a CNG run vehicle. So we came up with an idea to fix bright colored stickers on the windshields of the vehicles to identify them as CNG run vehicle. So thankfully that was accepted. So this scheme, we were able to distribute we got all the support from the Delhi government to distribute the stickers, and it was done. And then odd even scheme was again repeated after 3-4 months in the April. So then again CNG was accepted. When these bright color stickers were put in, they also gave a very distinct identity to CNG vehicles. And again, we were able to overcome one of the biggest challenges which we were having. So when I started off in IGL in 2005, the perception of CNG used to be that it is a fuel for public transport drivers, for the autos, for the taxi drivers, for the bus drivers. And people were hesitant to say that they are running their vehicles on CNG. It was supposed to be a low profile fuel. Right. And here we were having a situation where people were proudly carrying the CNG run sticker on their windshields. So quite a transformation for us. I also documented the entire case, and I presented the entire study at World Gas Conference in Washington. And subsequently, I converted it into an academic case study with the professor of IIM. Interesting, because very few Corpcom leaders convert their campaigns into academic case studies, and you've been one of the few who've done that, and I've seen that in your social media posts in the past as well. So speak some more on that area and aspect of communications as well. See, what is happening in the case of communication leaders also is that normally when I look at my peers in the private sector, people get to the position of head of corporate communication in the early 40s, mid 40s and all. And by the time they are 50, they start burning out. So I think there has to be some way people need to be relevant in their professions for their organizations. And you need to build up your domain, build up your bandwidth.
A lot of good work has happened in the public relation. We have some of the good practitioners there, but they need to come out and tell their stories. Right. And one of the aspects which most of the public relation professionals have been ignoring are the academic case studies, because every organization needs to attract best talent. And when you go out to the business schools, it's very important that this business school knows about not just you as a person, not just you as a brand, but the work which you have done. Also good for you when you have people you want to hire from campuses to join the organization. These case studies become a major influencer for them to say, wow, I want to join a very innovative and exciting organization as well. And you just spoke of a campaign in a campaign. I realized the campaign one was to put these stickers on vehicles, and based on that success, you created another campaign to reach out to academic institutions with the case study as well. Talking of campaigns, tell us about one of the most outstanding campaigns other than this one in your 15 years at IGL. If there's one that stands out for you. See, for IGL, of course, this have been the major one, and I'm very proud of the CSR campaign which I run when anybody coming to Delhi always notices there are stickers on back of the private taxis and auto says this taxi respects women, this auto respects women. I'm very proud that that's my flagship CSR campaign, Barabari Ki Dagar Surakshit Safar. That's a gender sensitization training program for auto and taxi drivers of Delhi NCR. When did this happen? Which year was this campaign unveiled in? So we got associated with this campaign in 2015. It was actually a Delhi government initiative which started after the unfortunate incident. So when they had started this campaign that every auto and taxi driver, when he goes for fitness of his vehicle, he has to mandatorily attend a training program. So after attending that training program on gender sensitization, a sticker is affixed, and that actually signifies that it is a safe place, a safe public place. Yeah, I've seen the stickers. I never knew there was somebody like this behind the campaign, and good to know that today. So it's not just a training, because we've actually multiplied it. I've even done a research paper on this, research study on my own research study, and then we have an app. We are already engaging the auto and taxi drivers in this gender sensitization campaign, because women's safety is a major issue in Delhi, and the taxi drivers, auto drivers are one of the biggest stakeholder groups. So let's move out of the environs of IGL for a moment. Tell me one campaign either in India or globally that struck a chord with you and you said, wow, I wish I had worked on this campaign. I wish I was part of this campaign. What's that one campaign that inspires you, that makes you feel that, wow, I wanted to work on this campaign, but I couldn't? Ye Dil Mange More. Okay. So inspirational. The way Captain Vikram Batra used it during the Kargil War. Right. And I was just at the start of my career. It still inspires me. Talking of academics, which we spoke of a little while ago, I mean, your LinkedIn profile talks of several diplomas, degrees that you have done, studied in India, studied overseas. Tell us more about your academic bent of mind, and now you're pursuing your doctorate and PhD as well at IIM Kashipur. Tell us more about how this entire interest in academics grew in a professional's life. See, when I was working in ITPO, I was sent to an advanced training program in trade fair management to Germany. I was there for 1 year. The medium of instruction was German. I virtually traveled to all the trade fair centers in Germany, even got to work for a couple of months in Cologne Messe in Cologne. And what I saw there was there was no age for learning. The quest for knowledge among people were studying at the age of 30, 35, 40 and all that. So there was thereafter started my interest in academics, that yes, this is one place where I've gone, and there's a lot to learn. Right. And every day is a learning. Of course, I couldn't get into academics immediately after that because of the family situations at that point of time and family commitments which are there. But I had definitely thought that one day I'm going to pick up my books. And secondly, because when you are in your mid 40s, you're already heading the corporate communication function of an organization for around 10 years. There's always a need to grow up. And how do you grow up? How do you broaden your horizons? One thing is by picking up your books. So what are you doing your PhD on? What's your thesis or focus of your study? See, I'm not, of course, I haven't gone very far,
but it's primarily about CSR communication, and I will be more touching on ethics in CSR communication. What does Amandeep Singh do to unwind? How do you spend free time, leisure time? Tell us more about that. So my leisure times have been actually, I've not had one stable hobby. They keep on varying, because I remember during my student days, those were the pre-internet days. I was very strongly into radio. I was a radio. There used to be a hobby called DXing, which I used to do, writing to radio stations across the world, shortwave radios. But again, that was primarily about more driven by my interest for knowledge, quest for knowledge. And off late, for last 3-4 months, I've actually been unwinding watching the Punjabi movies, which I've never watched in my life. So just to get back to my whatever I've missed over the years. So there are a lot of youngsters choosing careers in corporate communications and public relations. What's your 2 or 3 sets of advice to these young people choosing careers in PR and Corpcom? See, I think the first and foremost quality which needs to be there, that they need to believe in the organization and the brand which they are promoting. They might be very smart, they would have done all the research on that. But if you don't believe, that honesty doesn't come in your communication. So that's the first and foremost quality. And your knowledge about your brand and organization should not be superficial. It has to be driven by strong research. Only then you can talk on facts. And thirdly, when you're devising your communication, remember, every human, apart from having a brain, also has a heart. The communication has to touch the heart also. So you've been with this company for 15 years. You must have more than one boss in that 15 years tenure. Tell us more about things you have learned from your seniors, leaders, bosses at IGL. I think 2-3 bosses, 2-3 heads of. I worked with 6 managing directors within IGL. And one thing I remember about one of my bosses, Mr. Vedvyas, used to be there around 10 years back. See, he was the one who gave us an idea of becoming a $1 million company, to scaling it big. So he also used to say that don't come to me with problems, come to me with solution. So I made it a point. So whenever I go to my boss, I go over 2 possible scenarios, 2 possible solutions, with the hope that one of them will be accepted. And my current managing director, Mr. Ranganathan, he's been here for 4 years. I mean, a total technology buff who's one step always ahead of us. And his famous line is, last line first, because he doesn't want to listen to everything. Just come to the point and tell me what exactly it is. Right. And that's how the things are done. We're almost coming to the end of this interesting interaction and interview. If there's anything you wanted to share with the audience, something you felt I should have asked but missed out asking, it's your time now to share those thoughts. Is there something you felt, wow, I wish this question had come up in the interview? I have not worked with an international audience, but many people who get to work in multinational companies have to deal with multiple stakeholders. So what I realized through my interaction across the world is the basic human tendencies across the world remains the same. Even if you don't understand their language, but if you're transparent, you're honest in your communication, you're definitely going to touch their hearts. So that's the basis of communication when you are interacting, where you devising your communication strategies. So I think that has been the basic mantra which I have always worked on. All right. You're still young at heart. Retirement may be many years away, but what's your post-retirement plan? What does Amandeep want to do once he retires? See, as far as my personal life is concerned, I never plan. I take life as it comes. I'm open to everything, because what is going to happen the next moment, you never know. So my mantra has always been, put your best foot forward and leave the rest to the Almighty. So here we are at the last part of the interview, which is the 9 questions rapid fire. I'm going to give you 10 seconds, not more, to answer each question. You can answer as quickly as you can. If you're ready, let's start. Okay. What's your most trusted brand beyond IGL? Unilever. What is your favorite book? In Search of Excellence by Peters and Waterman. The best organization you've worked for in the last 25, 30 years of your career? IGL, no doubt about it. The best boss you ever had? Well, that's a tough one. Again, as I said, my earlier managing director, Mr. Vedvyas, and the current managing director, Mr. Ranganathan. One professional role model from the world of work anywhere in the world? Steve Jobs. An Indian communicator that you admire greatly?
In the current scenario, Prashant Kishore, the way he's transformed the landscape of political communication in the country. A communication campaign, you spoke of this earlier. One more campaign that you would wish you had worked on. Well, of course, Ye Dil Mange More always inspires, but I think Daag Achhe Hain was always another one which has been a very Your favorite holiday destination? I want to go back to Germany once. I've never got an opportunity, but I hope to take a trip down the Rhine one day. But for every year, my roots, my holiday in Amritsar remains a very standard thing. That's how I get back to my roots. My last one. Describe Amandeep Singh in 3 words. Reliable, honest, and still a student. Thank you so much, sir. It was a great pleasure talking to you. That was indeed Amandeep Singh, the head of corporate communications at IGL. Hope you enjoyed listening to us. Look forward to seeing you soon. Hello and welcome to Business Class. My name is Shantanu Prakash, and today we have a very interesting guest on our show, Anurag Batra. Anurag, welcome to the show. Thank you, Shantanu. Anurag is the chairman and the founder of Exchange for Media, as well as of Business World. And I must say that spending 30 minutes with him has been an exhilarating experience because he has so much to offer in terms of how he started his work and all his amazing big plans for the future. But what is most interesting about Anurag, and he described himself as a serial entrepreneur and an eternal optimist. So Anurag, how do these two things go together? If you're not an optimist in life, you can't be a normal human being also. So I think serial entrepreneur is not a, sometimes when you make your profiles, you like to believe. But the fact is, I've only done 2 real ventures. One is Exchange for Media, and then is Business World. In between, I've done ventures which haven't succeeded. I started a media school. So Robika Liaquat, who's on ABP, is from our media school. So I've done some other ventures which I haven't done well. So in the sense, you got to be an optimist. If you're not optimistic about your future, the future of people with you, I don't think you can move forward. And life is about moving forward. एक हिंदी पिक्चर से गाना है, it's, I don't know what movie I've forgotten. It's about moving forward. Basically, as long as you are moving forward, as long as the water is flowing, the water stays clean and it helps everyone. If the water is stagnant, then really the water doesn't help. So human beings have to be optimistic. There's no other way to live. There are only 2 things that matter, is gratitude and optimism. If you have those 2, everything else will follow. So Anurag, your story has been a very inspiring story of the way you actually thought of these very disruptive and very innovative ideas. What I really want you to talk about is there is something called an entrepreneurial mindset. Okay, so when people are looking at life, looking at opportunities, there is a way to look at it from an entrepreneurial perspective. So tell us a little bit about how you actually became an entrepreneur in the first place. Are you from a business family? Shantanu, it is very fashionable to be able to tell people, oh, I was sitting under a tree and I suddenly got this idea. And since the time I was born in the clinic, I had when I was 2 months old. So can I be honest with you? I'm an accidental entrepreneur. I don't come from a business family. I come from a family of academicians. My father studied at BITS Pilani, but he chose to be a professor. He was a professor of chemistry. Then he became a head of department. Then he became the principal of a college. My mother was a school teacher. Then he became a headmistress of a school. Then she came to the SCRT in Gurgaon. So I'm really an accidental entrepreneur. I don't come from a business family. And I'll tell you, a lot of things are God's wish. They're serendipity. They're accidental. One thing leads to another. So there's no grand plan. At some stage, you tend to put everything together and then you start planning. But, like most people do in India, I did what most people do. I went to an engineering school. And then my father wanted me to do an MTech, but I wasn't really interested. And I was lucky enough to get into MDI. I keep saying I'm from the first batch of MDI.
I got in when the quality control was bad. People like me got in. It's one of the finest schools in India. Yeah, right in now. spite of people like me. Yes, in spite of people like me, it's a good school. But jokes apart, it's about luck. And once you are in the play, God sends you ideas. You meet people, you learn from them. You look at what's happening in the environment. So, one thing leads to another. So there's no, at least when I started, there was no grand plan. And I didn't start to be an entrepreneur. It happened um, one day, and a friend of mine gave me, in India, 3Fs invest, friends, fools, family. So one of my friends gave me 63 lakhs to start Exchange for Media. I'd actually gone to him for advice. Somebody was investing and he said, take it from me. So life is a series of happy coincidences. And then God has a plan for you. See, I'm a Hindu and I believe in your life being preordained, prarabdha, that is already arranged for you. So I think I started Exchange for Media to build a marketplace, a B2B e-commerce marketplace, an Ariba or a commerce one for the media industry. And that was the first of its kind in the country. Yeah, right? in 2001 to start a B2B e-commerce site. We were ahead of time. We were pioneers. But in media, we were very ahead of time because in India, it's a very face-to-face relationship-based business still, especially in the business-to-business setting. So we really tried building for 3 years a marketplace. But the big boys have their own sales teams. They don't want transparency. They don't want a platform that democratizes. So we couldn't build that. We started a daily newsletter on media advertising, marketing, communication. It became the homepage of everyone. Then we launched the Impact, which is a weekly in the advertising space. We launched Pitch, the marketing one. Then we launched the real estate magazine. So we became a media company. But if I go back, Shantanu, at the age of 8, I would read 3 newspapers, 5 of magazines. My parents would get all these at home. So I was a very big consumer of content, books. And in some way, as you know, that the subconscious mind works on, God got me into media. So I became a media person. But really, trust me, it's all accidental. Of course, once we were in the business, then we thought of logical progression of ideas. Other people come and tell you, why don't you do this? So it then became a business. And again, I'm not in the media business in Exchange for Media. I'm in the business of building communities through digital content, through magazine, through events. So I mean, you can call it media, but it's media plus plus, so to say. And then business world again, 6 years back, one day accidentally, somebody told me it's up for sale. I picked up the phone. We met the person who owned it, and in one day I bought it. Fantastic. So, again, in last 6 years, I had a plan for business world. I've only done 20% of what is in my plan. So, point I'm trying to make is that a lot of it is luck, chance, preordained. We don't know that. We make efforts. You show up when you need to show up. If you have good intent, God makes things happen. So that's a very unique philosophy or take on life. But if you go back and rewind the clock a little bit, you graduated from MDI. Everybody getting out of there gets a fantastic job. And after that, most people, I would say 99% of people, get into this golden cage. Either they're working in an MNC, they have all these wonderful perks and trappings around them, big fancy designation, a beautiful business card. But something happened in your life. Okay, that's what I want to explore. That made you abandon this and say, now I want to be an entrepreneur, which is a completely different lifestyle from being a employee. Yeah, So absolutely. that employee to entrepreneurship transition, was there one particular thing that triggered it off? See, I'll tell you, I'll be honest. I think, one is candid. I was out of a job when I became an entrepreneur. In the sense that, AMF polling had shut down. I used to work with Deep. Deep was my boss. He used to be a customer. I joined HTA. And I started thinking of entrepreneurship then. But I joined HTA, so I forgot. When we joined HTA, me and a batchmate of mine who's a very successful entrepreneur, we said the process of media planning buying is very inefficient. If we could build a marketplace, we could bring transparency, we could bring democratization.
we could do business making. So really we thought of it. And then I always believe when you're doing the interview, when I'm in the interview, be full in, all in. So I said to my friend and my partner that I'll go leave the job because the only way, nobody will give you money if you're part-time. And that clarity, I don't know where I got it from. But I always believe when you're into something, you're fully in. And at some stage, it will lead to results. So I jumped in. God sent me a friend who gave me money. So it was not really, I didn't have an entrepreneurial mindset. But I'll tell you, in all my jobs, I was lucky enough to work with fantastic bosses. Two of them are very well known in India and very successful and very fantastic human beings. They don't need that certificate or credit from me. But I must tell you that all my bosses are fantastic. And I still have very close friends with them. Some I meet very often, some are not that. But I'm very grateful to them for the opportunities that they gave me. And they always were very affectionate to me. They were always very nurturing of me. So, two of the bosses who are very famous. One is Anuj. Anuj Puri is now the chairman of NRO. I have an unusual story. You talked of MDI. Yes. When I passed out of MDI, the placements were good, but they weren't like today. So I got a job at Mastech, which is a listed IT services company, and there were 2 months or 3 months before I was joining the job. March 9th was our convocation. I was joining on 9th June. So I went out. A junior of mine from engineering college introduced me to his brother-in-law called David Fowler, who was setting up Collier's Jardine. So I went and met him, and he got me a few beers. I was young and impressionable then. I'm young and impressionable now also, but I was a little more young and impressionable. And he offered me a job at Collier's Jardine, and I accepted that. I went back home and I told my dad that I'm going to join Collier's Jardine. So my dad asked me, "What's Collier's Jardine?" I said, "It's a real estate services company. It does consulting, it does research, it does broking." So मेरे पिताजी ने एक ब्रोकिंग पकड़ लिया और हिंदी में मुझे बोला कि अगर तुम्हें दलाली करनी तो इतना पढ़ने लिखने की क्या जरूरत थी. But he allowed me to do what my parents allowed me to do. I joined Colliers, and in Colliers, because I worked in real estate, and then with Anuj, I met very high net worth individuals. So you learn from your customers, and because I was dealing with individuals and entrepreneurs, and Anuj was very entrepreneurial. One, he would work very hard. Second, he was very good at communication. Third, there is a certain amount of sincerity that Anuj has, and all that ethos helped. Deep Kalra used to be a customer. He was at AMF Bowling, is the MD for India, and he was looking for spaces for FECs. So I was helping him get that. So once he offered me a job, I didn't join. Then he offered me a job again. I joined, and I did not do well in that job. Let me say that. Because I couldn't sell enough. Because people weren't buying bowling center because there was customs duty on bowling. Real estate can be put to other uses. Bowling hadn't picked up as a game. I wasn't being able to sell. And then HTA happened. And that's where Amit and me thought of Exchange for Media. And then Naval joined. Amit is my batchmate from MDI, and Naval my junior from engineering. And we three started Exchange for Media. But what about things like, the classic notion of entrepreneurship is you have to have a business plan, you need to do market research, you need to talk to 10 people about your idea, you need to do all these kind of analysis. All that is a given. Analysis. All that is a given. So when this opportunity of business world came to you, did you think that, the world has two backstories conspired to give this to me, or did you say, hang on, I'm going to analyze it, I'm going to really understand how much capital I already did that 6 years back, I'll tell you. So Exchange for Media is on the business of media. Because of that, I had an opportunity to meet every business media owner in this country, every editor, any media advertiser. But I'd done thinking all that. The business plan I had for 6 years. So when it came, one, it was a natural progression from a business media, which we were okay at, leaders in every parameter in that business, by traffic, by revenue, by editorial respect, by reach, by the quality of what we do in 360 degrees. So it was a natural leg up. So I bought it. I did not spend. I might jokingly say that I'm from Haryana. We don't think before doing. So we just do it.
But that's You a know, joke. You actually 6 I- years this business plan was in somewhere it incubated, was in my mind. incubated in your head. Mind it was. But then the plan changed in some sense. So did. then it didn't go exactly the way you No, had I'll tell you. imagined it in your head. So one, culture change is a very big thing. Yeah. It took me a while. It is a company that existed for 33 years. It's anyway a tough business. Second, I now say the power of three. If you think you need 1 rupee of capital, you always need 3. You know it as an Sure. entrepreneur. Absolutely. So don't put less capital to do something. I underestimated the culture change and hence the capital requirement. And third is be bold. I, when letting go people or hiring people, shutting down that something not working. I think these are things I'd do better. But I'm in the play. We will make business will work. There are views on whether media is doing it We can better or do not. it better. But what I really want to understand is that the power of the media today, apparently it seems on the face of it that we live in a post-truth world and so on. Now, if you look at yourself as a human being, Anurag, it's about being an optimist, about giving back to people, giving back to society. So do you feel that the business that you are in versus the person you are, there are conflicts at times? No. In fact, I would. And if there are, how do you So manage? there are those some conflicts? dilemmas, but mostly it's a sync. See, honestly, I'm lucky. I couldn't have had a better job. Where would I get? I know you didn't do me, but I have followed your journey. So I'm talking to you. You're still successful and you built a large. I meet people who are starting out was incredibly fantastic. So I think, first to answer your question, we can do a better job in media. And in 2 ways. One is be more honest. Second is be more detailed. And being more detailed will lead to being more honest. Are we trying? Yes, we are trying. That's a very, very inspiring story. And one last thought before I let you go. So, a lot of young people today, they look at people like you and they feel inspired, but they don't know enough to make the jump to actually realizing their dreams. So, when somebody is in school or somebody is in college, what do you think are the good habits they should inculcate so that when the time is right, in their mind, they will know how to make the switch to becoming an entrepreneur or a founder of their own company? First of all, Shantanu, you have to be a good person. You have to do the basics right. I sound very old in this, sound very preachy. But look after your parents, look after your family, look up to your teachers, be nice to your classmates, don't bully them, collaborate with them when you're in class 10, 12. But what matters today, the world is a little different. Your daughter is an entrepreneur, my daughter is very young, she's trying to be an entrepreneur. So we know that it's about going for maybe for a Thai young business entrepreneur. There's a school entrepreneur network which Pawan Alala runs. There are many. There may be more. So when you were in school, you used to read a lot. So reading, reading a lot is the most important thing. And one is consuming content, videos, all that. But reading gets you to imbibe, and that's scientifically proven that if you read and you write, it develops your brain. It develops. Second is meet people. Meet your father's friends, your mother's friends. Meet people who are a little older than you, 2 years. You're in class 10, somebody in called 12 who's done well. Make them your mentor. And I want to say at the end of the day, initially you may not figure out what you want to do. It may take you a while. None of us day one knew what we wanted to do. We kind of felt it. So is it okay to be in a zone where you're little not sure 100%. and you just if you're keep sort of going ahead in if life? you're too sure, you're possibly being cocky. Possibly. I mean, then you're God gifted, but it takes a while to know what is your calling, what you're good at. And the more you do something, as they say, the harder you work, the luckier you get. Yes. And I want to say one more thing, and I think young people is, life is about trade-offs. Either I can party or I can develop a new business project. Either I can read or I can watch more TV. Either I can eat junk food or I can be healthy. So life is a trade-off. Very early, you should learn to make these choices. And I know young people do, whether to go for another party or to do their. So life is about trade-offs.
So you got to make those trade-offs. Once you start making the trade-offs, you'll figure out over a period of time what works for you and what doesn't. So I think trade-offs are for ordinary, normal people, because you have stretched time, because you can do 8 days a week. Normal people can't do. So I'd like to be normal, you know. So I'd like to be normal. That's another thing, Shantanu. The simple things in life are very important. A conversation, like a good cup of coffee, a good song, can change your mood, can make you feel good. Somebody is nice to you, gives you a compliment. Gratitude. I'll tell you the last story. When I was 12 years old, which is 35 years back, my sister was 16 years old. My mother would say, "Thank God that your ears are okay, eyes are okay." Me and my sister used to look at each other, saying, "Mama, ऐसा क्यों कहती है?" But today we know the power of gratitude. Today we realize what our mom says to us now also, and then that actually gratitude. I'm grateful for this opportunity to talk to you. I'm grateful to the opportunity of being an entrepreneur. I'm grateful for all my experiences. So being grateful is the biggest blessing, because when you're grateful, you'll be optimistic. When you're optimistic, you'll find a way. Shantanu, you've been a very successful entrepreneur. And there was a time I'd pay somebody money to meet you. I may say it as a joke, but that's true. Actually, I asked Gopal for once connecting me to you 12 years, 15 years back. There's Shantanu 1.0. Now there's a Shantanu 2.0. So what is Shantanu's 2.0 vision? So Anurag, I don't think there is a shift from 1.0 to 2.0. It is from 1 to 1.1, 1.2, 1.3, and finally you reach to 2.0, and 2.0 is not the end. It's not the limit. I think as human beings, we are constantly evolving, because the universe and nature, the core nature of the universe is to be dynamic. Beautiful. Isn't it? So anything that happens to our life, firstly, it cannot be predicted what is going to happen. And the second most important thing is that what is in your control is how you react or how you respond to situation. And every minute, every situation is leaving some kind of change inside you. So tomorrow you will not be the same Anurag Batra that you are today. And I think over a period of time in life, you realize how little is in your control and how much is uncertain and dependent on the external environment around you. So if you ask me this question, what is Shantanu 2.0? What is Shantanu 3.0 going to be? My answer to that is going to be, I'm constantly You're a work in progress. I'm constantly work in progress. Till I die and leave the physical body, it's going to be a process of continuous evolution. And that is the beauty of life. Then never stop learning, never stop working, and continuously aim for the moon and aim for the sky, because unless you aim high, where are you eventually going to reach? It should be of your entrepreneur journey of about 25 years. Yes, slightly around that range. Yeah. What would be your top 3 learnings or advice? I think, Anurag, my first advice in entrepreneurship is going to be, is have a dream. Unless you know what you wish to do, could be different from what you are capable of doing. Start with that thought. I want to change the world. I'm going to make sure every child in India gets educated. And what is not a dream if it's not big? Right. The first thing is, before it inspires others, it should inspire you. And then create a plan to reach there. Now, creating the plan is not the dream. Creating the plan is a very brass tacks thing. It's about money, it is people, material, capital, financing, funding, execution, process. Third thing is, if you are bad at execution, all your dreams will fail. Somebody said, work and success is about 99% perspiration, 1% inspiration. So I said, you said that, but then you have to, work hard to get to Execution there. is everything. And the third thing is, don't believe that you are God and you can do it. I meet a lot of young entrepreneurs today. Yeah, very They're sure of they're very sure of them. themselves. Yeah, I can do this. There's so much of I everywhere. I don't think it has to be about I. It has to be exactly the opposite. In some sense, I like your philosophy that, the universe or God put you in this situation. So feel grateful for that situation and then try to
be a catalyst. Today is not about the individual entrepreneur, the 21st century. It is about collaboration, it is about teamwork, and be ready to give. Yeah, you and Alex are collaborating in some way. Exactly. Now, right now, all three of us are collaborating on this show, isn't it? So it is also about that don't think you should grab everything. I think a lot of great opportunities in life go away because people can't agree, for example, on valuation. People can't agree on partnerships. People can't agree how they will share the spoils of a future story, which hasn't happened. In hindsight, it seems like a silly thing to do. So I think forget about that. These things will take care of themselves. Okay. As long as you're doing interesting work, you're living in interesting times, you're learning, you're growing, and you're impacting the world. I think that is the most important learning for me. Anurag's life and Anurag's journey is absolutely fascinating and inspirational. I think he's left behind for us today some thoughts which can only be described as revolutionary from the perspective that today we have forgotten so many things in this world. There was a time when values of hard work, values of patience, of gratitude, of being good to others were very important things. But sometime in the world of business and entrepreneurship, we lost focus on those and we started thinking about valuation, about making money, about EPS, about ROI, about business plans, and being very cutthroat. We were celebrating being cutthroat. But if you look at Anurag's story, he talks about the core ingredient of success: be good to people, believe in yourself, believe in karma. Things are not happening because you're making them happen. I think this is a very, very inspirational take on things. And I think the fact that he's such a successful entrepreneur and he owes it to friends, to family, to connections, to introduction capital, I think this should be very inspirational to a lot of us who are planning to enter this big bad world of business. But the story of Anurag's life is you can be a good person in a big bad world and you can change the world purely through your goodness and your positive thinking. Thank you, Sean. You're very kind. Thank you, sir. Do you want to start by telling me a little bit about South African tourism's presence in India and what exactly it is that you do? So firstly, my name is Nelly Swankani. I'm the hub head for South African tourism. I am based in Mumbai under normal circumstances, and we are a destination marketing organization, which is in conventional words called a tourism board. But we've moved from being a conventional tourism being to a destination marketing organization. Our core mandate is to promote South Africa as the preferred tourism destination, to contribute towards job creation, economic development, and an inclusive economic growth through tourism. So what role would you say tourism plays in building diplomatic relations, specifically South African tourism between South Africa and India? So this is quite interesting because a few months ago, I think it was around about November, I was privileged to meet with the Department of Tourism, the DG, to enhance our relationships because we caught wind that the National Department of Tourism, India, is opening tourism offices in South Africa. Now, mostly what happens is tourism boards just walk into countries and they just sell. We have quite a different approach where we believe it's a two-way system. And why I was reaching out to the National Tourism Board is to enhance our diplomatic relations as well as our tourism relations. We come a long way, as you know, with India. There are greater ties that bind us beyond trade and investment. If one looks at where Mahatma Gandhi and Mandela
I always say Mahatma Gandhi was the one who handed over the baton to Nelson Mandela from a philosophy perspective. And the two great guys never met, but their principles are what bind us. From a diplomatic perspective, there's a huge collaboration between trade, between South Africa as well as India. So from a trading perspective, medical tourism, medicine, the largest pharmaceuticals that are established in South Africa, your Cipla, your Sun Pharma, those are huge. IT, ICT, technology. In 2007, we reached about 107 billion rand in terms of trade collaboration. So that's important for us, because it always, the perception is that tourism is about taking, there's no beneficiation. We just an element of tourism within trade and investment, except ours is perceived as the glam. But from leisure tourism, business tourism, corporate tourism, the impact of the tourism, the Indian traveler is profound to South Africa. And if we magnify this to work on a larger scale across the world, would you say it holds the same kind of value? It does. I think tourism, and I always say this, one tourist for us feeds 7 family members. It's a low-hanging fruit, and it's got such tentacles in terms of amplification and job creation. And it's not necessarily job creation that is formal, because it's a combination of a formal and an informal sector. So yeah, absolutely, it holds a very, very pivotal role, and it's got a very good value proposition that it adds to us. So is South African tourism doing something right now to help South Africans trapped in India because of the lockdown, or vice versa? There's a lot of conversation going on with our international relations department, vice versa. We have what we did just early March, around about the second week of March, pre-closure. We realized that there's going to be a lot of people locked down. So our National Department of Tourism reached out to the High Commissioner of India and Consulate Generals across South Africa to find out who are the Indians that are stuck in South Africa. This obviously is not something that you get to churn within 20 minutes or an hour. There's been a lot of repatriations that's going on. We are still going on, and we are already engaging with our Consulate General, and they've collected a list. There's a lot of bilateral international relation conversations that are happening. But I must also assure you, those, from my perception, I'm not going to say we are trapped in India, because I say India is a home away from home for some of us, as is South Africa for some Indian people. That's really sweet of you to say. Thank you. So we're looking at tourism as a changed business model as a result of the lockdown. I'd like to mention a case in point. So you might have seen it. The New York Times recently came up with 50 must-visit destinations, like a virtual tourist booklet pretty much, where they put in pictures and videos of different locations that people must visit. So do you think the business model that tourism currently uses, where you need to physically visit a different place to really enjoy it, do you think that might change in the future, inspired by the lockdowns going on right now? Tourism is about people. What makes it phenomenal is about your senses. It's about your people. I don't know if the current consumer is there where it's good enough to see a lion. I think we need to step out. I think we need to look up and see the African sky. I think we need to smell the African soil. That encounter with the lion and or being able to witness a lion feed like we just did less than 4 weeks ago with Indian tour operators.
can never be equated to a virtual experience. However, you will always have your what you call them, junkies, where people are satisfied with just having a secondary experience. Virtual, it's great. It takes you out, but the real thing will always be the real thing. And you can never equate South Africa and say, I have conquered by looking at through a lens or going through a virtual experience. The two experiences are very far apart, and it's two different worlds, two different experiences. For me, you can't, I could never experience Goa through a virtual. I could never experience the Taj Mahal. I could never sit and take that picture. Photoshopping it is not good enough. I got to feel it. I got to sense it. I got to smell it. And I got to be immersed by the people. And the virtual aspect takes away that. You're very right. I think the human aspect is definitely quintessential. Absolutely. But then we are driven by people. We are driven by people. Significant assets. What makes us as a country so unique, besides all the additives of good food, good wine, value proposition, is the people, the hospitality, the humility, the welcoming, and that can never be experienced. Absolutely. I agree. So what about the fact that right now, I'm sure you've heard that lions are out in Kruger Park because there aren't as many tourists visiting. So what does this absence of physical tourism mean for the environment? Someone was asking me, what have I taken out from this experience? Couple of things. I think my philosophy is, if you take from life, life will take from you. I think we've taken too much from the world, from the environment. It's lent an opportunity to be silent, reflect, view our environment. Are we being just to the environment? Are we being just to ourselves? You talk about lions roaming freely in the Kruger. There's a beautiful video, which I'll try and find for you post-interview, where penguins are passengers in the boulders and walking the streets and pavements without fear, without intimidation, without an overcrowded society. Sometimes it depends where you sit. You know, you'll never see a lion coming to look for us in our space. So are we being just to the world? Are we doing the travel the way we should? I think this is the best time for the animals to also just get a breather, just to take in their space and enjoy it without feeling crowded or being looked at through a glass. This is their time. If we are fair, they came here before all we did. And we are the visitors, and maybe it's time that visitors stay at home a little bit. And we look at them that how we need to evaluate how can we do this differently? Can we shift the paradigm? Can we do it differently? What would you say to that? Can we? I think the human species is very complicated. We always want what we can't have. I think now the consumer is going to be highly conscious of what they consume when they travel. When do they consume it? With who do they consume it? And I think there's going to be an emergence of where consumers are going to be telling us very loud and clearly what they don't want to do. And we're going to have to change the way we do business of saying, we've got these hordes and hordes of people visiting the same place. I think space is going to be very important. I think
I hear the word social distancing because it's got a good and yet a negative. When you say distant, it's like, woo, I don't want to be close to you. I think people are going to ask for a little bit more freedom, exclusivity, to do the unknown without being the norm. I use the word that I am the first to see it. There's an exclusivity. I think family travel is going to be even more important because it is easier to travel with my son, my husband, in the dark. Now safety becomes, am I safe health-wise? Do I know the person sitting next to me, their underlying conditions? So we need to review and unpack what safety means. I'm not sure if it's something that we are ready to talk about, but there's going to be a shift, definitely. And we've been very fortunate to speaking to some consumers and just getting an idea, because this industry is people-driven. I think the past has been, the sellers have sold and consumers have latched on. We need to go back and say, what does the customer want? Do we know? And have we factored that in? And can we do an audit of what we have? Which means there's going to be a need for huge product diversification. We need to go back and juggle and say, how do we refresh South Africa? How do we refresh the travel world? And we need to be conscious that this virus has brought a lot of prejudices, which we need to overcome. There's a lot of anxiety, a lot of anger, a lot of prejudice, and you know, it's like poverty. Poverty has no race. Poverty has no gender. So when a virus like this comes, it could have come from anywhere. The question is, how do we respond and respect its boundaries? And how do we respect those we travel and the atmosphere that the environment we are in, and the way we travel? You know, washing your hands coming out of the toilet in an airplane, do we do it? We get a glass and food, we eat and we give to people, we sneeze. There's a paradigm shift that needs to happen when it comes to consumption of the environment, and there's a paradigm, and the quicker people get onto the bandwagon that the consumer is king and we need to listen to them, the quicker this industry will recover. Hey, I want to go back to when you said there needs to be a paradigm shift in the way we consume the environment. What role would you say South African tourism can play in making consumers aware of the way they utilize the environment? I think there's a word that we use very often. I'm not sure if we actually delve down properly. It's across the world. We call it sustainable tourism. I've thrown in something called ethical tourism. Are we ethical in the way that we consume South Africa? And I think one of the great things that we start talking about in South Africa, the National Department of Tourism, even those tour operators that in DMCs, is where we say there is a need for us to diversify. We need to start spreading tourism to rural so that there's an ethical impact, where the rural community are the beneficiaries of this sector.
because it's got a lot of layers of in-between people. By the time you land in a rural area, the people who are actually offering that experience are getting crumbs. Sustainable tourism, it starts from using a paper straw, to using a plastic straw. It starts from, can I drink water in a metal or is it plastic? It starts from, what do we do with food that we don't finish? Do we donate it? We as South African tourism, from a sustainable perspective, both from environmental and the human element, this disease has struck a core and really shown what poverty is like. And we've gone in and said, the money we have not used, we're going to return to our national department and we're going to give it back to them to reinvest it to small, medium enterprises, which is a fantastic. We have food banks as a country that we've started to open. I think what's missing in also the tourism sector, from the DMOs to the tour operators to the consumer traveling, I'm not sure if we've been social enough on a human element. You leave your clothes behind in a hotel by mistake. What happens to them? Should we not have a movement in tourism where we have a food bag, a clothing bag? If I'm bringing people to India for a holiday, what do I leave behind for India? Or does it just go into the tax coffers? What do I leave for those who are disadvantaged? So we need to, there's an opportunity to redefine what sustainable tourism is and ethical tourism. And I think this is a good time to start. I'm not sure if I've answered you. You have, yes. Yes, thank you so much for that. All right. And finally, I'd like to ask you about some of the challenges, besides naturally the fiscal impact, but some of the other challenges that the tourism industry is currently facing because of global travel restrictions. I think one is massive is the unemployment, because it's such an informal sector. Your tour guides, there's no income. DMCs will have to shed some jobs. Tour operators will have to shed some jobs. Cut in salaries in South Africa. The government, all government officials have taken a financial cut between 25 and 30%, which obviously has a rippling effect. Your bond doesn't get, your mortgage bond doesn't get cut by 30%. Your card doesn't get cut by 30%. Your grocery bill doesn't get 30%. It's also allowed, it's also facilitated a massive standstill. Everybody is coming up with a recovery plan. India is coming up with a recovery plan, from a government to a tourism. I pick up a missed opportunity. The global tourism sector is talking, lots of talking. I don't think we've engaged fully with each other to say, because my business is dependent on India. My success is dependent on the Indian traveler. Therefore, it is only just for me to speak to the Indian trade and share and engage. And I think there's a missed opportunity there. I think we also have missed we are missing an opportunity to do communication with consumers. The people who are going to bring this back is the traveler, not me as the destination, because I am dependent. There's a huge interdependency. And I think we need to elevate our strategic engagement. We've lost in this pandemic across the board. We've lost a lot, but I'm an optimist. We've gained so much valuable time, 3 weeks to stand still. I was talking to a tourism partner of mine yesterday. It felt like when I needed to speak to him, I needed to say Happy New Year. It felt like it's a new start. It's like a morphine process where what's happened in the last 3 weeks is almost forgotten.
And we must never go back to being careless, because there will be another emergence. And we must ask ourselves what we would do differently. Loss is astronomical. The loss is astronomical. I can't quantify it, but the gains have been incredible, because those of us who are standing need to be ever so gracious and grateful and humble. Those of us who are still standing need to be far more conscious of what do we mean to each other. Those of us who are standing need to extend ourselves even greater. And we need to be true to each other, to say, have I checked in on my colleague? Have I checked in on my competitor? It's going to mean that we redefine the word competitor, because we're going to need to be compassionate. So we're definitely going to see a lot of collaboration then. Definitely, definitely. And we owe it to ourselves. And we also need to do what we call peer review. When something is not ethical to the environment, to the business, to the growth of the human species, we need to be able to say it's not just. And I don't think we did that a lot across all sectors. We were so focused on bringing numbers. We are so focused on increasing the bank coffers. We are so focused on competing. We're so focused to say, don't use this company, use us. We're the big ones, we're the small ones. This virus has taught us there is no big player. We are all equal, and we have no power, actually. Our power is limited. The only power we have sits here and here, maybe. Thank you, Nilasma. That's really profound. Thank you so much. That's all the questions I have. Do you have anything you would like to add as an ending note? I just want to relay a message, as small as it is, that we're a tourism industry that is very resilient. We would not be where we are without India. We need to count our blessings, and that when this passes, we will come out a better citizen, a better industry, and that may God favor India, bless its citizens, and favor the businesses that give life to tourism. And may you be sustained and continually amplified in the good that we all do. Stay blessed. Thank you so much, Nilasma. I hope you stay safe, stay informed, and keep hustling. Thank you. Thank you. Thank you. नमस्कार, शुभ अंक इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। कहा यह जाता है कि जब भी किसी मनुष्य का जन्म होता है तब से वो नंबर्स के साथ जुड़ जाता है। सबसे पहला नंबर तो वही होता है किस तारीख को पैदा हुआ, फिर नंबर होता है कि घड़ी की सुइयां उस समय क्या करती है, यानी कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और फिर आगे चल के वो सारी जिंदगी नंबर्स के साथ ही रहती है। नंबर से जुड़ा हुआ है, और खासकर जो शेयर बाजार से जुड़े हुए लोग हैं उनका तो सीधा सीधा सरोकार नंबर से है। तो नंबर्स लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये तो आपको भली भांति अच्छी तरह से पता है। इसी नंबर्स की गणना है, इसी नंबर्स की एक साइंस है, इसी नंबर से आपका और मेरे जीवन के अंदर झरोके से देखा जा सकता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे जा सकते हैं। इसको कहते हैं न्यूमरोलॉजी। और इस देश की बेहतर सुलझे हुए न्यूमरोलॉजिस्ट आज मेरे साथ हैं, जिनके साथ हम इस कार्यक्रम के सीरीज को शुरू कर रहे हैं। वह शीतल बाखरे जी। शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। हम आपके साथ इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं और खुशी की बात यह है कि हम एक एक नंबर का गहन रिसर्च आपके साथ करने वाले हैं।
यानी कि 1 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में ही आपका जन्मदिन होगा कभी ना कभी, तो हर 1 तारीख को हम एक स्पेशल तारीख मानते हैं और उस स्पेशल तारीख को समझते हुए एक एक चीज हम आपके सामने रखने वाले हैं। ये क्या होगी मैं आपको इसका जरा ब्रीफ में बता देता हूँ। ये आप बाजार से जुड़ा हुआ, आपकी फैमिली, आपका घर परिवार, फॉरेन, एजुकेशन, व्यापार, नौकरी, यही तो आप जानना चाहते होंगे, यही तो आपके मन में सवाल होंगे। तो इन्हीं सवालों के हम जवाब आज शीतल जी से लेंगे। हमने इस सीरीज की शुरुआत 1 नंबर से कर रहे हैं पहले, और फिर धीरे धीरे करके हम 31 नंबर तक जाएंगे और वो सारी चीजें हम आपके सामने सहेज के लेके आएंगे। खैर शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। तो आपका जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया उसमें मैं एक चीज आपसे और जानना चाहता हूँ कि आपको न्यूमरोलॉजी से लगाव कब हुआ और कैसे पता लगा कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज है कि जो कि बहुत बेहतर है और इससे बहुत लोगों की सेवा और इससे बहुत लोगों की सहायता की जा सकती है। अगर आप मेरे को ब्रीफ में बता दें तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम नंबर्स के सिलसिले को शुरू करेंगे। यस सर, थैंक्स फॉर पहले तो मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया, थैंक्स फॉर दैट। स्पेशली देखिए, जब बच्चों की बात आती है तो एक मॉम के लिए वो बहुत डिफिकल्ट होता है। जब मेरा बच्चा मतलब लाइक माय एल्डेस्ट सन नंबर 8 पे बॉर्न हुआ था, और आपको पता है मोदी जी का नंबर 8 है, और उन्होंने पहले हाफ जो फर्स्ट हाफ उनका गया है वो स्ट्रगल में गया है। तो ऐसे ही मैंने भी कभी कभी बहुत बार सुना है कि नंबर 8 के लिए काफी सारी डिफिकल्टीज रहती है, और मेरा एक क्यूरियोसिटी था कि ऐसी क्या डिफिकल्टीज हो सकती है जो मुझे उसकी सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक मदर के लिए अपने चाइल्ड के लिए वो क्या बोल सकते हो आप, बहुत क्यूरियोसिटी थी कि सभी लोग बोलते थे कि इसका नंबर 8 है, तुझे इसके लिए सेविंग करके रखना पड़ेगा, काफी सारा पैसा जमा करके रखना पड़ेगा, तो आत्मनिर्भर कैसे बनाऊं मैं उसे। तो उस सोच में मैं काफी सारी स्टडी की हूँ। ऑलमोस्ट 7 साल की मेरी न्यूमरोलॉजी की स्टडी थी, उसमें मैंने काफी डीप स्टडी की और जाके उसका फ्यूचर तो मैंने ब्राइट किया। फिर देखा कि काफी सारे लोगों को जरूरत है न्यूमरोलॉजी की, जो मिसकंसेप्ट नंबर्स के बारे में है वो दूर करते करते मैं काफी सारे लोगों की हेल्प करना मेरे से शुरू हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि लैब टेस्ट आपने अपने घर से शुरू किया और जिसके जो नतीजे निकले वो बहुत बेहतर थे। तो खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी जो स्टडी है, आपका जो एनालिसिस है, आपकी जो पढ़ाई है, जो ज्ञान है आपका, ये सब लोगों के फायदे का सौदा बने। इसलिए आज हम 1 नंबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं और फिर हम 2 नंबर के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो लेकिन पहले 1 नंबर के बारे में मूलतः जान लेते हैं कि 1 नंबर जिनका भी जन्म अंक 1 है, यानी कि जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं, किसी भी महीने की 1 तारीख को पैदा हुए हैं, तो वो अपने आप को कैसे देखें, कैसे जाने, ये 1 नंबर वालों के लिए है जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं। तो पहले तो शीतल में आप मेरे को बताइए कि 1 नंबर वाले लोगों को कैसे पहचान ले कि 1 तारीख को पैदा हुआ होगा, या उनके हाव भाव क्या होते हैं, वो कैसे पहचाने जाते हैं 1 नंबर वाले। नंबर 1 वाली जो पर्सनालिटी होती है, किसी भी मंथ के नंबर 1 को जो लोग बॉर्न होते हैं ना, वो बहुत पावरफुल होते हैं। उनमें लीडरशिप क्वालिटी इतनी होती है, मतलब कूट कूट के भरी होती है लीडरशिप क्वालिटी। उन्हें किंग की तरह, मतलब राजा की तरह उनको रहना बहुत पसंद है। काफी जिद्दी आप उन्हें बोल सकते हो। क्रिएटिव माइंड उनका होता है, बहुत सारी क्रिएटिविटी उनके दिमाग में चलते रहती है। एज एनी कॉस्ट उन्हें हायर पोस्ट पे जाना होता है, उसके लिए उनको मेहनत भी उतनी ही लेते हैं। अच्छा, आपने मेरे से ये कहा कि वो बहुत क्रिएटिव भी होते हैं और बहुत जिद्दी भी होते हैं। ये क्रिएटिव और जिद्दी एक साथ हो सकता है क्या? क्रिएटिव वालों को तो बोला जाता है बहुत लचीले होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। यस, बट क्रिएटिव माइंड जिनका होता है ना, आप उनको अगर देखोगे ना, तो वो क्रिएटिविटी उनके दिमाग में जब आती है ना, तो वो क्रिएटिविटी कंप्लीट करना उनके हाथ में होता है और वो गिव अप नहीं करते। उसे बोला जाता है कि वो बहुत जिद्दी होते हैं और वो उनका काम कंप्लीट करके ही रुकते हैं। दैट इज कॉल्ड, उस टाइप की जिद नंबर 1 में होती है। अच्छा, ये एक और आपने बड़ा एक दिलचस्प सी बात बताई कि वो राजाओं की तरह जीते हैं। ये राजाओं की तरह जीने का मतलब क्या होता है? ये कैसे 1 नंबर वालों के साथ आपको दिखता है? मोस्टली अगर आप देखोगे तो गली में कोई क्रिकेट भी आप कभी खेलोगे और आपके फ्रेंड्स की बर्थडे अगर आपको याद होगी और आपने कभी सोचा होगा कि उसका बर्थडे 1 था और वो कैप्टन बनने के लिए बहुत
एग्रेसिव था कि मुझे कैप्टनशिप चाहिए, भले ही वो गली का क्रिकेट क्यों ना हो। सो दैट इज व्हाई उन्हें लीडरशिप होना बहुत पसंद आता है, लीडरशिप चाहिए होती है उन्हें हर जगह पे। अच्छा, तो लीडरशिप के बिना नहीं रह पाएंगे। तो 1 नंबर वालों के लिए जो 4-5 गुण हैं, जो आप वो समझ लीजिए, अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप पावरफुल हैं, जो कि भगवान ने आपको बनाया। दूसरा, लीडरशिप के गुण इनबिल्ट हैं आपके साथ। तीसरा, आप हमेशा लीडरशिप को एंजॉय भी करते हो, यानी कि राजाओं की तरह आपको रहन सहन आपका होगा। और दूसरा, क्रिएटिव के साथ साथ आप जिद्दी भी होंगे। अच्छा मैम, ये बहुत जिद्दी होते हैं या फिर थोड़े से जिद्दी होते हैं? ये बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, ये अपनी ही बात मनवा के रहते हैं, किसी की सुनते नहीं है। अच्छा, तो आपका बेटा 1 नंबर से है कि 8 नंबर का है? सर 8 नंबर से है। एंड वन मोर थिंग आपको और यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कि विद इन 21 इयर्स ही इज लंदन के बैंक पे, बार्कलेज बैंक में इसे जॉब मिला है। तो कोई नंबर पूरा नहीं होता है, यही मुझे सबको बताना होता है। अच्छा, ये बात भी अच्छी, बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि कोई भी नंबर बुरा नहीं है। हम एक एक नंबर को भले डिस्कस कर रहे हैं, उसकी फीचर्स अलग हो सकते हैं, उसको पहचान अलग हो सकती है, लेकिन एक बात सत्य है कि भगवान ने हर किसी को जन्म सोच समझ के उसके हिसाब से उसको गुण अवगुण दिए, उसको पावर्स दी, शक्तियां दी, और वो नंबर्स के साथ हैं। हम सिर्फ इसका एक विश्लेषण कर रहे हैं, और हर नंबर अपने आप में बेहतर है, क्योंकि सब भगवान के ही बनाए हुए हम उनके पुत्र और पुत्रियां हैं। खैर आगे बढ़ते से मैम, आपने मेरे को यूएसपी तो बता दी कि कैसे 1 नंबर वाले को पहचाने या 1 नंबर वाले के मूलतः गुण क्या होते हैं। अब मैं जरा ना स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई चीजों को पता करना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट्स की बात, थोड़ा पैसे की बात करना चाहता हूँ। 1 नंबर वालों का, जिनका भी जन्म 1 तारीख को हुआ है, उनका मार्केट का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? उनको बाजार के अंदर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? यस, गुड क्वेश्चन सर। स्टॉक मार्केट देखिए, नंबर्स, जैसे आपने स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन दिया कि सारा खेल नंबर्स पे होता है, मतलब हम लोग काउंट भी नंबर्स पे ही करते हैं। सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक हम लोग बैठते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में अगर आप गूगल, सबसे बड़ा ब्रांड आज अभी के लिए सबसे बड़ा ब्रांड, उसकी अगर टोटल आप देखोगे, उसके नाम के स्पेलिंग की टोटल, तो वो भी नंबर 1 पे आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, गूगल वन ऑफ द लीडर, मतलब स्टॉक मार्केट में अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द लीडर। तो ऐसे ही स्टॉक कोड जो होते हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं। नंबर 1 के लोग काफी अच्छे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में। गवर्नमेंट सेक्टर्स उनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, सरकारी बैंक्स भी उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, बट कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि आपको, अगर आप डे ट्रेड, इंट्राडे या फ्यूचर्स ऑप्शंस कर रहे हो, आपने एक ट्रेड कर लिया, फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा ट्रेड, तो मोस्ट ऑफ टाइम नंबर 1 का एक्सपीरियंस में अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो 2 ट्रेड में जो प्रॉफिट हुआ है वो तीसरे ट्रेड में चला जाता है। तो स्पेशली मेरा इनके लिए बोलना रहेगा कि ओवर ट्रेड ना करें। मतलब एक बार आपको प्रॉफिट मिल गया, आपके पॉकेट में डालो और निकल जाओ मार्केट से, वो ज्यादा बेटर रहेगा नंबर 1 के लिए। अच्छा, तो मतलब आपने मेरे को 3 चीजें बताई। पहली ये बताया कि एक तो मार्केट के अंदर वो आ सकते हैं, मतलब उनको आप ग्रीन सिग्नल देते हो 1 नंबर वालों को। दूसरा आपने कहा कि जिनका भी जन्म 1 तारीख को हुआ है, उनको ज्यादातर सरकारी क्षेत्र की कंपनियां, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके साथ ही रहना चाहिए, वहां उनके प्रॉफिट कमाने की उम्मीद थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, आप एक चीज और कह रहे हैं कि अगर वो पीएसयू बैंक के साथ रहते हैं, यानी कि सरकारी बैंकों में काम करते हैं, तो वो भी उनके लिए अच्छा है। ठीक है, और आपने मेरे से ये भी कहा कि उनको ट्रेड ज्यादा नहीं करना, 2 ट्रेड का प्रॉफिट हो गया, बुक द प्रॉफिट, बाहर निकल जाओ। मैम, इसमें जो 1 नंबर वाले हैं, मार्केट के हिसाब से कहीं खतरा भी है, किसी सेक्टर से दूर भी रहना है, ऐसा भी कुछ है क्या? यस सर, काफी सारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो नंबर्स के हिसाब से कभी कभी काम नहीं करते हैं। तो जब मैं आपका भाग्यांक, मूलांक देखती हूँ ना, तब जाके काफी सारी चीजें मेरे सामने क्लियर हो जाती है। एक मोटा मोटी अगर मैं बताऊँ तो ऑयल सेक्टर से थोड़ा सा इन लोगों को दूर रहने की ज्यादा मतलब जरूरत है। ठीक है, ऑयल एंड गैस से थोड़ा सा दूर रहें, आप ये कह रहे हैं। लेकिन हाँ, सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उसमें आप रहें, सरकारी बैंकों में रहें। ये 1 नंबर वालों के लिए शेयर बाजार से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस है, जो मैम आपको ब्रीफ में बता रही हैं। हालांकि आप चाहें तो विस्तार से भी उनसे बातचीत कर सकते हैं। मैं एक बार शीतल जी से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, मैं एक बार वो भी आपको बता देता हूं। और आप चाहें तो शीतल जी से एक बार कनेक्ट भी हो सकते हैं। उनकी वेबसाइट
उनका इंस्टा, उनका यूट्यूब चैनल और उनका व्हाट्सअप आप नीचे एक टिकर पे भी देख पा रहे हैं। आप चाहें तो वहां से भी नोट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो शीतल मैम से सीधा सीधा कनेक्ट हो सकते हैं। ये इनके हैंडल्स हैं जहां पे आप उनसे आके कनेक्ट हो सकते हैं। उनका व्हाट्सअप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप चाहें तो फोटो खींच लें, आप चाहे तो उसको नंबर्स को नोट कर लें। ये ब्रीफ जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। डिस्क्राइब, अगर आपको अच्छे से और कुछ अपने बारे में पता करना है तो आप शीतल जी से एक बार कनेक्ट हो सकते हैं। शीतल मैम, एक और सपना रहता है एक्चुअली, पता नहीं कितने लोगों का सपना है नहीं है, लेकिन मेरा तो बहुत इंपॉर्टेंट सपना हुआ है फॉरेन जाने का। न केवल फॉरेन जाने का बल्कि फॉरेन में सेटल होने का, वहां पे काम करने का। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं देश के प्रति वफादार नहीं हूँ या मेरे को भारत पसंद नहीं है, बहुत पसंद है, बट फिर भी कई बार आदमी की चॉइस होती है कि हाँ वो फॉरेन जाना चाहता है। तो 1 नंबर वालों के लिए जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है, उनके लिए विदेश जाना कितना मुश्किल है, करें क्या ना करें, सोचें ना सोचें, उसके बारे में जरा वो भी आप बताओ। यस डेफिनेटली। देखिए 1 नंबर वाले जो बॉर्न होते हैं ना वो बहुत स्मार्ट होते हैं। जैसे आपको पता होगा ऐश्वर्या रॉय मतलब रॉय बच्चन जो है वो 1/11 मतलब साल हम लोग लेडीज का नहीं बताएंगे, बट 1/11 को वो बॉर्न हुई है। आपने देखा होगा वो काफी सारी कंट्रीज घूम के भी आई है कितनी बार। तो सो लाइक नंबर 1 के लिए ना इजी सक्सेस है फॉरेन के लिए, मतलब फॉरेन टूर्स अगर आप कर सकते हो तो वो भी इजी है। फॉरेन में आप अगर सबसे बेस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए सूटेबल है। और काफी मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उनको बहुत दिक्कतें कम आएगी अगर उन्होंने एक बार सोच लिया कि मुझे फॉरेन जाना है, विदेश में मुझे सेटल होना है, तो डेफिनेटली उनके लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। बट हाँ डेफिनेटली मैं यहाँ पे ये भी बोलूंगी कि अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत आती है, बट उसे कैच करना और उसके ऊपर अप्लाई करना ये भी चीज बहुत बड़ी होती है। इसके लिए आपके पूरे नंबर की भाग्यांक मूल्यांक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आपके लकी डेट्स, लकी कलर्स ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अच्छा मैडम, विदेश में जाके कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम छोटे मोटे कामों में फंसे रह जाएंगे? 1 नंबर जिनका जन्म होता है वो बड़े काम भी करेंगे ना, वहां जाके तरक्की भी तो मिलेगी ना। चला के वहां गए और फंस गए और छोटे कामों में ही रह गए। नॉट लाइक दैट, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलेगी। हाँ बट मैंने वो भी आपको बताया ना कि नंबर्स के हिसाब से कुछ बैड क्वालिटीज कुछ गुड क्वालिटीज होती है, तो हम लोग सारी गुड क्वालिटीज पहले कलेक्ट करेंगे, उसके बाद में हम लोग जाएंगे वहां पे। तो डेफिनेटली आपको और बड़ा काम मिल सकता है वहां पे। ठीक है, तो 1 नंबर वाले के लिए कम से कम खुशी की बात तो ये है कि विदेश जा सकते हैं, मेहनत कीजिए। आपको और पता करना है तो शीतल जी से भी संपर्क कर सकते हो, अपने कंसल्टेंट से भी आप संपर्क करो कि मेरे को तो बाहर जाना है ना, तो जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन एक चीज का मैं जरूर बात बोलूंगा, भारत अपने आप में बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छे से आप यहाँ पे भी रह सकते हैं। लेकिन फिर भी कईयों का सपना है, जैसे मेरा भी सपना है, तो आप चाहें तो एक बार अपने लिए तैयारी कर सकते हैं बाहर जाने की। अच्छी बात है। आपने मेरे को 2 चीज तो बड़ी इंटरेस्टिंग बताई 1 नंबर वालों के लिए। पहला, मार्केट जा सकते हैं, दूसरा फॉरेन में कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज में जो मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी होता है किसी के जीवन में, विदेश गया ना गया हो, पैसा कम होना हो, लेकिन कहते हैं ना घर में सुख शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए। इन दोनों से बड़ी कोई चीज नहीं है, ऐसा बोला जाता है। एक और चीज, हेल्थ इज वेल्थ, ये भी बात बोली जाती है। तो मैं 1 नंबर वालों का हेल्थ और थोड़ा पारिवारिक जीवन आपसे मूलतः बेसिक पता करना चाहता हूँ। वैसे तो जिनको ज्यादा पता करना होगा आपसे संपर्क कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी हेल्थ और फैमिली कैसे रहेगा 1 नंबर वालों का? यस सर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की कि नंबर 1 की क्वालिटी होती है कि ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज इनमें होती है और थोड़े से स्टबर्न होते हैं। मतलब लाइक किसी का सुनने की इनको आदत नहीं होती है। दे ऑलवेज प्रेफर कि मैं ही बराबर हूँ, मतलब मुझसे कोई गलती ना मतलब हो ही नहीं सकती है। लाइक इनका ये एटीट्यूड होता है। जब ये एटीट्यूड होता है ना, तब कहीं तो वो आई अगर ये निकाल दे तो इनके सभी लोगों के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो सकते हैं। मतलब लाइक हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत स्मार्ट भी होता है, हाइटेड होता है, बट कभी कभार ऐसे होता है कि जो वो मी जो है ना वो एक बार निकाल दे तो डेफिनेटली इनके रिलेशन सभी के साथ बहुत अच्छे रहेंगे। काफी हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा हम लोग नहीं बोलेंगे इन लोगों को, बट कहीं ना कहीं छोटा मोटा स्किन इन्फेक्शन, आंखों में कहीं ना कहीं तकलीफ इन ओल्ड एज हम लोग बोल सकते हैं। और
बट डेफिनेटली अगर आप इनसे पहले ही ये सारी चीजों की प्रिकॉशंस लो तो ये भी चीजें अवॉइड की जा सकती है। अच्छा, तो मतलब उनको थोड़ा सा स्किन के प्रति अपना अवेयर रहना है और थोड़ा आंखों के प्रति भी ज्यादा अवेयर रहना है। एक नंबर वालों का हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कदकाठी के हिसाब से भी ठीक होते हैं। राइट सर। अच्छा, इनका मैडम पारिवारिक जीवन कैसे होता है, और खासकर इनकी शादी से पहले और शादी के बाद, और अगर इनकी शादी सेम मैच में हो तो, यानी कि उसका भी नंबर भी एक हो जो दूसरे स्पाउस है? तो दोनों में भी मीन निकालना पड़ेगा ना, सिंपल। दोनों का भी जो मी है, क्योंकि देखो दोनों भी जिद्दी जब लोग मिल जाते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफिकल्टीज आने वाली है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं राइट हूँ, आप भी बोलोगे मैं ही राइट हूँ, तो उससे हल निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए फिर आपको कहीं ना कहीं एक को, फिर वो सारी बर्डन जब कैलकुलेट हो जाती है तो कोई ना कोई एक बंदा तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो ही जाता है। सो डोंट वरी, अगर एक नंबर को एक नंबर मिलता है तो भी चल जाएगा। चल जाएगा, यानी कि अब एक नंबर वाला चाहे तो किसी के साथ भी शादी कर सकते हैं, ये आपकी तरफ से ओके है? एक नंबर के लिए ओके है, बाकी सारे नंबर्स के लिए हम सारी डिटेल्स देख के ही बता पाएंगे। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है कि वो हेल्थ के हिसाब से ठीक रहते हैं और वेल्थ की भी कोई खास दिक्कत उनको नहीं होती है। अब मैं मैडम वेल्थ को ना थोड़ा एक और हिस्सा जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है जीवन में कई बार हम कई लंबी उम्र तक भी ये सोचते रहते हैं कि हमको नौकरी करनी चाहिए, हमको बिजनेस करना चाहिए। हमको बिजनेस करें तो किस चीज का